Namaskar, you're watching Sansad TV and I'm Sheetal Rajput. New Delhi is all set and buzzing to hold the G20 Parliamentary Speakers Summit, that is the P20 Summit. We're all well aware of what a resounding success last month's G20 Summit was. How the path-breaking New Delhi Declaration was unanimously adopted. And now, in one of the final events to be held under India's G20 presidency, the P20 Summit that opens tomorrow is bringing together speakers of G20 member countries and guest countries. Together, they will discuss and bring a parliamentary perspective to all that was agreed upon last month. And we at Sansad TV are all geared up to give you, our dear viewers, non-stop and in-depth coverage of this mega event over the next 3 days. जी हाँ शीतल, ठीक कहा आपने। और भारत की अध्यक्षता में G20 के सफर का संभवतः ये अंतिम पड़ाव है शीतल। और P20 ये पूरा कार्यक्रम है और मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा। G20 की भारत की अध्यक्षता में पार्लियामेंट 20 का आयोजन राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जिसका जिक्र शीतल ने अभी यहाँ पर किया भी है, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संसदों के अध्यक्ष सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे आयोजन को नाम दिया गया है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए। संसद शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करने वाले हैं और ये सम्मेलन राजधानी दिल्ली में बने नए नवेले यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहा है। और आज से 3 दिन तक लगातार हम पार्लियामेंट 20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, अगर बात करें तो किसी भी सम्मेलन की सफलता की अगर बात करें तो वो छुपी होती है उसके एजेंडे में। और दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से भारत का महिमा मंडन जो है पूरे विश्व में हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि सभी लोगों के विचारों को समाहित करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया गया और सभी देश उससे खुश भी हैं। और दिल्ली में आयोजित होने वाले P20 के दौरान मानव सभ्यता के विकास और कल्याण पर मंथन होने वाला है। आने वाले 3 दिनों तक लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले देश राजधानी दिल्ली में होंगे। और क्या कुछ खास रहेगा इस सम्मेलन के दौरान, देखते हैं एक रिपोर्ट में। दिल्ली का यशोभूमि P20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। P20 सम्मेलन के दौरान मानवता की भलाई से जुड़े विषयों पर फोकस होगा। बात आज की होगी तो भविष्य को संवारने पर भी गहन मंथन होगा। P20 सम्मेलन के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं और कार्यवाहियों की बात करें तो 12 अक्टूबर को दिल्ली के यशोभूमि में मिशन लाइफ के बारे में G20 संसदीय फोरम में एक साइड इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लाइफ अभियान को एक वैश्विक जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी सांसदों की है। जनप्रतिनिधि और लोगों के आदर्श होने के नाते सांसद पूरी दुनिया में इस अभियान में लोगों को प्रभावी ढंग से शामिल कर सकते हैं। भारत ने अपनी प्राचीन और सहभागी परंपराओं को उजागर करने के लिए लोकतंत्र की जननी प्रदर्शनी की व्यवस्था की है। भारत के संसद के नए भवन को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर और नए आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक के रूप में भी प्रदर्शित किया जाएगा। सम्मेलन में भाग लेने वाली संसदों के अध्यक्षों के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष की द्विपक्षीय बैठकों की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि द्विपक्षीय संबंधों के संसदीय पहलुओं को मजबूत किया जा सके। द्विपक्षीय संसदीय सहयोग पर समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर करने के प्रयास किए जाएंगे। सतत विकास लक्ष्यों की मध्यावधि समीक्षा की अवधि नजदीक आ रही है। वैश्विक समुदाय को 2030 तक अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत की P20 अध्यक्षता से SDG लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को तेज करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जायजा लेने में मदद मिलेगी। जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों तक ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन हरित और सतत भविष्य का एक प्रमुख द्योतक है। 2022 में इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान अंगीकृत किया गया बाली एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए G20 सदस्य देशों और अन्य देशों के लिए एक समावेशी रूपरेखा कार्य योजना प्रदान करता है। इन धारणाओं के आधार पर भारत की G20 अध्यक्षता में प्रमुख प्राथमिकता के रूप में इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पर जोर दिया जा रहा है।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि निष्पक्ष और न्याय संगत सतत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, ये जरूरी है कि पर्याप्त किफायती वित्त, ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक पहुंच प्रदान करने के मामले में विकासशील देशों को निरंतर सहायता सुनिश्चित की जाए। वर्षों से आधी आबादी की बराबर हिस्सेदारी की बात होती रही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के अनेकों प्रयास किए गए, लेकिन आज भी कार्यबल, नेतृत्व और आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज लैंगिक असमानता को खत्म करने संबंधित दृष्टिकोण पर लोगों की आम सहमति बढ़ गई है, जो समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिला नेतृत्व की भूमिका पर बल देती है। मतलब आज महिला सशक्तिकरण के स्थान पर महिला नेतृत्व में विकास की मांग अधिक है। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 विकास कार्य समूह ने विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है और महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी है। भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में प्रवेश कर रहा है और हमारे पास देश के समावेशी विकास में अपनी विश्व स्तरीय तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करने का अनूठा अवसर है। तकनीकी प्रगति और नवाचारों के साथ भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का उपयोग करके दोनों मूलभूत DPI जैसे डिजिटल पहचान प्रणाली और भुगतान प्रणाली के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में DPI के माध्यम से इन क्षेत्रों का विकास कर सकता है। इसमें नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया है, ओपन नेटवर्क बनाने में मदद की है और संपूर्ण आबादी के लिए समावेशी विकास को संभव बनाया है। शीतल, 2023 भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है। वैश्विक संगठनों की मेजबानी भारत ने की। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब इसके अंतर्गत P20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 9वें P20 का मुख्य विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखा गया है। Absolutely, Pratibimb. The theme is totally and completely in line with what our G20 theme has been, Vasudhaiv Kutumbakam, India's age-old philosophy derived from the Maha-Upanishads. And so, in the parliamentary context, Pratibimb, it becomes parliaments for one earth, one family and one future. पीढ़ियां आईं, पीढ़ियां गईं, लेकिन जो निरंतर रहा वो है हमारा मजबूत लोकतंत्र। हमारे देश के पुरखों ने जो सपने अपने लोकतंत्र के लिए देखे थे, वो समय के साथ मजबूती से और पूरी गति से आज तक हकीकत बन रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में पूरी दुनिया की आस्था है। जब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है तो भारत का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। अब भारत 12 से 14 अक्टूबर तक पूरी दुनिया के लिए लोकतांत्रिक विचार विमर्श का केंद्र होगा। इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि नवी P20 G20 देशों की संसदों का एक सम्मेलन 12, 13, 14 अक्टूबर को नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका में आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदें और उसके आमंत्रित देशों की संसदें और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि 25 पीठासीन अधिकारियों समेत 50 संसद सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि की है। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट, एक विदेश कमेटी के चेयरमैन, IPU के अध्यक्ष जो संसद की इंटरनेशनल बॉडी है,
और 50 से ज़्यादा सांसद इस P20 सम्मेलन में आएंगे। P20 सम्मेलन में अभी तक जितनी P20 सम्मेलन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी इस सम्मेलन में हुई है। उसके लिए G20 के सभी देश और आमंत्रित देश के पीठासीन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भारत की संसद द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में वो आमंत्रित हैं और विशेष रूप से यहाँ पर कई विषयों पर चर्चा और संवाद करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन के आयोजन करने के उद्देश्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि आपको जानकारी है कि P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करें, सार्थक संवाद करें, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और सरकार ने जो योजनाएं, नीति, कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे विधायी संस्थानों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो P20 शिखर सम्मेलन को यथासंभव सहभागी बनाए और आम जनता से जुड़े। इसी के साथ साथ संसदें अपने अपने यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज करती है, नवाचार करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, उस पर भी इस फोरम पर चर्चा होती है और बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करना, उनके अनुभवों को साझा करना, उनकी पॉलिसीज, कानून बनाने में सब विषयों पर एक व्यापक चर्चा संवाद होता है। औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, ताकि सभी संसदें जनता के प्रति और जवाबदेह हो सके और हम इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका में पारदर्शिता और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें इन संसदों से कर सके। इसलिए ये फोरम अपने आप बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन से पहले पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी संसदीय मंच का आयोजन किया जाएगा। संसदें ये भी अपेक्षा करती है कि वैश्विक स्तर पर एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण शासन की समाज की स्थापना हो। इसके लिए भी समय समय पर संसदें अपनी देश की संप्रभुता पर विचार करती है और जो वैश्विक विषय होते हैं उस पर चर्चा करती है। इन 2 दिवसीय सम्मेलन के पूर्व हम पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर संसदीय फोरम की 12 तारीख अक्टूबर को भी इस पर चर्चा होगी। कुछ एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे और जो स्पीकर्स आएंगे, उसके फोरम के अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, डिप्टी स्पीकर आएंगे, वो भी अपने विचार रखेंगे। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर, जीवन शैली पर एक नया दृष्टिकोण दिया है और ये दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर सबने माना है। इसलिए संसद के प्लेटफॉर्म पर भी इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन का समापन घोषणा यानी संयुक्त वक्तव्य के साथ होगा। भारत की संसद अंतर संसदीय संघ के सहयोग से वक्तव्य का प्रारंभिक ड्राफ्ट पेश करेगी। शिखर सम्मेलन के दौरान लोकतंत्र की जननी, भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत और परंपराओं पर एक अध्ययन से संबंधित दस्तावेज भी जारी किया जाएगा।
G20 देशों की P20 बैठकें अब तक 8 बार आयोजित की जा चुकी हैं। पिछली बैठक इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी। इसी बैठक में P20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। शीतल, लोकसभा अध्यक्ष ने विस्तार से बताया कि क्या कुछ खास रहने वाला है P20 शिखर सम्मेलन के दौरान, और हमने भी P20 के दौरान क्या कुछ खास रहेगा और किन किन विषयों पर रहेगा फोकस, कौन से और कितने सत्र होंगे, इन पर हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। एक नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पहला P20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन 12 अक्टूबर को मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण के लिए और सतत विकास के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम आयोजित किया जाएगा। भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपराओं को उजागर करने के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र का विषय हमने लोकतंत्र की शक्ति, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र हमारी ताकत है, सामर्थ्य है। दुनिया में लोकतंत्र शासन सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये लोगों ने माना है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है कि हम लोकतंत्र की शक्ति पर उद्घाटन सत्र पर इसके कार्यक्रम की शुरुआत करें। P20 शिखर सम्मेलन में 13 और 14 अक्टूबर के दौरान 4 उच्च स्तरीय सत्रों का आयोजन किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एजेंडा 2030 उपलब्धियों का प्रदर्शन, प्रगति में तेजी लाने पर चर्चा होगी। सतत ऊर्जा परिवर्तन के जरिए हरित भविष्य के प्रवेश द्वार पर बात होगी। 2 दिन के सत्र के दौरान लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाने के लिए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर चर्चा होगी। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन सत्रों में G20 सदस्यों और अतिथि देशों को साथ लाकर संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है, इस पर भी व्यापक चर्चा होगी। इसमें कुल 4 सत्र होंगे। प्रथम सत्र के लिए SDG के लिए एजेंडा 2030, SDG के विषयों पर सभी संसदों पे वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की सोशल स्थितियों के अनुसार समय समय पर व्यापक चर्चा होती थी। भारत की संसद ने भी SDG के विषयों पर कई बार लंबी चर्चा की है, और जब SDG के विषयों पर वैश्विक चुनौतियों के समाधान का विषय आता है, तो जो अपनी अपनी संसदों में चर्चा संवाद होता है, उसका कैसे सामूहिक समाधान निकाल सकते हैं, इस पर भी डिटेल चर्चा होती है। इसलिए विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर प्रथम सत्र पर चर्चा होगी। द्वितीय सत्र पर एक पृथ्वी सतत ऊर्जा में ट्रांजिशन हरित भविष्य की ओर आज का एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत इस पर नेतृत्व कर रहा है, और इसलिए उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऊर्जा में हरित कैसे ला सकते हैं, क्लीन एनर्जी कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमारे सामूहिक प्रयास क्या होने चाहिए, इस पर भी इस विषय पर चर्चा होगी। तृतीय सत्र है एक परिवार लेकिन समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला विकास से महिला नेतृत्व में विकास की ओर। भारत दुनिया का वो देश है जहाँ पर हमने आज़ादी के बाद हमारे संविधान में हमेशा लैंगिक समानता की बात की है। मतदान का विषय हो, तब भी हमने आज़ादी के बाद पहले मतदान में ही सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया। ये भारत के संविधान से दुनिया के कई लोगों ने लिया। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 एजेंडा के प्रमुख मुद्दों पर G20 संसदों के बीच आम सहमति बनाने पर जोर होगा। 13 अक्टूबर को वैश्विक संसदों के प्रतिनिधियों को संसद भवन परिसर के दौरे पर ले जाया जाएगा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर ये पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। संसद परिसर में लोकसभा सचिवालय सांस्कृतिक संध्या और संवाद के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों को भारतीय कला और हस्तशिल्प से परिचित कराने के लिए उपहार दिए जाएंगे। And Sansad TV will be tracking this mega event all these 3 days. And Pratibim, we are joined by a very esteemed panel to discuss the themes and what more can be achieved at the international level. Here in studio with us is Mr. Jayant Dasgupta, former ambassador to WTO. And we're also joined in by Madam Snehlata Srivastav,
former Secretary General, Lok Sabha. Ma'am, coming to you first, you have the distinction of being the first lady Secretary General of Lok Sabha, woman Secretary General of Lok Sabha, and we saw history being made in our parliament when the historic Women's Reservation Bill was passed. One of the main themes of this summit, one of the main sessions of this summit is also women-led development. And although we have achieved a lot, we saw history in our parliament, but there are roadblocks, there are obstructions, gender-based discriminations that impede women's greater participation in developmental procedures and policy-making processes. How can this be accelerated and taken up at a forum like this? In the Parliament 20 meeting, where the G20 countries' parliaments speakers are participating, and through them the people's participation and people's view will be brought forward. It is a very good opportunity for taking the women-led development and women participation. The increasing participation of women can be accelerated. The thing is that in reality, when you see the women's participation in labor force, in the panchayat, local bodies, now after the women reservation, when it becomes reality, then their participation in the legislative assemblies and the parliament in the Lok Sabha, the reservation will will work as a step forward, and at the policy making level, when in the proportion of women's population, women are there, it will give a boost to the women-led development, and the participation in the seats also in the Lok Sabha and the state legislative assembly will also get increased. So that way we will be benefited, women will be benefited quite a lot through these measures, and this G20 countries actually are making the whole like 75% of economic output comes from these countries. Then the population, about 65% of population is from these G20 countries, and international trade is 75%. International trade comes from these countries. And now the African Union is also added in the G20 countries, now becomes a G21 countries. There are countries, 19 countries, and one European Union was there. And now African Union will also join hands. And in African countries, like 55 countries are added to this African Union. And that will enhance the participation of women in a big way. So all the roadblocks, the women-led development means that they themselves will be party for their upliftment, and seeing that the roadblocks are removed and women are in the jobs and other forums are equally represented. जैन जी, यहाँ पर जो स्नेहलता जी ने कहा कि कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा आयोजन, ये आयोजन भाग है G20 का ही, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि G20 में जो ऐतिहासिक और बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है संसदों की और सांसदों की आवश्यकता होती है। और G20 के सदस्य देशों के सांसद और जब जानेंगे कि क्या कुछ खास हुआ है G20 के अंतर्गत, और एक मंतव्य बनाया जाएगा और तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसलिए ये आयोजन पूरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? जी हाँ, ये जो राष्ट्र प्रधान के स्तर पर जो फैसले लिए गए हैं G20 में, उनका तो सीधा संबंध है ही जनमानस के साथ, लेकिन आखिरकार जो कार्यान्वयन होगा इन निर्णयों का वो हर देश के संसद या जो भी संस्था है संसद के बराबर की, उसके माध्यम से होगा, कानून बनाकर होगा। दूसरी बात यह है कि जो संसदीय सदस्य हैं
और जो पीठासीन पदाधिकारी हैं वो इसमें महत्वपूर्ण अपना सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार से विधेयक लाए जाएं, कानून बनाए जाएं, जिससे कि ये कारगर कार्यान्वयन हो सके। तीसरी चीज़ है कि इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आम आदमी तक ये बात पहुंचाने की भी बात है, और उसके लिए जो 50 करीब संसद सदस्य भी इसमें भागीदारी उनकी रहेगी, उसके लिए उनके लिए ये एक रोल, एक भूमिका तय की गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो तीनों पहलुओं के लिए ये समिट, शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। Absolutely, Mr. Dasgupta. Talking of Aam Aadmi, you said Aam Aadmi, the last man, how the development processes reach there. Accelerating SDGs, Sustainable Development Goals, is one of the main themes, and zero hunger, quality education, they all come under this. How would the Parliamentary Forum, the P20 Forum, take this up, considering that Sustainable Development Goals, although we have achieved them internationally, but not more than 15% has been done worldwide? Yes, actually Sustainable Development Goal was an aspirational objective which was set by the UN in 2015. It has 17 goals and 169 targets. And you mentioned two of them: zero hunger, no poverty, quality education for all, gender equality, housing. Now we are especially the countries of the South are a long way away from achieving these targets. And the period for the implementation was only 15 years, till 2030. And we have just about 7 years or less than that left. That is why the Secretary General of the UN has said that this should be a decade for action, for implementing the Sustainable Development Goals. Now, in the context of the Global South, it's become very important that the people should get involved in this, and the legislatures, as well as all parties across the divide in various countries, they should all take it together as a common objective, as something which needs to be done for bringing about peace, prosperity and development for all. Which we would in the coming 3 days. Yes. जी हाँ, सीधा यशोभूमि चलते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा मौजूद हैं। सूरज, क्या वातावरण है, क्या कुछ खास वहाँ पर घटित होने वाला है, कौन कौन जो है प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या है पूरा माहौल? जी, P20 की पूरी तैयारी यहाँ पर यशोभूमि में हो चुकी है, और आज सुबह से ही यहाँ पर जो संसदीय समागम, एक महासम्मेलन वाला है, दुनिया के 20 सबसे जुट रहे हैं। गंभीरता है यहाँ पर भारत की अध्यक्षता में, भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अगुवाई में जो होने जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर जो है सारी तैयारियां हो चुकी है। और जिस तरह के दृश्य हमने देखे थे प्रतिबिंब कि जितने भी पीठासीन अधिकारी या जो जितने भी सभापति हैं, वो उन लोगों ने भारत दिल्ली आ चुके हैं, और अब यहाँ पर आज से इसकी औपचारिक बैठकों की शुरुआत होगी। वैसे तो चूंकि कल प्रधानमंत्री इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, तो काफी गंभीर विषयों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। जिस तरह से हमने G20 शिखर सम्मेलन को यहाँ पे एक शानदार आयोजन भारत में दिल्ली में हुआ, और उसके बाद जिस तरह के नई दिल्ली घोषणा पत्र को एक स्वीकार्यता आम सहमति से मिली, तो उसके बाद P20 का महत्व खासतौर से बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। 140 करोड़ की आबादी है, और इतनी भौगोलिक विषमता होने के बावजूद भी हम बीते 75 सालों से एक सफल लोकतंत्र के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जहां पर हमने देखा कि कई मजबूत देशों में सत्ता हस्तांतरण में दिक्कतें आती है। भारत में चुनाव होते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, और बड़ी आसानी से सरकारें दूसरी जो चुन के जनता के द्वारा लोग आते हैं उनको उनके लिए जगह दी जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और पूरी दुनिया में भारत की मिसाल दी जाती है। और जिस तरह से एक लक्ष्य के तौर पर एक उदाहरण
दुनिया में पेश होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें P20 के कॉन्फ्रेंस में प्रतिबिंब, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है। सतत विकास लक्ष्य जो कि यूएन ने साल 2030 के लिए एक लक्ष्य रखा था, जिस पर G20 में भी हमने विस्तृत तरीके से चर्चा होते देखा और घोषणा पत्र में भी उसको जगह दी गई। यहाँ पर संसद किस तरह से उस लक्ष्यों को पाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं और साथ में अब तक इस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर लिया गया है, इस पर एक गंभीर चर्चा संवाद यहाँ पर आज होने जा रहा है। जैसा कि मैं अगर भारत के संदर्भ में आपको बताना चाहूँ तो भारत ने जो 17 लक्ष्य हैं उसके अनुरूप काफ़ी काम करना भारत सरकार ने अपनी योजनाओं कानून के माध्यम से कर लिया है। जैसे अगर गरीबी हटाओ की बात होती है, उस लक्ष्य में एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि पूरी विश्व से गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वर्तमान सरकार ने बीते एक दशक में काफ़ी योजनाएं बनाई है, खासतौर से प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिससे एक समय पर कहा जाता था गरीब आदमी के लिए बैंकों का दरवाजा नहीं खुलता था और सामाजिक छुआछूत की हम बात करते थे, लेकिन एक तरह से आर्थिक छुआछूत भी इस देश में था। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हर प्रत्येक गरीब व्यक्ति का जो है वो खाता खोला गया और बैंकों तक गरीबों की पहुंच को बढ़ाया गया। उससे जो भारत सरकार द्वारा योजनाएं और उनके जो पैसे दिए जाते थे, एक समय कहा जाता था कि भ्रष्टाचार है, भेजा 1 रुपया जाता है, पहुंचता 5 पैसे 10 पैसे है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए सीधा उनके अकाउंटों में पैसा दिया जा रहा है, गरीब लाभान्वित हो रहा है। इसी तरह से उसमें कहा गया लक्ष्यों में है भुखमरी, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा को मुहैया कराना है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि बीते 3 सालों से हमारे देश में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में भारत सरकार द्वारा अनाज दिया जा रहा है ताकि कोई भूखा ना रहे और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो ये काफी है और लैंगिक समानता को लेकर महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए स्टैंड अप मुद्रा जैसी योजनाएं बनाई गई और अब भारतीय संसद, चूंकि संसदीय महासम्मेलन है, यहां पे अभी कुछ दिन पहले ही जो विशेष सत्र संसद का हुआ है, वहां पर महिलाओं को संसद और विधायिका में 33% आरक्षण हो। जो महिलाएं घर अच्छा चलाती हैं, वो देश अच्छा चलाएं, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी हो, इसको लेकर एक 33% का आरक्षण लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए इस लिहाज से जो सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य तय किए गए हैं, तो भारत उस अनुरूप काम कर रहा है, उदाहरण पेश कर रहा है। और अब जब संसदीय सम्मेलन होगा, सारे पीठासीन यहां बैठेंगे तो उनके सामने ये सारी बातें होंगी और कहीं ना कहीं ये उदाहरण भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी जो सतत ऊर्जा की बात है प्रतिबिंब, तो उसको लेकर भी हमने देखा है भारत ग्रीन एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर, इस पर काफी काम कर रहा है, उस पर भी गंभीर चर्चा होना है। लैंगिक समानता को लेकर तो कई ऐसे गंभीर मसले हैं जिन पर P20 में चर्चा होनी है। संसदों की जो भूमिका है उसकी चर्चा होनी है। खासतौर से भारतीय संसद चूंकि निर्णय लेने में, नीतियां बनाने में काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से जवाबदेही विधायिका के प्रति कार्यपालिका की होती है, सरकार की होती है, तो भारत एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से यहाँ पर राज्य केंद्र एक हम संघीय ढांचे में काम कर रहे हैं। संसद और विधानसभाओं के प्रति सरकारों की जवाबदेही है। हमारे यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो सरकार के हर खर्चे का हिसाब किताब रखती है और उस पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, लीडर ऑपोजिशन होते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है लोकसभा में, उसके नेता उसके अध्यक्ष है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र भारत में कितना, खासतौर से संसदीय लोकतंत्र कितना प्रभावी है। और इन सभी तमाम बिंदुओं पर चर्चा P सम्मेलन में विधिवत तौर से आज से शुरू हो जाएगी। प्रतिबिंब। All right. Suraj will be coming back to you for more on this. And as Suraj pointed out, Mr. Das Gupta, he spoke about the digital platforms, and one of the sessions also is transformation in people's lives through digital platforms. And India actually is showing the world the way. See how successful we have been in this. It's absolutely true. The tremendous strides that we have taken in the past few years, especially direct benefit transfer. The first, as Mr. Jha mentioned, was this opening of accounts under the Jan Dhan Yojana, the JAM Trinity. And the second thing was about informing the people, especially the last man and the last woman, about the benefits that were being passed on by the governments, central and the state governments, to them. And the third thing was to provide them with empowerment, because ultimately, when a person feels that he is empowered, she is empowered,
by having money, by having a direct contact with the government. That is what brings about inclusive democracy. So this is not only about financial inclusion, it is about inclusivity in all its dimensions. जी हाँ, स्नेहलता जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। स्नेहलता जी, आपने हमारी संसदीय प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है, और जिस तरीके से G20 के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार किया गया, भारत की लोकप्रियता और लोकतंत्र के प्रति हमारा जो आदर सम्मान है वो दर्शाता है। तो क्या एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? जी हाँ, साबित करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये मैं जरूर कहूँगी कि हम प्राचीन समय से ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और हमेशा से ये देखा आया है कि जिस तरह से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, जिस तरह से सार्वभौमिक वोट देने का जो अधिकार है वो हमने दिया हुआ है देश ने, तो ये सभी चीज़ें और जिस तरह से पार्लियामेंट में चर्चा होती है, उन सबको देखते हुए भारत प्रजातंत्र के क्षेत्र में सबसे टॉप पर है, और इसीलिए उसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रजातंत्र को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और देश के विकास के साथ साथ वो प्रजातंत्र में आगे ले जाना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सभी की बातें सुनना है, सभी के कंसर्न्स को एड्रेस करना है। तो प्रजातंत्र का जो संसद में हम देखते हैं जो रूप मैंने देखा है, मैं अभिभूत हूँ, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पहले हम बाहर से देखते थे, फिर बाद में उसका एक पार्ट हो गए, और हर छोटी सी चीज़ जिसमें कि सभी विपक्ष को साथ में लेकर चलना, उनसे बात करना, उनसे सलाह लेना, ये सभी एक प्रक्रिया का पार्ट होते हैं जो हाउस में दिखाई नहीं देती, पर पीछे उसके बैकग्राउंड में इस तरह की फोरम्स, इस तरह की बैठकें और इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, और उस हिसाब से सभी का मत सभी के साथ जो है पार्लियामेंट चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि संसद सबकी है, और संसद में चर्चा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना चर्चा के हम प्रजातंत्र को और एक सार्थक चर्चा की हम प्रजातंत्र को आगे बढ़ा सकेंगे। Absolutely, ma'am. And as you mentioned in Pratibimb, you were talking about Mother of Democracy, the theme. And interestingly, there is an exhibition also that will be held today, and this would highlight India's ancient and participative democratic values. And this would be something that would be keenly looked forward to. जी, और एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं अपने दर्शकों से, जब हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, साथ में विंडो में आप कुछ विजुअल्स देख रहे हैं, हम बता दें P20 से संबंधित जितने भी संसद के अध्यक्ष हैं या आमंत्रित देशों के संसद के अध्यक्ष हैं, जब उनका आगमन हुआ, उनका स्वागत किया गया, उससे जुड़े हुए चित्र लगातार आपके साथ हम लोग साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और हम बता दें कि इस P20 शिखर सम्मेलन में लोकतंत्र की विशेषताओं और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होने वाली है। आइए आपको बताते हैं लोकसभा अध्यक्ष ने इस बारे में क्या कुछ कहा। संसदीय लोकतंत्र की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। लोकतांत्रिक देशों के अंदर मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर अधिकतम देश मानते हैं कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, और भारत में लोकतंत्र हमारे वैदिक काल से, हमारे ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो हमारे विचारों में, कार्यप्रणाली में, चर्चाओं में हमेशा लोकतंत्र रहा है। इसलिए भारत का मानवीय दृष्टिकोण ही लोकतंत्र रहा है, और दुनिया के अधिकतम देश इस लोकतंत्र की दिशा की ओर चल रहे हैं। ऐसे में भारत में सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है,
जो भारत में लोकतंत्र के माध्यम से हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, देश के अंदर कानून बनाना, नीतियों का फैसला किया और देश को आज आर्थिक सामाजिक प्रगति के इस आयाम पर ले जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। तो कई बार देशों के अंदर जब हमारे पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है, पीठासीन अधिकारियों पर ऐसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है, संवाद होता है कि हम किस तरीके से अपनी अपनी संसदों के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाएं, नवाचार अपनाएं, नए टेक्नोलॉजी को अपनाएं। और जब संसदों के अध्यक्ष मिलते हैं, पीठासीन अधिकारी मिलते हैं, तब अलग अलग संसदों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को, नवाचारों की, नई टेक्नोलॉजी को और उसके साथ साथ संसदें जनता की पहुंच में सरलता से हो, इस दिशा के अंदर भी हम समय समय पर चर्चा करते थे। लेकिन ये P20 इन सब विषयों के साथ साथ G20 के अंदर जो चर्चा हुई है, उन चर्चाओं की भी चर्चा करेगी और साथ साथ जिन मुद्दों को, वैश्विक मुद्दों को हमने लिया है, जैसे जलवायु परिवर्तन का विषय, SDG का विषय है, जलवायु परिवर्तन का विषय हो, समानता, महिला समानता का विषय हो, महिला लेड का विषय हो, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा होगी। आज दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के विषय पर व्यापक चर्चा होती है। भारत ने तो कहा है कि अपनी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। इस पर 12 तारीख को चर्चा होगी, एक्सपर्ट होंगे। अगर जीवन के अंदर, समाज जीवन के अंदर, विश्व के अंदर, किसी भी देश के अंदर हम हमारी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल कर लें, तो हम जिस पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के लिए, चुनौतियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक सामूहिक चर्चा होगी, संसदों के अंदर चर्चा होगी और सब संसदों के अंदर जनप्रतिनिधि जब चर्चा करेंगे तो उस देश की जनता में एक संदेश जाएगा कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। हम किस तरीके से हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, सब अलग अलग दृष्टिकोण अपनाकर जब एक सामूहिक दृष्टिकोण देंगे तो एक दिशा बनेगी। इसी तरीके से SDG गोल के लिए समय समय पर 2015 के अंदर UNO के अंदर इस पर चर्चा हुई थी। भारत उस दिशा की ओर बढ़ रहा है। भारत ने उससे भी आगे बढ़कर आकांक्षी जिले, आकांक्षी तहसील तक बढ़ रहे हैं। तो भारत एक दृष्टिकोण दे रहा है कि किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी विविधताओं के अंदर हमने एक दृष्टिकोण दिया है कि जो देश के जो पिछड़े ज़िले हैं या पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको विकास की दृष्टि से आने वालों को समकक्ष कैसे खड़ा किया जा सकता है। इसमें वो SDG के सारे लक्ष्य हैं जो पैरामीटर को पूरा करने के लिए लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि 2030 तक हम SDG के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा को पूर्ण कर पाएंगे। चाहे भूखमरी का विषय हो, तो हमने एक योजना शुरू की है कि 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर हमने अन्न निःशुल्क देने का काम किया है। हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन शैली के साथ साथ स्वास्थ्य के अंदर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और पर्यावरण अनुकूल के साथ हमने चिकित्सा के बहुत सारे मापदंडों को, पूरा लक्ष्यों को पूरा करने का, आज देखिए भारत के अंदर हमने मातृ शिशु दर, मृत्यु शिशु मृत्यु दर के अंदर किस तरीके से अभियान चलाकर, पोषण अभियान चलाकर मातृ शिशु और शिशु मृत्यु दर में कमी करने का, ये सब SDG के लक्ष्य हैं। तो जब संसदें SDG के लक्ष्यों पर अपनी अपनी संसदों में चर्चा होती है, कुछ मुद्दे हैं जो वैश्विक मुद्दे हैं। हमें वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो हमारा एक विषय है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमने सारे विश्व को परिवार माना है। तो जब सारे विश्व को परिवार माना, तो इसी दृष्टिकोण से हमें चर्चा करनी होगी कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसका समाधान सब देशों को मिलकर सामूहिकता से काम करना होगा। यही दृष्टिकोण है। You just heard the Honorable Speaker, and as he was talking about Paryavaran or environment, and one of the themes of an event that's being held today is Parliamentary Forum on Lifestyle for Environment. It's a pre-summit event, and let's go across to Yashobhumi, the magnificent newly inaugurated venue for the event, and we're joined by our correspondent Suraj Mohan Jha from Yashobhumi. Suraj, tell our viewers more about this pre
summit event that's being held today, the Parliamentary Forum on Lifestyle for Environment. What is it all about? बिल्कुल, अगर हम बात करें जो प्री समिट की आपने बात की, जो थीम है P20 में जिन पर चर्चाएं होनी है, उसके साथ में यहाँ पर यशोभूमि में उस तरह के क्रियाकलापों को को भी शामिल किया गया है, ताकि जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे, वो लोग कहीं ना कहीं उसे आत्मसात भी करें। जैसे आपने लाइफ और एनवायरनमेंट को लेकर कहा, तो हमने यहाँ पर यशोभूमि में ही देखा कि साइकिलिंग के माध्यम से और तमाम तरह के माध्यम से पर्यावरण को किस तरह का उसका संरक्षण हो और हम अपनी जीवन शैली को उसके साथ में आत्मसात करें, ताकि हमने देखा है पर्यावरण को भी बचाना है, साथ में कई जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां आज के दौर में देखी जाती हैं उसे भी दूर किया जा सकता है। तो इस तरह के इवेंट यहां पर आयोजित किए गए हैं, ताकि चर्चा के साथ में लोग प्रदर्शनी के माध्यम से या इस तरह के क्रियाकलाप के माध्यम से एक जो है अपने अंदर एक उद्देश्य लेके जाए कि हमें उसे मानना है। जहां तक पर्यावरण की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि पर्यावरण जो है वो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए वो एक अगाध आस्था का विषय होता है। हमने देखा है कि हमारे देश में अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र में लोग हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हमारे त्यौहार होते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो छठ है, ओणम दक्षिण में मनाया जाता है, पंजाब उत्तर भारत में बैसाखी मनाया जाता है। तो हम पर्यावरण से जुड़ी हुई त्यौहार हमारे यहाँ पहले से रहे हैं, तो पर्यावरण का संरक्षण रहा है। ऐसे में जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए या ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, रिन्यूएबल जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर सौर ऊर्जा को लेकर बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के काम हमने देखा है भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो हमारी संस्कृति है उसके साथ में अगर हम इन तमाम चीजों को जोड़ ले तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण हो जाता है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है और पूरे विश्व में जिसका उदाहरण दिया जाता है, और अब चूंकि भारत एक विकासशील देश से काफी आगे बढ़ चुका है और विकसित होने की तरफ अग्रसर है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वैश्विक मंच पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर रहे हैं और उनकी बातों को अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े मंचों पर सुना जा रहा है। G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र में हमने जिस तरह से आम सहमति और सर्वसम्मति से उनकी बात को मानते हुए देखा, ऐसे में भारत एक पर्यावरण संरक्षण के विषय में अगर कहा जाए तो भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उदाहरण पूरी दुनिया में पेश कर रहा है। और हमने देखा है कि विकसित देश कहीं ना कहीं भारत की तरफ देख रहे हैं, और साथ में जिस तरह से हमने देखा कि G20 के साथ में आमंत्रित देश जो हमारे अपने उपमहाद्वीप के भी हैं और अलग अलग क्षेत्रों के भी हैं, अफ्रीका के को हमने इसमें जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में हमारी वैश्विक मंच की अहमियत को बताता है। और भारत की जो मैसेजिंग है, जो संदेश है, वो पूरी दुनिया तक जाने की बात पर्यावरण के लिहाज से तो करता ही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम जिन विषयों पर यहाँ पर संसदीय जो सम्मेलन होने वाला है 20 P20 और उसके बाद आमंत्रित देशों के जो पीठासीन अधिकारी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि संसदों की भूमिका काफी अहम है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने लोकसभा अध्यक्ष को सुना कि चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, ये संसदीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। और सबसे बड़ा उदाहरण हम भारत में ही देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक जो चर्चा होती है संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में हमने देखा है कई बार चर्चाएं होती हैं, उसमें डिसेंट नोट दिए जाते हैं, अमेंडमेंट दिए जाते हैं, ये खूबसूरती बताता है। जी हाँ, सूरज हमारे को लगातार अपडेट कर रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है यशोभूमि में। यशोभूमि जो कि वेन्यू है इस पूरे वृद्ध कार्यक्रम का, और स्नेहलता जी हमारे साथ लगातार वर्चुअली जुड़ी हुई हैं। स्नेहलता जी, आपने कहा कि हमें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वैसे ही अगर पर्यावरण की बात करें तो हमारी परंपरा में और हमारे जो है पूजा पद्धति में कह सकते हैं विकास जो है पर्यावरण अनुकूल है, वो तय किया गया था। तो क्या पर्यावरण की इस समस्या से अगर हमें निपटना है, निजात पानी है, तो हमें वापस अपनी पारंपरिक उस विधि पर आना होगा पर्यावरण को बचाने के लिए? और क्या वो भी इस पूरे वृद्ध कार्यक्रम का चर्चा का एक मुद्दा हो सकता है, विषय होना चाहिए? आपने शायद म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी नहीं है। जी बोलिए। जी, कैन यू हियर मी? जी जी जी। हाँ,
तो पर्यावरण संरक्षण जो है इस समय की मांग है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर हमको देखने को मिल रहा है। अभी सिक्किम में था, इसके अलावा जोशीमठ में और भी कई जगहों पर, इवन विश्व में बहुत सारे देशों में, ग्रीस में और बाकी बहुत सारे देशों में जंगलों में आग का, बाढ़ का ये खतरा मंडरा रहा है। और इसलिए इस समय क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, और आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है उसको भी हम एक सुरक्षित प्लैनेट रहने के लिए दे सकें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस दिशा में काम करें। तो जो आप बता रहे हैं कि जो चर्चा होगी उसमें इन्हीं सब मुद्दों पर, विशेष तौर से जो आज का सेशन है, प्री समिट सेशन है, लाइफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इसी मुद्दे पर होगा। और चूंकि ये एक कार्बन एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से जुड़ा हुआ है और कार्बन क्रेडिट की अर्निंग से जुड़ा हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो यदि हम अपनी जनसंख्या को ये इस जो भी वो पर्यावरण से फ्रेंडली, जो पर्यावरण से जुड़े हुए अच्छे काम हैं, अच्छे उपाय हैं, अगर उसको करते हैं तो वो कितने कार्बन क्रेडिट को जनरेट करते हैं, इस गणना में उन्हें शामिल किया जाए तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ यदि उससे कोई रेवेन्यू होती है तो उसको भी हम अगर अपनी जनता के साथ, जो पीपल्स पार्टिसिपेशन को मूवमेंट देने के लिए हम अगर उनके साथ शेयर कर सकते हैं तो ये एक बढ़ावा देगा। जैसे क्या है, अभी हम कहते हैं कि पेड़ लगाइए, तो पेड़ लगाने से पर्यावरण का संरक्षण होगा, परंतु वो पेड़ अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें या कोई विकास हो रहा है तो उसमें कट गया मान लीजिए, तो पर्यावरण के लिए जितना हमने संरक्षण सोचा था उतना मात्रा में हमको कुछ सालों तक मिला, उसके बाद में वो नहीं मिला। परंतु यदि उससे रेवेन्यू हो रही है तो वह व्यक्ति उसको पूरी तरह से बचाने का प्रयास करेगा। और रेवेन्यू 1 साल की नहीं होती है, रेवेन्यू उस प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम की होती है। तो यदि एक टीक का पेड़ है, सागौन का पेड़ है, वो 35 साल तक 65 साल तक चल सकता है, या कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 100 साल तक चल सकते हैं, तो उसके जो कार्बन क्रेडिट होंगे वो आपको उतना ही रेवेन्यू उतने साल तक दे सकते हैं। तो इसको एक इस तरह से मूवमेंट की तरह से अगर हम लेंगे तो हमारे पीपल्स पार्टिसिपेशन को काफी बल मिलेगा। और जैसे पूजा में आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आप इको फ्रेंडली मूर्ति लगाते हैं, आप उसका विसर्जन एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीकों से करते हैं, तो वो भी एक कार्बन क्रेडिट को अर्न कर सकता है, और उसका मैकेनिज्म हमारे यहाँ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। Absolutely. And Mr. Das Gupta, we're talking about clean, green energy, and what a coincidence and what an achievement, I would say, that the Global Biofuel Alliance achieved under India's presidency on September 9, and Yes. which is one big major step. Yes, and this follows on the initiative which India had taken to set up the International Solar Alliance. The Biofuel Alliance assumes special significance because we are onto the second generation of biofuels, and this can reduce our dependence on fossil fuel, namely petroleum and petroleum gas. The second aspect is about the disposal of waste, which was of course the first generation of biofuels. So this is indeed a very, very welcome development, and if it is taken forward in a very effective manner, it can provide a very sustainable solution for some of the problems that we face on the energy transition front. Absolutely. And let's once again go across to Yashobhumi, the venue for the event. And now we're joined by my colleague Kriti Mishra. Kriti, tell our viewers about the events happening today. What is the buzz that you feel around you? Make us also feel the sights and sounds and buzz that you see and experience all around you.
Well, absolutely, Sheetal. The entire attention of the whole world has converged on India. We have aced the G20 summit in September, and now we are ready to host the P20 summit. And of course, before I talk about the events happening through the day, let's also talk about this iconic venue. Now, India is known for culture, diversity, innovation. It is on the cusp of transformative journey. And in that unprecedented era of growth, Yashobhoomi is set to play a very pivotal role. It is just not about bricks and mortar here. It's about the vision of New India. A new India that is focused on global competitiveness, on economic growth, on economic empowerment, and most importantly, unabated and unadulterated focus on the welfare of its citizens. Of course, this is an iconic venue, state-of-the-art structure, an architectural marvel of India, seating capacity of more than 11,000 delegates, 221 acres, built-up area of 1.8 lakh square meters. That's massive. And of course, since we are talking about the importance of Yashobhoomi and the official venue of P20, let's also talk about the focus on the global conference tourism. Now, that market is approximately of 25 lakh crore rupees annually, and India's share right now is only 1%. Yashobhoomi, of course, stands tall, and it puts New Delhi in the league of Singapore, Hong Kong, and of course Shanghai as far as global conference tourism is concerned. This is a marvelous example of Gati Shakti. There'll be a multiplier effect as far as the income generation is concerned, trade facilitation is concerned. So, of course, if Bharat Mandapam during our G20 summit enamored the world, Yashobhoomi is set to mesmerize one and all. And of course, talking about today, the pre-summit day, we will also have a forum on Parliamentary Forum on Lifestyle, which is of course a very unadulterated focus on environment. Well, this is a very critical juncture, and climate change is a real problem which needs tangible solutions. Of course, and why do we say that? I'll give you data point to corroborate my stance. 2019 was the second hottest year on record, and 2019, the decade that is ending, saw exuberating heat. It also saw melting ice, and it also saw the rising sea level water. Of course, India practices what it preaches. So in 2021, the idea of life was introduced in Glasgow, and later it was launched in 2022 in Kevadia in Gujarat by Prime Minister Modi, also along with the UN General Secretary Antonio Guterres. So today, of course, we'll focus on life. The parliamentarians will focus on life. The speakers will focus on life, and the collaboration, the global collaboration in terms of the community practices, the best global practices, that would be the focus today. So a very important day, the pre-summit day of P20. Over to the GRD studio now. All right, and we still have Madam Snehlata Srivastava with us. Ma'am, can you hear us? So, Madam, talking about Yashobhoomi, we saw Bharat Mandapam, and now we are watching the majestic Yashobhoomi. So, we've had such iconic new structures and buildings that have come up in the capital. What do you have to say about it? India presenting itself to the world in such a majestic and magnificent manner. बिल्कुल इस तरह का जो एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस या इवन डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंसेस जो बड़ी बड़ी होती हैं, उनके लिए इस तरह का जो मंडप इन्होंने यशोभूमि का बनाया है, वो हमको ऐसे देशों की पंक्ति में खड़ा कर देता है जहां पर समय समय पे हम लोग खुद बैठक कराने के लिए जाया करते थे, और अब ये सुविधा हमारे देश में उपलब्ध है, और उसमें हमने अपने कल्चर की, अपने सभी जो विकास की जो छवि है, उसको हमने वहाँ उकेरा है, उसको वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इससे एक तो है कि देश का विकास होना, और दूसरा है कि उसको हम प्रेजेंट कर सके दुनिया के सामने, जिसे दुनिया देख सके कि जो हम कह रहे हैं वो वास्तव में वो हो रहा है। उन सभी के शोकेस के लिए इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो बहुत आवश्यक है। और जब हमारे यहाँ ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी और हमारे यहाँ कई देशों से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ से लोग इन बैठकों और कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेने आएंगे, तो उससे जो छवि हमारे देश की बनेगी
वो ना केवल हमें और प्रोत्साहित करेगी विकास के लिए, बल्कि हमको बाहर के देशों के सामने एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेगी। जी हाँ, हम बता दें कि इस बीच दो और ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, अशोक सज्जनहार और संजय भट्टाचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों पूर्व राजदूत हैं। यहाँ पर बात चल रही थी आधारभूत ढांचा मजबूत होने की, चूँकि 60 अलग अलग शहरों में G20 की 200 से ज़्यादा बैठकें आयोजित हुई। माना यह जाता है कि जिन जिन शहरों में ये बैठकें आयोजित हुई वहाँ का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ। दिल्ली में भारत मंडपम सामने आया। अब यशोभूमि विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक के तौर पर बनकर तैयार है और वहाँ पर इतना वृहद कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहना है आपका अशोक जी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने यशोभूमि का जिक्र किया, परंतु इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा जो नया संसद भवन भी बन गया है, और नया संसद भवन में भी यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम होना है वो आज यहीं पर होना है। संसद भवन से शुरुआत होनी है और फिर वो जाकर यशोभूमि में 2 दिन 13 और 14 तारीख को किया जाएगा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि देखिए कुछ मैं ये कहना चाहूँगा आलोचना ये होती थी जो अगर G20 यहाँ पर भारत में आया है तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, उसकी उत्पत्ति हुई है। दिल्ली में तो हम हैं, तो इसीलिए हम देख सकते हैं जो दिल्ली में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। जब यहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ 9 और 10 सितंबर को, तो कैसे यहाँ पर सभी कुछ जो भी सिस्टम्स थे उनको इतना अच्छा किया, बेहतर किया। ऑफ कोर्स आगे चलते हुए चुनौती यही रहेगी, जो यहाँ पर जो अच्छाई की गई है इन सिस्टम्स में उनको बरकरार रखा जाए, उनको मेंटेन किया जाए। तो इसीलिए ये तो यहाँ पर है, परंतु जैसे आपने कहा जो 60 और शहरों में जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, ऐसा नहीं है जो यहाँ पर केवल जो हमारे राज्यों की या यूनियन टेरिटरीज की उनकी जो राजधानियाँ हैं केवल वहाँ पर हुए हों, ऐसी बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी जगह पर भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो इसका फ़ायदा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में तो हुआ ही है, परंतु उनकी वहाँ की जो जनता है उसको इन्वॉल्व करने में, क्योंकि कैसे विदेश नीति बनती है, कैसे भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, भारत का रुतबा बढ़ रहा है, और जो यहाँ पर विजिटिंग डेलीगेट्स भी आए हैं वो सभी जगह गए और उनको भारत की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको देखने का, उसको एक्सपीरियंस करने का उनको ये बहुत अच्छा मौका मिला है। और विविधता न केवल जो यहाँ पर रहन सहन है, खान पान है, सांस्कृतिक उनकी जो आधार हैं वे नहीं, सभी चीज़ें लोगों से मिलने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है। और भारत की जो जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका आकार उनके सामने पेश हुआ है। तो मैं समझता हूँ बहुत मायनों में ये G20 का यहाँ पर होना और 200 से अधिक कार्यक्रम 60 शहरों से ज़्यादा वहाँ पर आयोजित होना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। Absolutely, Ambassador Sajjanhar, and it was a glimpse into India's culture, history, our infrastructural development in the form of Bharat Mandapam and all those structures that the global delegates saw. Coming to you, Ambassador Bhattacharya, Ambassador Sanjay Bhattacharya, not just a peek into our culture, but also the way we are standing out as leaders in the world today. Like, interestingly, and it's an achievement again, I would say, for India, that the African Union was inducted, made a member of the G20, now it's G21, and also for this P20 summit, we are having a representation from the African Union. How do you see that? So, you see, the G20 in which India presided over this year has really focused on several themes. The big theme was really to promote and bring about a sense of inclusivity. And this has happened in many ways. You just heard how G20 spread out across the country, in which the people of India became a part of this G20 movement. But also the kind of invitees that we brought to the G20, developing and emerging economies, our neighbors, and of course finally the inclusion of African Union into the G20 format in a permanent manner.
So this has been an extremely significant thing of inclusivity. The second showcase was actually to bring about a sense of hope. Because you remember when India assumed presidency last year, there was doom and gloom all around because there was war, there was economic crisis. And in this period, what India has shown as that through consensus-driven consultations and negotiations, we can bring about a sense of hope for the world. And what has this hope actually seen? It is focused on development, which is one of the key priorities of many of us in the G20. It is focused on democracy, which is again something that we cherish very much and has been the strength of our economy and polity and society. And thirdly, it is also focused on diversity. The showcasing of India, which you just heard about as well from Ambassador Sajanhar, was something that we need to share with the world. So one of the big themes today, for instance, which is the discussions on life or lifestyle for environment, is extremely significant as to how we achieve SDGs, how do we deal with climate change, how do we integrate our traditional practices with modern technology, and how we have a circular economy. So I think in many ways we have contributed enormously to the G20 movement during our presidency. Having the Africans, of course, corrects a historical imbalance which had been there for long, and we look forward to the representation of the African Parliament in the P20 tomorrow. And what is your take on that, Ambassador Sajanhar? No, absolutely. I think this was a huge achievement, and this is really the coming into its own of the Global South, because the focus has to be on the Global South, because when we look at the different challenges around the world, economic and development growth challenges, as a result of all the turmoil and the turbulence in the world, whether it is as a result of the COVID-19 pandemic, the after impact of which we are still dealing with, which we are still confronting, and also as far as the issues of the Russia-Ukraine conflict, whether it is in terms of when we talk about shortages of food, of fertilizers, of energy sources, if we talk about the growing debt, particularly as far as developing countries are concerned, or the galloping inflation all around the world, but which affects the developing countries the most, the supply chain disruption. So all these aspects, these really have impacted upon the developing countries the most. And so the fact that we have been able to bring back the agenda, as Ambassador Sanjay Bhattacharya has very correctly and very well explained, back to the from geopolitics to the issue of growth and development, and focused on the challenges and the problems, the anxieties, as also the ambitions and aspirations of developing countries. I think that's a huge achievement of the G20, and the inclusion of the African Union, of course, is a big step in that direction. This is an issue that had been with the G20 for many, many years, but no country was really able to take it forward. And I must commend Prime Minister Modi that he really took the bull by the horns, so to say, and he said that he is going to take action on it. He wrote to all the G20 members and made sure that right on the first day of the summit on the 9th, even before the formal proceedings could commence, he was able to invite the representative, the President of Comoros, who is the head of the African Union, currently holds the presidency of the African Union, invite him to be the newest member of the और सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 से P20 की भी यात्रा सतत चल रही है। अगर 3 बरस को बीच में से हटा भी दिया जाए, और उसमें उपसभापति राज्यसभा हरिवंश जी लगातार बहुत सारे इस तरीके से P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते भी रहे हैं। P20 का क्या कुछ महत्व है, आइए जान लेते हैं खुद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी से। हमारे राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के जो बड़े रेलिवेंट इशूज दुनिया के सामने हैं, आज जियो पॉलिटिक्स जिस रूप में बदल रही है, जो दुनिया के सामने चुनौती है क्लाइमेट से लेकर के अन्य मोर्चों पर,
उसके समाधान के लिए राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और एक कंसेंसस से रास्ते की तलाश करते हैं। क्लाइमेट से लेकर के इस प्लैनेट की रक्षा के लिए, सबके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए बड़े सारे इंपॉर्टेंट इशूज जो दुनिया के सामने चुनौती के रूप में खड़े हैं। पर उन चीज़ों पर एक तरह से पार्लियामेंट का समर्थन पाना, पार्लियामेंट उसको लोगों को अवेयर बनाए, गवर्नेंस का पार्ट एक पार्लियामेंट के माध्यम से पारदर्शिता आए, यही फोरम है। क्योंकि उनकी नीतियों को लागू करने का फोरम तो पार्लियामेंट ही है। एक सामान्य भाषा में कहें तो जो भी नीतियां बनेंगी, कानून बनेंगे, लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा। ग्लोबल गवर्नेंस में पार्लियामेंट्री डायमेंशन लाना है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के लिए जो पब्लिक सपोर्ट लोगों का चाहिए, क्यों इन मुद्दों को हमें सपोर्ट करना है, ये काम तो पार्लियामेंट्री फोरम से ही संभव है। जहां राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी बताते हुए कि क्यों P20 महत्वपूर्ण है और भौतिक विकास के पीछे दौड़ रही दुनिया ने आज जरा ठहर कर सांस ली तो उसे एहसास हुआ कि चमक दमक के फेर में हमने क्या कुछ कीमत चुकाई है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो पर्यावरण संकट पर मंथन नहीं कर रहा है। भारत भी चिंतित है, लेकिन जहां दूसरे देश भौतिक चकाचौंध के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, वहीं भारत के पास आज भी बहुत कुछ है और वजह है भारत की प्रकृति संरक्षण की संस्कृति। जी हां, और हमारी सनातन परंपराओं में प्रकृति संरक्षण के सूत्र मौजूद हैं। इसलिए भारत ने प्रकृति संरक्षण के लिए दुनिया को लाइफ का मंत्र भी दिया है। P20 में इस विशेष रूप से चर्चा होनी है। इस पूरे विषय पर आइए जानते हैं क्या है मिशन लाइफ। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा और जानते होंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। इसके ओर छोर का पता लगाना मुश्किल है। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही अकेला ऐसा ग्रह है जहां जल है, जीवन है और ऑक्सीजन है। हालांकि वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और तारामंडलों में जीवन की खोज में लगे हैं, पर इसके सबूत मिलना अभी बाकी है। जीवन के लिए फिलहाल हमारे खाते में ओनली वन प्लैनेट है। पृथ्वी हमें चेतावनी दे रही है, हे मानव सुन ले, मैं तेरी माँ हूँ और माँ सिर्फ एक होती है जिसकी गोद में ही तेरा जीवन संभव है। अभी भी वक्त है, अपनी माँ को बचा ले, खुद को बचा ले, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, जज्बात है, रौनक है, रोशनी है। ओनली वन प्लैनेट इन द एंटायर यूनिवर्स, यानी हमारे पास जीवन के लिए पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा हमें पृथ्वी को हर कीमत पर बचाना है, हमें अपना जीवन बचाना है। और इसके लिए भारत ने दुनिया को एक मंत्र दिया है, मिशन लाइफ। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर दिया है। समय की मांग है कि उस प्राचीन ज्ञान का उपयोग किया जाए और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाया जाए। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अपनी व्यापक सोच के साथ भारत ने पिछले दिनों जब G20 की अध्यक्षता की, तब भी भारत ने दुनिया के सामने पर्यावरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया और इसके लिए दुनिया को एकजुट करने का आह्वान किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के लिए एक थीम के तौर पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लचीलापन और सुख समृद्धि के लिए मूल्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। G20 के बाद अब भारत P20 की मेजबानी कर रहा है। G20 देशों के इस संसदीय सम्मेलन में एक बार फिर से भारत दुनिया के देशों को लीड कर रहा है।
अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आपको खुद करनी होगी। आपके जीवन की सुरक्षा की गारंटी आपको तभी मिलेगी जब आप पर्यावरण हितैषी व्यवहार को अपनाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को प्रो एनवायरनमेंट बनाएंगे। इसी मूल मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मिशन लाइफ की घोषणा की और दुनिया से ये आह्वान किया कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लाइफ को एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाना होगा। तो क्या है लाइफ मूवमेंट? आखिर क्या है इस मिशन का उद्देश्य? भारतीय संस्कृति और परंपराएं स्वाभाविक रूप से पर्यावरण हितैषी और टिकाऊ हैं। जलवायु कार्रवाई अभियान के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत व्यवहार ही हमारे सामूहिक भविष्य की सुरक्षा की कुंजी है। इस मूल मंत्र को लेकर 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ का कॉन्सेप्ट पेश किया। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। Definitely, when it comes to mindful living, Pratibimb Sanatan has been and continues to give a lot to the world. जी हाँ, और हम बताते हैं कि यशो भूमि जहाँ पर ये पूरा वृद्ध आयोजन हो रहा है, वहाँ पर संसद टीवी का भी एक ख़ास स्टूडियो है और वहाँ पर मौजूद हैं कृति मिश्रा और शालिनी खंडेलवाल। सीधा रुख करते हैं कृति मिश्रा और शालिनी का। Well, thank you so much, Sheetal and Pratibimb there from the GRD studio. Hello and very warm welcome, viewers. You're watching the special coverage of Sansad Television on P20 Summit. And of course, I'm Kriti Mishra and joining me is my colleague Shalini. Shalini, what a serendipitous day for us to host our viewers from iconic Yasho Bhumi, state-of-the-art architecture of India, the architectural marvel, and of course, the icon of New India. बिल्कुल कृति, और हम पहुंच गए हैं यशो भूमि में। दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है यशो भूमि और भारत इस ऐतिहासिक मौके पर इसको शोकेस कर रहा है। यशो भूमि में संसद टीवी की एक टीम मौजूद है, बल्कि अलग अलग जगह पे तैनात है। और कृति, आज यशो भूमि में प्री समिट डे है क्योंकि कल से 9वें P20 शिखर सम्मेलन का आगाज़ होने जा रहा है। आज प्री समिट डे पर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर एक खास सत्र होने जा रहा है जो यशो भूमि के 6th फ्लोर पर पलाश हॉल में होगा। कृति, सबसे खास ये है कि यशो भूमि में हर हॉल का नाम दिया गया है खास फूलों के नाम पर। कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़ने की एक और कवायद यहाँ पर नजर आती है। Absolutely, Shalini, and a lot of things have been inspired by Indian traditions. Of course, we know the terrazzo floor in Yasho Bhumi and the petal designs as far as the ceilings are concerned, the flooring is concerned, a huge impetus to the Make in India initiative because there has been a lot of source and procurement from Make in India companies and a lot of indigenous companies as well. So certainly it is a very important juncture in our history, and also the fact that we are looking at economic generation, trade facilitation. So Yasho Bhumi stands for all of that, Shalini. बिल्कुल कृति, और मैं बता दूं कि जो संसद टीवी का स्टूडियो जहां पे हम दोनों मौजूद हैं, इसका नाम है कनेर हॉल।
तो यहाँ से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे कि आज जो भी खास सत्र होने वाला जा रहा है। और कृति, इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 11 बजे से इस सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद जो रिमार्क देंगे भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत उसकी शुरुआत करेंगे, सत्र को मॉडरेट करेंगे और फिर जो G20 देशों के संसद अध्यक्ष हैं, IPU के अध्यक्ष हैं और आमंत्रित देशों के अध्यक्ष भी इसमें भाग ले रहे हैं, वो सभी इस सत्र को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं इस सत्र के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण है तो उसी से हमारा भविष्य सुरक्षित है और इसके लिए जन जन को जुड़ने की जरूरत है। कृति, भारत वैसे भी अपनी G20 अध्यक्षता को जनता का G20 मानता है और जनता को जोड़ने की कवायद जन भागीदारी के अभियानों के तहत भी नजर आई। Absolutely, of course, we've been saying that it is people's presidency. In fact, 200 meetings during the G20 summit were held in across 60 cities of India. So certainly it was an embodiment, it was an articulation of aspirations of people. And since we're talking about today's agenda, a very important pre-summit is on Parliamentary Forum on Life. Our anchors were also telling our viewers that this was launched, the idea was given at the Glasgow summit by Prime Minister Narendra Modi. Thereafter, it was formally launched in 2022 in Kevadia in Gujarat by Prime Minister Modi and UN Secretary General Antonio Guterres. Now, we are at a very critical juncture. Climate change is a very, very serious problem. And I'll give data points to corroborate what I'm saying. 2019, Shalini, was the second hottest year on record. In fact, in 2019, 1.1 degrees Celsius was increased from the pre-industrial levels. Also, it is said that approximately 30 million people are exposed to deadly heat wave. This is a very serious situation, and if we do not take any urgent step right now, 3 billion people could be exposed to chronic water scarcity, and also we could lose 18% of global GDP by 2050. Now, United Nations Environment Programme says that if simple solutions are adopted by people, for instance, only if 1 billion people out of the 8 billion population of the world, if they adopt simple solutions, there could be reduction of 20% of carbon dioxide emission. So certainly a very important step that was actually introduced by India Lifestyle Mission, that is Mission Life, for sustainable development, for sustainable economic development as well. So the focus always has been on mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption. बिल्कुल कृति, और जन जन की सहभागिता ज़रूरी है, क्योंकि जन जन जुड़ेगा और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाएगा तो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम होगी, प्रकृति सुरक्षित होगी, हमारा जो पर्यावरण है ये सुरक्षित होगा और हमारा आने वाला भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा. And that's the essence of India's G20 presidency. It is all about Vasudhaiv Kutumbakam, which is one earth, one family, one future. And of course, look at our climate commitments. In fact, during our G20 presidency and the G20 summit that we hosted, it was extremely historic with approximately 112 presidency outcomes and documents. In fact, in earlier presidencies also, if we compare it, in Indonesia, there were approximately 50 outcomes. In Italy, there were 65 outcomes. In Saudi Arabia in 2020, there were 35 outcomes, but the implementation of those outcomes, that is a very important step. बिल्कुल कृति, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो जन प्रतिनिधि के तौर पर संसद अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए P20 की संकल्पना की गई. 2010 में कनाडा में P20 एंगेजमेंट ग्रुप स्थापित किया गया. हालांकि अगर पहले P20 शिखर सम्मेलन की बात करें कृति, तो वो 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था, क्योंकि उससे पहले जो भी जो सम्मेलन हुए जिसमें P20 संसद अध्यक्षों ने बातचीत की, परामर्श किया, तो उसको एक जी हाँ, हम देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर लोकसभा अध्यक्ष नज़र आ रहे हैं. लोकसभा अध्यक्ष जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं P20 की भी, वो अपने निवास पर इस वक्त मौजूद हैं और कुछ देर पहले हमने सुनवाया था उनका वक्तव्य और उन्होंने P20 के सभी बिंदुओं को किस तरीके से सारगर्भिता के साथ स्पष्ट किया था कि कितना महत्वपूर्ण है और किन किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी. यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसका जिक्र भी कृति मिश्रा ने, हमारी सहयोगी ने किया है.
लेकिन क्या आपको लगता है कि G20 भी जो करंट सिनेरियो है वैश्विक, वो एक चुनौती के बीच में हुआ, और जब हम P20 की तरफ बढ़ रहे थे तो एक और चुनौती विश्व के सामने खड़ी हो गई। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के लिए, और अगर कहा जाए इसे क्लाइमेट चेंज को, पर्यावरण के जो बदलाव हो रहा है उसको कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जो अगर मानव जाति को आगे बढ़ना है, ठीक तरीके से रहना है, अगर हमको अपनी जो धरोहर है अपने आने वाली पीढ़ियों को देनी है, ठीक तरीके से देनी है, तो हमको ये पर्यावरण के जो बदलाव हो रहा है उसमें उसको हमें रोक लानी होगी, और उसके ऊपर बातचीत बहुत समय से हो रही है। और जैसे आपके अभी कॉरेस्पॉन्डेंट कृति और उनकी जो साथी वो बता रही थी, जो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारत का है। भारत ने और भी बहुत योगदान दिए हैं, जैसे 2015 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में पेरिस में जो हुआ था, तो तब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। उसके बाद 2019 में भारत ने, जिसे कहा जाता है CDRI, कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लॉन्च किया। और अभी COP26 में ग्लासगो में हमने ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसको लॉन्च किया। और अभी जो हुआ है जो G20 हमारे यहाँ हुआ है पिछले महीने में, उसमें हमने बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया है। तो देखिए, भारत का जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। अगर मैं दो शब्द कहूँ, ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसको हमने अब G20 में लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दर्जा दिया है, क्योंकि इसमें ये कहा, हम मानते तो हैं जो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, केवल एक देश के लिए या एक क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, तो हर एक देशों को काम करना पड़ेगा। परंतु इसमें ये भी सोचना गलत होगा जो ये काम केवल सरकारों का है। ये काम केवल जो आप नीतियां बनाएं, पॉलिसीज बनाएं और उसको आप लेकर जाएं, ठीक है, रिन्यूएबल्स में आपने करना है और जो आपने फ्यूल्स यूज करने हैं उसके ऊपर आपने रोक लगानी है, परंतु ये सभी मनुष्यों का ये दायित्व है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक आदमी को, हर एक महिला को इसमें योगदान करना पड़ेगा। और वही प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसको लॉन्च किया था COP26 में ग्लासगो में, तो उन्होंने यही कहा था जो हमको सबको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी और उसके ऊपर पूरी तरीके से उतरना पड़ेगा। और यही बात है, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो बदलाव आप देखना चाहते हैं पूरी दुनिया में, आप शुरुआत उसी से करिएगा। और ये शुरुआत है जो हर एक को इसमें योगदान करना पड़ेगा। और बहुत ये हर्ष का विषय है जो 2 साल पहले भारत ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया और 2 साल के बाद ये G20 की लीडर्स डिक्लेरेशन में अडॉप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया है और इसको आगे ले जाया जाएगा। And that is where Ambassador Bhattacharya, the role of parliamentarians come into play, because they are the ones who are connected at the grassroots, and that's why forums like these become so important. Well, the P20 has always been an extremely important element of the G20 process. As you know, the G20 initially was focused only on economic issues, and it was something that finance ministries and central bank governors used to look at. It then progressed to a summit level interaction where a lot of geopolitical issues, geostrategic and issues that concern all of us in society were added on. And soon we added the third pillar of the G20 interaction, which is the citizenship charter. And in that what happened was a number of civil society organizations, NGOs, parliaments, business, women, youth became part of the movement. And as Ambassador Sajanhar said, at the end of the day, for any progress to happen in this world, we will need not only the commitment of the governments, but we'll need the commitment of the people themselves. And to generate this sort of enthusiasm amongst the people. And in some ways, I would say that the G20 presidency of India has been truly exemplary in this particular context, because the people's voice, people have been reached out to, their voices have been heard, and they have become participants of the process. You know, when we talk about the global south, which is another aspect of inclusiveness, for a very long period of time, the global south
was perhaps present in many of the chairs and tables of important decision-making processes, but their voices were not heard. They weren't adequately represented. And I think to bring this at an architectural, structural level through the Global South movement, to bring this at a people's movement through instruments such as the P20, the Business 20, the Youth 20, the Women 20. And I think that's the way the G20 movement is making this more and more democratized, as well as becoming more inclusive. And that's the only way forward, because we all have to be part of the process. We had, not to forget that we had more than 200 such events in about 50 locations and involving all sections of society, all sorts of groups. और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 के अंतर्गत P20 का महत्व भी इसलिए बढ़ जाता है कि संसदें जो होती हैं वो प्रतिनिधित्व करती हैं जनता की, संजय जी। और हमने ये देखा यहाँ पर जनता की भागीदारी की बात अशोक जी ने की है। प्रधानमंत्री ने जितने भी कार्यक्रम जो है लॉन्च किए, आयोजित किए, तय करने का प्रयास किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि जन भागीदारी उसके साथ ज़रूर जुड़ जाए। तो क्या एक उदाहरण पूरे विश्व के सामने पेश पहले ही किया जा चुका है और उसी का अनुपालन कहीं ना कहीं P20 के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर जब चर्चा की जाएगी उसमें किया जाएगा? आप अगर देखें तो हमारे देश का जो प्रोग्रेस का जो पाथ है वो हैज़ ऑलवेज बीन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंड इंक्लूसिविटी हैज़ ऑलवेज बीन उसका एक बहुत अहम पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, हमारा जो सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस है जिसमें प्लुरलिटी, डाइवर्सिटी है, और उसमें से हम लोग अपना जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको भी हमने एक बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। और इस बार आपने देखा कि हमारे लीडरशिप ने ऐसे मामलों को सारे G20 के सामने रखा ताकि भारत का जो एग्जाम्पल्स है जिसमें हमने खास प्रगति की है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो इंक्लूसिवनेस हो, चाहे वो वुमेन्स लेड डेवलपमेंट हो, चाहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सारों को हमने लोगों के सामने G20 में रखा है ताकि बाकी देश भी इस मिसाल को इस्तेमाल करके फिर आगे बढ़ सके इकट्ठा। Ambassador Sajanhar, talking about our civilizational experience, as he rightly mentioned, Sanatan Parampara has given a lot to the world. How can it be more contributory? I think in every area that we have been discussing under the G20 rubric, I think the contribution of India, first starting with the ethos, with the logo, with the title, Vasudhaiva Kutumbakam, looking at the whole world as a family. So not looking at the clash and the confrontation between the different countries, but cooperation and collaboration and partnership between the different countries. And this is also symbolized in the title again, One Earth, One Family, One Future, because all of us have to live, have to survive. So it is better for us to cooperate rather than to get into conflicts and try to destroy each other. And if we are a part of a same family, a single family, then all family members are looking after the interests, caring for the interests of each other, rather than trying to bring the other people down. And of course, since we are one family living on this earth, we have a single future. And if we have that future, it is better for us to cooperate, to create that future, to construct that future. And I think in every other sense of the word, if we were to take some of the major themes, we've been discussing about climate change. Of course, our Vedas speak about the fact that you have to preserve the environment, even as far as the flora and the fauna are concerned. They are also considered to be a part of our own existential structure. If we talk about women-led development, gender equality, women-led growth, I think whether it is in our own civilizational heritage or even in our current day times, by passing the Women Reservation Bill of 33%, I think India not only talks, but it walks the talk. And I think this is what it has demonstrated. The next, in terms of, what Ambassador Bhattacharya very correctly said, in terms of the digital infrastructure that we have created, the digital public infrastructure, and the India stack that we have created, and India has offered it to the whole world like a global good. And so I think India has also tried to demonstrate to the world
that when India grows, it is not only for its own benefit and its own advantage, but it is to take on more responsibilities and to benefit other members of the world. And in that context, bringing the global south fair, full and square on the platform of G20, I think that also is a huge achievement that the Indian presidency has offered. I think India has set such a, what you mentioned just now, Sheetal, about the fact that 200 meetings in 60 cities. I think India has set such a high bar for other countries who are going to take up the presidency after us, that it's going to be very difficult, if not absolutely impossible to. जी हाँ, और ये बात जो है ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष जाते जाते कह के भी गए हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है उस बेंचमार्क तक पहुंचना जिसको स्थापित किया है भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में। लेकिन यहाँ पर आपने महिला सशक्तिकरण की बात की और महिला सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व में किस तरीके से वैश्विक विकास हो रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया जाने वाला है। लेकिन हम एक बड़े विषय की बात करें तो इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इस पूरे वृद्ध कार्यक्रम का एक बड़ा विषय है। और उस महिलाओं के संदर्भ में भी देखें तो प्राचीन काल से ही हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार थे। बीच में जो कालखंड रहा उसमें हम गुलामी का कालखंड कह सकते हैं, उस दौरान थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव पड़ा। लेकिन जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए और आज़ादी मिली, हमने तुरंत ही समान रूप से महिला और पुरुषों को मताधिकार दे दिया। जबकि जो आधुनिक और जो है विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं वहाँ पर महिलाओं को मताधिकार हासिल करने के लिए एजिटेशन करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। इस जो है बिंदु पर भी कहा जा सकता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और वो स्थापित भी होता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसको आपने बिल्कुल सही कहा। जब भारत ने जब आज़ादी पाई तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के जो फोर फादर्स हैं जिन्होंने इसको क्रिएट किया, जिसको कंस्ट्रक्ट किया, उसमें उन्होंने महिलाओं को बिल्कुल वही दर्जा दिया, बिल्कुल वही अधिकार दिए जो कि पुरुषों को दिए गए हैं। और ये मैं समझता हूँ जो एक पूरी दुनिया के लिए भी मापदंड स्थापित करना था। ये केवल ऐसा नहीं है जो केवल विकासशील देशों के लिए, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया प्रतिबिंब जी, जो बहुत सारे जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार है, वो भारत के बाद मिला है। वो उनको काफ़ी उसमें संघर्ष करना पड़ा, उनको एजिटेशन करनी पड़ी, तभी उनको यह अधिकार मिला है। तो भारत के जो हमारे संविधान के जो जिन्होंने बनाया है उनके मानस पटल पर यही था, जो हमारी पुरानी धरोहर है, सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, जो महिलाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से वही स्थान मिलना चाहिए, वही सम्मान मिलना चाहिए जो कि पुरुषों को मिलता है। और ये हमारे लीगल स्टैट्यूट्स में वैसा है और इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी हद तक, जैसे मैंने अभी बताया, वॉकिंग द टॉक, जो हमने 33% की जो रिजर्वेशन की है महिलाओं को लिए अपनी जो पार्लियामेंट है और अपनी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, तो वो उसका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा महिलाओं को आगे लाने में, उनका और जो कंट्रीब्यूशन है उसको भारत निर्माण में उसको पूरी तरीके से लाने में। शीतल, जो है एक पूरा कह सकते हैं साइकिल कंप्लीट किया गया है। जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, हमें वोटिंग राइट्स समान रूप से दिए, महिलाओं को भी दिए, और अब 33% संसद और विधानसभाओं के भीतर उनका प्रतिनिधित्व तय किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। We've come a full circle, Ambassador Bhattacharya. About vis-a-vis women emancipation, giving rights to them, equal participation. So it's not just a civilizational issue, it's also a development issue. When we came out of the colonial period in 1947, there was a deep realization in the Constituent Assembly as they were framing our constitution that we should look at ways that advance our culture and civilization, not only from the experiences of our own, but also from that we get from the rest of the world. But I think in the case of women's suffrage and of bringing equal opportunity to participate in the political process,
this was a significant step ahead of most developed countries, because as you know, in many of the developed countries, women got the right to vote much after it was granted in India. But this has been an old practice in India. There were democratic societies in ancient India. We know of tribes and communities in different parts of India in ancient times that had the democratic practice of electing their leaders who would then lead the community. And there was a sense of working for the community. They also say, for instance, that when you educate a woman, you actually educate the family. And that's one of the things that we learned, because as you know, at the time of independence, our literacy rate was very low and education was a very top priority for us. And when we brought about the programs that we have over the years of, of teaching the girl child, that was another step. So the empowerment of women that came about through the development and social processes in India required a better expression in the political sphere too. We have had this at the grassroots level. For instance, there were panchayats and other assemblies which had a representation of women which was there by law. But I think it was a very significant step for having the Women's Reservation Bill, which brings us about in our parliament as well as in the state legislatures. And this is going to be a huge progress for not just equality within the country, but for a better environment in which all progress together. जी, हम अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अमरेंद्र का रुख करते हैं, जो कि यशोभूमि में इस वक्त मौजूद हैं। अमरेंद्र, G20 के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे प्रतिनिधियों से आपने चर्चा की थी। अगर बात करें यशोभूमि की, P20 के दौरान क्या कुछ वातावरण है, क्या वहाँ की हॉस्पिटैलिटी और वहाँ का जो दृश्य है उससे अभिभूत हैं आने वाले डेलीगेट्स और मेहमान, क्या है पूरा वातावरण? अमरेंद्र से तकनीकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर अशोक जी, यहाँ पर हम लोग अलग अलग बिंदु की बात कर रहे हैं। तो एक सत्र जो है महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ तो है ही, साथ ही साथ हमने देखा कि सतत ऊर्जा परिवर्तन, जिसका जिक्र आपने किया भी है कि बायोफ्यूल अलायंस जो है वो इस दौरान सामने आया और बहुत सारे और देशों ने भी इस अलायंस का जो है सदस्य बनने की जो है हामी जो है भरी है। लेकिन बात वहीं आ जाती है जब जो वैश्विक चुनौतियां अगर सामने आ जाती हैं तो उसको मूर्त रूप देने का जो कह सकते हैं वो संसदों पर पूरा दायित्व आ जाता है और उसकी चर्चा क्या P20 के अंतर्गत अलग अलग संसद के अध्यक्षों के बीच हो सकती है या होनी चाहिए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भाई जो हम ये बात कर रहे हैं बायोफ्यूल्स अलायंस की है या फिर और कुछ, अगर एग्जीक्यूटिव्स ने, गवर्नमेंट्स ने अगर कोई निर्णय लेने हैं तो ये बिल्कुल ही आवश्यक हो जाता है जो भी संसद हैं उनके थ्रू ये जाया जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। G20 और P20 एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि P20 एक एंगेजमेंट ग्रुप कहा जाए कि, और एंगेजमेंट ग्रुप्स बहुत सारे हैं G20 के तहत, जैसे सिविल 20 है, थिंक टैंक 20 है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत एंगेजमेंट 14 के आसपास मेरे विचार से एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं और उसमें P20 एक है। परंतु मैं समझता हूं जो P20 का महत्व इन सभी एंगेजमेंट ग्रुप से कहीं बढ़कर है, क्योंकि ये एक कंपोनेंट डिटरमिन करते हैं और P20 का जो स्थान है वो है संसद का और G20 का जो स्थान है वो है एग्जीक्यूटिव का। तो वो एक दोनों, अगर हम भारत के भी संविधान में देखें तो हमारे पास लेजिस्लेचर है, हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है और तीनों एक ही स्थान पर उनका एक ही राइट्स हैं, अधिकार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो P20 का जो स्थान है, जो महत्व है, वो बहुत ही अधिक है और एंगेजमेंट ग्रुप से। पहली बात ये। दूसरी बात, जो भी एग्जीक्यूटिव, जो भी कोई सरकारें अगर कोई निर्णय लेती हैं तो उसको अगर आगे ले जाना है तो वो वहाँ पर उनके लोगों ने उसको अडॉप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके लिए संसदों का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उनका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सब जो मुद्दे हैं जो हम बात कर रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की है, देखिए जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करते हैं, या विमेन
लेड डेवलपमेंट के बारे में बात, तो जो भी नीतियां बनाएंगी, सरकारें नीतियां बनाएंगी, उन नीतियों को पारित करने के लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए संसद अध्यक्षों का यहाँ पर आना, इन सब मुद्दों पर बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण जी जी, जैसा कि हमने कहा कि अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी यशोभूमि में मौजूद हैं। क्या कुछ वातावरण है, जैसे कि आपने G20 में बहुत सारे प्रतिनिधियों से चर्चा की थी, क्या किसी से बातचीत हो पाई है, क्या कुछ चल रहा है वहां? अमरेंद्र। प्रतिबिंब 2023 अगर कहें तो भारत के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक लीडरशिप की जो बात है वो भारत ने दिखाई है, चाहे वो G20 की प्रेसिडेंसी हो या P20 की भारत में अध्यक्षता। इसके बाद अगर बात करें कि जिस तरह से भारत का विश्व में बढ़ता कद है, उसको लेके सारी संसद के जो स्पीकर्स हैं और वहां से जुड़े हुए सांसद और प्रतिनिधि हैं, लगभग 188 प्रतिनिधि भारत में इस समय मौजूद हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बैठकर उन मुद्दों पर चर्चा होनी है जिसका सभी देशों से संबंध है। अगर बात करें G20 के देशों के विषयों की तो खासे अहम विषय हैं और भारत जिस तरह से लगातार उनमें लीड कर रहा है, खासा अहम माना जा सकता है। और जो आज का जो दिन है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो आज पहला दिन है और पहले दिन अभी थोड़ी देर पहले सारे डेलीगेशंस आने वाले हैं और जो यशोभूमि की जो खूबसूरती है, प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम जो वास्तव में जो थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर फॉर वन पार्लियामेंट, तो उसी को लेके रखी गई है। और जो इंडिया इज द डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसकी थीम पर भी यहाँ एग्जीबिशन है। और जो डेलीगेशंस आएंगे उनको जिस तरह से G20 में हमने लगातार एक साल तक बहुत सारे शहरों में ले आके उनको भारत की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराया, सेम उसी तरह की एक जो स्वरूप है और जो उस तरह की जो पहल है वो आपको P20 के यहाँ पर देखी जा सकती है। अमरिंदर, वहां पर आप लगातार बने रहें और कोशिश करेंगे, अपडेट लगातार आपसे लेते रहें। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शीतल। Absolutely, and Ambassador Sarjanhar, we were discussing about the sessions and different issues that will be taken up as we have been discussing accelerating SDGs, Sustainable Development Goals, and no poverty, zero hunger are the topmost. So where does the world stand today when we look at these top two priorities and what role India has and can be? If we speak about the world, unfortunately, not in a very happy place. Because, all the 17 goals of the SDGs, we started taking them forward in 2015, 2016. And we had a 15-year period to achieve them, to implement them. And I think we were making decent progress. Of course, needed to be more accelerated action to be taken. But then after that, we were in early 2020, we were struck with COVID-19. And that has been hugely regressive because when we see that there were so many lockdowns that were introduced in different countries, and particularly in developing countries, I think basically the problem there was, as far as developed countries are concerned, they had medication. Even when the vaccines came, they had the vaccines that they were able to vaccinate their people. As far as most of the developing countries are concerned, even medicines were lacking and the vaccines were also lacking. India, of course, through its own, it stepped forward and it provided gratis medicines during this period to more than 150 countries in the world. And we started our Vaccine Maitri initiative. We started vaccinating our own people, if you would recall, Sheetalji, on the 16th of January 2021, so within a year of this strike of the COVID-19. And on the 20th of January, that is within 4 days, we started supplying these vaccines again on a gratis basis. We started with our neighborhood, under our neighborhood first policy, to Bangladesh, to Bhutan, to Nepal and all the other countries. And by the end of it, we had supplied more than 300 million doses of vaccine to more than 100 countries. So I think India was one of the few countries which reached out particularly to countries in the global south, the developing countries,
to assist them in this particular aspect. And that, of course, the lockdowns, the fall in the economic development, economic growth, rise of inflation, rise of debt, the supply chain disruptions, that has had a very negative impact on the achievement of the two goals, the SDGs that you mentioned. And we have another conflict poverty, that's flared up. And now conflict in Russia-Ukraine, and now a few days ago, we've seen and there, if energy prices increase, if oil prices increase, those who are going to be the worst sufferers are the developing countries, because they have very little cushion to deal with these challenges. So this is a problem, but India still continues to march forward. It is over the last 9 years we have emerged from 2014 till now. We have become, from the 10th biggest economy, we have become the 5th largest economy, and we are likely to become the 3rd largest economy by 2027. And India, when it grows, it of course tries to make the other countries in its neighborhood and particularly developing countries to grow along with itself. सबका साथ सबका विकास, जी, as we say. और सबसे बड़ी बात यह है कि सतत विकास के 17 गोल की अगर बात की जाए तो उन सब गोल्स में से सबसे ज़्यादा काम कंट्रीब्यूट अगर किसी ने किया है पिछले कुछ वर्षों में तो वो देश है भारत। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपने वैक्सीनेशन की बात कही, इतना बड़ा चैलेंज था, पूरी दुनिया मान ही नहीं रही थी कि भारत ऐसा कर पाएगा, भारत ने ऐसा किया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों में भुखमरी का एक बहुत बड़ा विषय है, साथ ही साथ वहाँ तक खाद्यान्न की कमी का भी एक विषय है। लेकिन इस चुनौती को भी पार जो है भारत ने जिस तरीके से पाया है, और हम देख रहे हैं 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पिछले 4 बरस से हम लोग मुफ्त में भोजन मुहैया करा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक पूरा एग्जाम्पल है। संजय जी, क्या माना जाए? आप अगर देखें SDGs के मामले में, जैसे कि एम्बेसडर सजनहार ने भी कहा कि हमारा प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन as good as it should have been, और इसका ये डिफरेंशिएटेड प्रोग्रेस हुआ है। इन कुछ देशों में जैसे कि भारत में we've made more progress, कुछ और देशों में बहुत कमियां है। इस साल के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इसका एक बहुत थरा एनालिसिस किया गया कि कौन से ये बॉटलनेक्स है जिसकी वजह से हमारा ये SDG का अचीवमेंट जो कि हम 2030 तक हम लोग हासिल करना चाहते हैं ये किया जाए। और इसमें देखा गया है कि ख़ास तौर पे 2 मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्रायोरिटी देना चाहिए। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। और इन दोनों से हम जो पॉवर्टी और हंगर का जो प्रॉब्लम्स है इसकी और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा कोलैबोरेशन चाहिए। भारत ने जो कोविड के दौरान जो वैक्सीन मैत्री और बाकी मेडिसिन का भी जो मैत्री जो सप्लाई किया 130 देशों में, इससे निकल जाता है कि भारत का कितना अहम रोल है। और डेवलपमेंट में भी, जैसे कि नए मेडिकल प्रोडक्ट्स निकालने में, वैक्सीन्स डेवलप करने में, प्रोड्यूस करने में, इतने बड़े स्केल में हमारे यहाँ पे 2 बिलियन से ऊपर डोसेस लगाए गए और हमने बाहर के देशों में भी सप्लाई किया। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला रहता है जिसके बारे में हमने एक फूड समिट ऑर्गेनाइज किया। फूड सिक्योरिटी समिट इस बार पहली बार किया गया और इसमें जो अहम रोल होता है खाद्य का, और हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि फूड का कोई शॉर्टेज है ग्लोबली, लेकिन उसके सप्लाई चेन्स में बाधा हो जाता है, खासकर कि जब कोई नेचुरल कैलामिटी हो या कोई युद्ध का टाइम हो। आपको याद होगा जब यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उस समय, उसके बाद हमने एक फूड पैकेज का ब्लैक सी प्रोग्राम किया। उसमें भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था कि उसको आगे बढ़ाना और उसको हासिल करना। उससे भी काफ़ी देशों में भारत ने भी उस समय अपना ये जो एक्सपोर्ट्स होता है उसको लिबरलाइज कर दिया। तो फूड सिक्योरिटी के मामले में जो इस बार बात चर्चा हुई जो कि SDG अटेनमेंट के लिए था, एक था कि हमारा जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है उसको भी कुछ बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन साइकिल होता है उसमें जरा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस भी होते हैं और कमर्शलाइजेशन के वजह से वो डिस्टॉर्शंस होते हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भी
पानी का जो अवेलेबिलिटी है उसको देखते हुए हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है, जैसे कि मिलेट्स हम लोग ग्रो करते हैं, इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, और मिलेट्स एक उदाहरण है जो कि भारत में और काफ़ी देशों में काफ़ी हद तक बनता है, लेकिन और देशों में कुछ और देशों में शायद ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स होंगे जो कि लोकल है, जैसे कि कॉर्न हुआ करता है, सोरगम हुआ करता है। तो ऐसे प्रोडक्शन से, लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिवाइव करने से हमारे जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, और हमारा जो SDG का जो रियलाइजेशन का जो मकसद है उसको हम लोग और हासिल कर पाएंगे। जी, अगर बात करें अशोक जी, यहाँ पर सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, और भारत के लिए सत्र महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भारत ने नज़ीर पेश की है, वो एक उदाहरण बनकर सामने आया है, और हमने देखा कि G20 के दौरान अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने भी हमने जो अचीव किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर, उसका यहाँ पर आनंद उठाया है, लुत्फ़ उठाया है। बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ पर अभी भी वो इस क्षेत्र में उतना नहीं कर पाए जितनी उनसे अपेक्षा थी, लेकिन भारत ने एक प्रतिमान कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो प्रगति की है इसमें, और मैं कहूँगा ये सबसे ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जो भारत जूझ रहा था जब कोविड-19 पेंडेमिक था, उसके साथ जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, जो लॉकडाउन्स हैं, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है वगैरह, उन सब से भारत जूझ रहा था। उसके बाद तुरंत बाद ये रूस और यूक्रेन का युद्ध आ गया, उसमें भी बहुत चुनौतियां आई, परंतु इन सब चुनौतियों को साथ साथ भारत अपना जो रिफॉर्म प्रोग्राम है, रिफॉर्म प्रोसेस है, उसको उसने कहीं रोका नहीं। तो आपने अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की है, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो शुरुआत पहले थोड़ी हो गई थी, उसको हमने आगे ले गए, परंतु उसके साथ साथ और भी जो रिफॉर्म प्रोग्राम्स हैं, GST हुआ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हुआ वगैरह, आर्थिक क्षेत्र में इसको हमने आगे चलाते हुए रखा। परंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने में अगर एक वो दो उदाहरण इसमें मैं दूं, जो पहले ये कहा जाता था भारत में जो भी सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट जो दिया जाता है, अगर ₹1 का सपोर्ट जाता है किसी के पास, गरीब आदमी के पास, तो जो 85 पैसा है, 85% वो बीच के मिडिल मैन में ही खत्म हो जाता था, और आखिर तक वो केवल 15% पहुंचता था। अब जो हमने ये डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, उसमें 100% का 100% डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में जाता है। तो चाहे ये हम जनधन योजना कहें, जैम योजना कहें, आधार में जो हम लेकर आए हैं सभी अपने पूरी जनसंख्या को, और उनको जो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन उसमें लाए हैं, तो मैं ये समझता हूँ पूरे विश्व के लिए ये एक उदाहरण है। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रतिबिंब जी, जो इसमें जो बहुत ही विकसित देश हैं वो भी इतना ज़्यादा योगदान नहीं कर पाए हैं जितना कि भारत ने किया है। और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ से डेलीगेट्स आए, वो बिल्कुल आश्चर्यचंभित थे। जो हमने वहाँ पर जो किया, उनको आई थिंक 1000 रुपीज़ का आपने उसमें उनके मोबाइल सिस्टम में पेमेंट दिया और आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया का 46%, 46% जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं डिजिटल, वो भारत में। बिल्कुल, and it's not happening in the developed countries even. Total transformation to cashless economy has been such a marvelous achievement for India, almost total. Absolutely. I think this has been one of the most remarkable transformations that we have seen in current days. So much so that many countries in the developed world are now adopting some of these practices. There has been a lot of collaboration also in this. Essentially, the digital platform infrastructure consists of 3 components. The first is one in which there is an identity provided to each individual that is going to be part of this ecosystem. The second is to provide a means through which you can have a digital interface for financial transactions, and this is the UPI that is there. And the third is to link a number of services that can then
link on to this broader network. And these could be very diverse. It could be in the commercial retail sector. It could be in health, for instance, in Ayushman Bharat, or it could be in other kinds of services that are also important, public services. And essentially what this does is it improves the efficiency of governance and public policy implementation to a degree that you have a more seamless flow which will then enable these transactions to happen. For a developing country like India, which is also very closely integrated with the global system, it is important for us not just to develop these for ourselves, but also to integrate these with our partner countries. And in recent times, as you know, in parts of the European Union and in our broader neighborhood, in Southeast Asia and ASEAN countries, in the GCC countries, we've seen a great high level of interest in adopting some of these practices. Digital public infrastructure will provide us with that efficient, transparent, and in many ways, you know, it's also much less costly to do these transactions. And so for an economy like convenient us, this is for the common man. TPI is so much convenient for the common man, Ambassador Sajjan Hart. Yes, absolutely. You're very right. It's very convenient because it is seamless. Whenever these transactions take place, it is instantaneous. So it's very efficient. And at your fingertips. At your fingertips. It's transparent. So whatever is happening, it is happening in real time in front of you. So I think it has huge advantages, and you know, people don't have to wait for these transactions to be made effective. So in that sense, I think it has huge advantages. There were, you would remember, Sheetalji, that there were large number of doubts expressed, concerns expressed, whether we are going to be able to implement this, because after all, our infrastructure is not very robust. But still, we have been able to in spite of all these you know, misgivings, we have been able to implement this very effectively, and it has really become truly you know, our calling card as far as India's growth and development in the technological sector is concerned. एक विषय जिनके आप दोनों महारथी भी हैं, ये जो है वैश्विक विषय से जुड़ा हुआ भी है, आर्थिक पक्ष भी है, और उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स भी कहीं ना कहीं समाहित है। भारत से शुरू होकर खाड़ी देश होते हुए यूरोपीय देश तक एक कॉरिडोर बनाने का भी जो है एक प्रस्ताव यहाँ पर कह सकते हैं पारित हो गया है। उसको लेकर कितने चैलेंजेस हैं और क्या उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उस पर भी क्या चर्चा हो सकती है P20 के दौरान, अशोक जी? देखिए, मैं समझता हूँ P20 के दौरान उसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल में चर्चा शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये जो इनिशिएटिव है, जिसे हम कहते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ये वाला G20 पर्टिकुलरली का एक जो लीडर्स डिक्लेरेशन है उसका हिस्सा नहीं है। जैसे बायोफ्यूल्स अलायंस के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20, और ऐसे ही ये आईमेक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर दस्तखत हुए थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20। तो इसीलिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर ये ज़्यादा चर्चा शायद नहीं हो। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जो ये गेम चेंजर इनिशिएटिव है। दूसरा, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने भी ये इसके ऊपर दस्तखत किए, उन्होंने कहा इट्स अ रियली अ बिग डील। और जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने कहा था इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशंस। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये बहुत है, और ये बेसिकली उसको रिक्रिएट करेगा, उस सर्कमस्टांसेस को जो 2000 साल पहले इसके ऊपर बहुत काम होता था, जिसे स्पाइस रूट कहा जाता था। और ये इसको अगर लेकर आएगा, इसमें उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने कहा था जो 40% कम समय लगेगा जब अगर यहाँ से भारत से सामान जाता है यूरोप में, और ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होगा। इसके अलावा, कनेक्टिविटी के अलावा, इसमें ये एनर्जी भी बहुत वो होगी, एनर्जी लिंकेज भी है, और इसके साथ साथ डिजिटल लिंकेज भी है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु हमें अब आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं इजराइल और गाज़ा में जो हो रहा है युद्ध, जो वहाँ पर शुरू हो गया है, उसका प्रभाव यहाँ पर कैसे पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों ही इसमें मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये सऊदी अरेबिया से भी जाता है और इजराइल से भी जाता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन देशों के द्विपक्षीय संबंधों में, ये हमको देखना होगा और इसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा जो ये आईमेक कॉरिडोर कैसे आगे चलता है। संजय जी, हम भले ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करें और G20 भी इस टैगलाइन पर हुआ और इसको कहीं ना कहीं विस्तार देने की कोशिश P20 के अंतर्गत भी की जा रही है, लेकिन कुछ शक्तियां अभी भी लगातार ऐसी हैं जो इस सोच को, इस विचार को डिरेल करने का प्रयास कर रही हैं, और उसी का ये उदाहरण है क्या जो कुछ हुआ इजराइल के भीतर? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि ये वसुधैव कुटुंबकम के विपरीत है। वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि सबके लिए लागू है और वो सब इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये जो हमने देखा कि जो हालात है दुनिया में, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था, और G20 के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ ऐसे सुझाव दिए जिससे कि हम लोग एक पीरियड ऑफ होप इन द फ्यूचर बना सके। आप जो इजराइल और गाज़ा में हमास के बीच जो आप देख रहे हैं, ये कुछ और बहुत पुराना, इसका बहुत पुराना हिस्ट्री है। मेरे ख्याल ये P20 के दौरान शायद इस पे ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं होगी। जी, हम आपको बता दें कि जो तस्वीरें देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैं और ये मेट्रो स्टेशन की है, और मेट्रो के माध्यम से ये शो भूमि पहुंच रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं P20 शिखर सम्मेलन की। संसद टेलीविजन पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन की। मेट्रो के माध्यम से पहुंच रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष यशोभूमि, जहां पर ये वृद्ध शिखर सम्मेलन P20 आयोजित किया जा रहा है। और इस बीच हम बता दें कि हमारे साथ हमारी नई सहयोगी भी जुड़ गई हैं। टीना, बहुत बहुत स्वागत है। Hello viewers and welcome to this broadcast. Two more guests are joining us virtually on the program. Mr. Rajat Kathuria, Dean, School of Humanities and Social Sciences, Shiv Nadar University. Mr. Kathuria, thank you for your time. Welcome to Sansad TV. We also have Professor Madhav Nalpat, Department of Geopolitics and International Relations, Manipal Institute. Professor, delighted to have you once again with us on the broadcast to talk about the relevance, the significance of P20 and the possible outcomes. Perhaps, how do we look forward to P20 building up on what was agreed upon last month at the G20 summit? Mr. Kathuria, coming to you first. Last month, we saw how, through its inclusive, development-oriented approach, India managed to forge an unprecedented consensus, and we got the G20 New Delhi Leaders Declaration. A month later, how do you see the P20 forging a kind of, or to say, ushering in a new era of parliamentary cooperation? Because that's where it matters the most. The commitments will have to turn into realities through the parliaments. Absolutely. I think there has been no undermining of the long-term objective, Tina. I think because the G20 is not a short-term forum. It's a long-term platform where leaders make decisions about, or at least voice their opinions about what the aspiration should be in the long term. So, but this was unexpected. What happened last week was unexpected, and these are things with growing geopolitical tensions. I think this will happen. So the role of the G20 becomes even more cut out, and the role of the parliamentarians becomes even more cut out. But to answer your question directly, I don't think there will be an undermining of the objectives of sustainable development, of sustainable, climate, of inclusion, of using digitalization for inclusion purposes. Those will remain long-term objectives. But I think what has happened is that it's becoming even more difficult now to achieve those quickly. So they'll have to be delayed a little bit. There'll have to be many more discussions and debates amongst the parliamentarians, and I think dialogues among countries. And the good thing about the G20 is it provides a platform, even for very, very divisive, things, issues that we face in the world today. The G20 provides that platform, and parliamentarians and leaders and finance ministers, trade ministers, all of them come together. So that's the good thing about the G20 enabling this conversation.
the most divisive objective, the most divisive issue, obviously, is a war. I mean, economic polarization, protectionism is not as problematic as a war. And therefore, I think the platform of the G20 enabling the parliamentarians to come together and take softer stands on issues that divide countries, that divide people. I think the G20 and especially the parliamentarians forum, which creates opinion within their own countries, becomes so important. So I think this is an important time for the parliamentarians, for India to provide that platform for them to discuss, so that the economic and growth objectives of sustainability. रजत जी, हम आपको रोकेंगे और बता दें, अपडेट कर दें अपने दर्शकों को, लोकसभा अध्यक्ष यशो भूमि पहुंच चुके हैं और मेट्रो के माध्यम से वो यहां पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें संसद टेलीविजन पर हम लोग लगातार साझा कर रहे हैं। देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष मेट्रो के माध्यम से यशो भूमि पहुंचे हैं। वहां की सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं टीना। Absolutely. Another example of how, public infrastructure is so relevant in the times to come when we talk about sustainable living. This is one more example by the Lok Sabha Speaker that when dignitaries use public transport, it inspires the common man also to use these mediums. And in the times to come, when we talk about sustainability, this is the way to go. We've seen the Prime Minister do that more often, and now the Lok Sabha Speaker going to such a prestigious event, the P20 Speaker Summit that he will be chairing, and using the metro, the newly inaugurated metro to the Yasho Bhumi, which is the venue of the P20 Speaker Summit. अशोक जी, जो जिसका जिक्र हम लोग पहले कर भी रहे थे कि आधारभूत ढांचा भी मजबूत हुआ है G20 समिट से, और उसका भी एक जीवंत उदाहरण है जिसका जिक्र टीना यहाँ पर लगातार करेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो मुझे याद आता है, मेक्सिको के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है जो विकसित देश वो नहीं है जिसमें कि सब लोगों के पास गाड़ियाँ हैं जो जा सकते हैं, परंतु वो है जिसमें जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अच्छा है जो सबसे जो वहाँ पर अमीर लोग हैं वो भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ जो ये भारत में अब बिल्कुल सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ी से पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और हर क्षेत्र में हम देखते हैं जो हमने गति शक्ति का अपना कार्यक्रम बनाया है, हर क्षेत्र में पूरे देश में अगर जाया जाए तो हम देख रहे हैं वहाँ पर कितनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, एक बात है। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है जो हम सेकंड क्वालिटी वो कर रहे हैं। आप देखिए ये वंदे भारत जो ट्रेन्स चल रही हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी जो स्पीड है, उनका जो मेंटेनेंस है, वो बिल्कुल ही वर्ल्ड क्लास में है। फिर अभी हम देख रहे हैं जो यहाँ पर अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन आएगी, शिनकानसेन आएगी, जो जापान के सहायता से वहाँ पर निर्मित की जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखिए बिल्कुल ही काया पलट हो गई है भारत में, तो हो रहा है दिल्ली में हम देख रहे हैं जो किस प्रकार की जो सड़कें हैं, हाईवेज हैं, और उनका निर्माण हो रहा है और उनका प्रयोग हो रहा है। बहुत ही मेरे विचार से ये बहुत ही सराहना के योग्य है। खाली एक मैं चुनौती यही समझता हूँ, जो क्योंकि हमारे यहाँ आबादी 1.4 बिलियन है इतनी, तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना वो एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि हम बना लेते हैं अच्छी तरीके से, उसको लॉन्च कर देते हैं, पर आगे चलते हुए उसको कैसे मेंटेन किया जाए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है। उसके लिए हमको सॉल्यूशंस निकालने होंगे, उसको कैसे किया जाए, और मेरे विचार से उसके ऊपर बहुत विचार विनिमय हो रहा है, उसको कैसे किया जाए। परंतु जो हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है, और ये जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं जो ईज़ ऑफ लिविंग, जो लोगों की ईज़ ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाएगा, और हमारी जो आर्थिक प्रगति है उसको भी ये बहुत ही सशक्त करेगा। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उससे जो ईज़ है, जो एफिशिएंसी है कॉमर्स की, जो ट्रांसपोर्टेशन की, वो उसको बहुत सहायता मिलती है। लोग बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत एफिशिएंटली पहुंच सकते हैं,
और जो गुड्स और कार्गो है वो भी बहुत तेजी से पहुंच सकता है। You're right, and perhaps it is this ease of living, Mr. Bhattacharya, the kind of transformation we've seen in our country over the past few years. It enables, it enhances our international standing, perhaps convincing the world that we are able to do it. Despite being the largest populated country in the world today, we have been able to provide that ease of living to our people, and when we say it, we walk the talk. Oh, the infrastructure development in India has been truly phenomenal, and it's not just been in the transport and logistics sector, but it's also gone back in terms of what we provide for our industrial sector. The energy availability within the country has changed dramatically, and there's hardly any power cuts, for instance, that you see in many of the major areas. The development of industrial zones so that we can have production that can reach the people. Because what has happened is that our democracy and development, which have both been truly salutary and quite rapid, has provided people with a level of empowerment and aspiration. And therefore, what they aspire for is a much higher and better standard of living, primarily. In this globalized world, they are equally aware of what is available in the rest of the world. And therefore, the demand is for best of the world class category facilities in all these sectors. And I think India has been able to respond to that very, very effectively, making India one of the most attractive destinations for investments globally. So FDI inflows into India, the establishment of technology zones, the growth of the innovation sector and startups that you see around in India are all examples of what has happened because we've been able to address the fundamentals of how our economy and society wishes to progress. And I think that is very important because it's been an inclusive process, an endogenous process in which we have emerged from within and have brought in the best practices from overseas. और माधव जी भी हमारे साथ वर्चुअली लगातार जुड़े हुए हैं। माधव जी, बात करें P20 की, P20 के महत्व की, क्योंकि G20 राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ करता है, वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, लेकिन P20 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन फैसलों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं ना कहीं संसदों के माध्यम से होगा, तो इसलिए महत्व क्या बहुत बढ़ जाता है P20 का? देखिए जी, बात तो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो पीपल है, जनता है, और ये इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में पीपल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर बहुत ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो P20 इसलिए सिग्निफिकेंट है कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स पीपल एंड पीपल आर बेसिकली नॉट ओनली बेनिफिशियरीज, उन लोग के लिए ये डेवलपमेंट है और उन लोग डेवलपमेंट क्रिएट करता है। अभी बात तो है कि आप चंद्रयान के बारे में आप जरा सोच लीजिए। कई लोग कहते थे अरे ये तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का खास नहीं है, तो उन लोग क्या टेक्नोलॉजी कर सकता। और आप जानते हैं कि एक दो बार कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर में थोड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ कार्टून सब आ गया, बट चंद्रयान से ये दिखा दिया कि हाँ ग्लोबल साउथ है, बट ग्लोबल साउथ भी टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है। और चंद्रयान एग्जाम्पल है, जब यदि भारत एक चंद्रयान से साउथ साइड मून लैंडिंग कर सकता, तो सारे ग्लोबल साउथ भी कर सकता। तो सारे ग्लोबल साउथ में वो जो कॉन्फिडेंस मिला है भारत का एग्जाम्पल से, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप तो ठीक कह दिया, वासुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वो तो सही है। हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये जो मौसम में क्या क्या बदलाव होता है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि एक जगह में कुछ प्रॉब्लम होगा तो दूसरी जगह में असर पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से मैं तो एक दो थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स तो मैं पढ़ लिया हूँ। मेरे ख्याल से ये हमास का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो कॉरिडोर है भारत से और भारत से वेस्ट एशिया को, हाइफा पोर्ट से यूरोप को, ये कॉरिडोर को डिसरप्ट करना, और दूसरी बात यह है कि सऊदी ईरान जो रेकन्सिलिएशन हो रहा है,
जो रियाद और तेहरान के बीच एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये सब टारगेट करने के लिए हमास ने कर दिया। ये कुछ ग्लोबल पावर है जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा एक नया कॉरिडोर बना दे। उन लोग भी कॉरिडोर बना दिया है, एक नया कॉरिडोर, उनका कंपटीशन होगा। आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कंट्री बट इट इज ऑब्वियस। दूसरी बात यह है कि ये ग्लोबल साउथ, ये मिथ जो है कि ग्लोबल साउथ टेक्नोलॉजिकली इनकॉम्पिटेंट है, जी, ग्लोबल साउथ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, भारत तो 100% प्रूव किया ये तो बिल्कुल गलत है। और माधव जी, हम लगातार आपको बता दें कि गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। यशोभूमि में लोकसभा अध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं, मेट्रो का माध्यम उन्होंने अपनाया है। और हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने यशोभूमि की एक खास प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। क्या कुछ देखा उन्होंने, आइए आपको भी दिखाते हैं। Democracy has been guiding philosophy for India. Despite global challenges, India is the fastest growing major economy that shows that democracy can deliver. And we are right now at Yashobhumi, and on the sidelines of the P20 summit, an exhibition has been organized on India being the mother of democracy, showcasing India's ancient and participatory democratic traditions. I'll request my camera person to pan his camera a bit, showing 7,000 years of democratic ethos of India. Democracy is an age-old concept in India. As per the Indian ethos, democracy comprises the values of freedom, accountability, acceptability, equality, and inclusivity in a society that allows its citizens to lead a quality and dignified life. The Rig Veda and Atharveda, the earliest available sacred texts, refer to participatory institutions like the Sabha, the Samiti, the Sansad, and the last term being still in currency, denoting our parliament. The Ramayana and the Mahabharata, the great epics of this land, also talk about involving people in decision making. There are also found in Indian textual instances that the authority to govern is earned through merit or common consensus and is not hereditary. There has been constant discourse on the legitimacy of the voter in various democratic institutions such as the Parishad and Samiti. The Indian democracy is truly a festive proclamation of veracity, cooperation, collaboration, peace, sympathy, and certainly shows the collective strength of people of India. Reporting from Yashobhumi with camera person Dishan, I'm Kriti Mishra for Sansad Television. That Bharat is the mother of democracy is a reaffirmation that has been made by the Prime Minister time and again. He mentioned it, if you recall, in his Independence Day address. He also referred to it while he was addressing the US Congress earlier this year, and most recently at the G20 summit. The reaffirmation, Mr. Kathuria, if I may come to you, there is credible, sufficient evidence in our epics, in our scriptures, as our colleague rightly took us through that exhibition, showing us the kind of evidence that shows how democracy has been an age-old concept in India. But to understand from you, where did this narrative that Indian democracy has a Western influence come about, that we have been believing in for so many decades? Where did we lose that significance, that the origin of values, democratic values like equality, freedom, is something that originated first in India? Undoubtedly, and I don't think, Tina, we lost those values that were inculcated in the Indian civilization several years ago, several thousands of years ago. I thought they, because of foreign rule, especially the British rule, I think they got sort of subverted a little bit. But once the British left, which is the closest alien population that ruled us, I think after they left, I think democracy has flourished in India. And I think there's been so much writing on democracy. Let me give you an example of how economists look at democracy, especially Professor Amartya Sen. There's been a lot of conversation and narratives built in India that democracy actually undermines our development and our aspirations and objectives, because it leads to delays in implementation of policy and implementation of projects.
and there's so much of diversity. And of course, there is also gaming of the system where people, as Professor Nalapat was just saying, in the context of an international sort of war that has happened, is that there could be strategic gaming against the coming together of two countries. And if you take that narrative into, let's say, our domestic, conditions and domestic situation, you would see that democracy enables people who want to stop certain things. They can use the court systems, they can use litigation, they can use legal systems. But at the end of the day, it is still the freedom that people enjoy that is of value to them, the ease of living. And I think no Indian wants to sacrifice that or give up that in the interest of having a system which is very oppressive. And, there are various kinds of freedoms that people want. Freedom of expression, freedom from oppression, freedom of doing what they want to do within the framework, of course, of the Constitution. So just to answer your question, I think India's democracy doesn't happen in a day. Democracy takes thousands and thousands of years to take root. So it is already there, I think, within the Indian system, because that was the values that we liked, that we appreciated, and we wanted nurtured in our system. When the British came, as I said, I'm talking about the British because they're the most recent people who ruled India. There was oppression, there was subjugation, etc. But as soon as they left, I think democracy flourished again. And imagine a country that has just come out of colonial rule and has elections immediately, which means that you could look at those 200 years as an aberration, and then democracy has flourished again. I'm not saying the democracy is system, and some people have said there's no other better system than democracy. I'm not saying our democracy is perfect. When we look at our history, Ambassador, democracy is not a structure in India. It's a spirit that lives in the Indian society. The fact that 75 years on, now we are in a position to reclaim that lost glory, reclaim that role of India being the mother of democracy. What gives us the confidence? I think, Tina, the forefathers, who crafted our constitution, they were very clear that, we have to reclaim our ancient heritage, our ancient ethos of being a democratic state in which we promise freedom of expression, all the rights to the people, equality, justice to our people. I think that was very much foremost in the minds, and that is why it was sort of, and also giving equality of rights as far as voting is concerned to women, which is, something that came to many countries in the developed world much later than it did in India. I think we need to recognize, a couple of things that India has had, like in Greece, we had the city-states. In India, we had the Panchayati Raj system, and, that was the panchs are all elected, and they sort of, take in terms of the governance of the local communities, smaller communities, they would do that. But after that, there were periods of colonization, periods of subjugation. And so the first opportunity that we got was in 1947, when we crafted our own constitution and gave it to the people of India in 1950. But, the point that you raised, the question that you raised to Mr. Kathuria was very relevant, that, what the Western world has tried to project to India is that democracy was given by the West to India. It was a gift by the British. Not at all. If there was a semblance of democracy in India, the sort of violence against the manner in which, of course, the freedom struggle was fought under the leadership of Mahatma Gandhi, so in a non-violent way. But it would not have been sort of, so strong. The feeling of liberty and freedom and independence would not have been so strong if there had been some elements of democratic governance in India. They were not there at all. India was treated as a colony in a mercantilist manner that, just to give you an example, when the British came here in the 18th century, India contributed about 25% to the global GDP, to the global trade, to the global riches. When they left, we were barely 1.6% of the global GDP. So India had been totally emasculated
to the benefit and to the advantage of the British. And no better example than the fact that 3 million people in West Bengal died of famine in 1943 when Winston Churchill took away all the grain and the wheat and the foodstuff from here to Europe, although it was not really required there at that time. So I think this is a narrative that is being created, that has been created by the West, that it was the West that gave democracy to India. Not at all. I think India was reclaiming its old ethos, and that is what we can see. And we are glad that it's being countered now through multiple diplomatic efforts, Ambassador. The fact that there have been several events globally, it's being spoken about at the highest level. We've heard the Prime Minister raise it at several occasions. The fact that this is something, apart from the fact adding value to India being the largest democracy, also the fact that India is the first home to all of these democratic values that we are not now talking about. How is it gaining traction worldwide is something that we would I think that's very important, because for me, democracy is a set of values that the people and the state subscribe to. It's a set of processes that are established, and there's a legal system that provides that. And thirdly, there is a set of institutions that guarantees this process. Secondly, democracy for me is also a living organism. You know, it constantly evolves over time. So we've had very ancient practices, whether it was at the village level or the Janapadas, or, you know, there were communities that were actually democratic in the sense that they would elect their leaders who would, it would not hereditary necessarily. So it's really a combination. And I think what has happened over time, particularly after the Age of Enlightenment in Europe, that there was this sense that anything that the Europeans do is the only gospel. But actually the world is much older than the Age of Enlightenment, and there was enlightenment in this world before that particular period in Europe. And I think with the coming of India back to its own moorings, there is a certain sense of Oriental or Eastern cultures coming about. And you would see that in our neighborhood as well, though of course the Chinese have gone a very different way today. But you know, there are these practices of the East which are extremely important to understand, because in many ways the development of the West was largely influenced by the developments of the East. And of course there was this period of emasculation during which many of these values were lost. So today, when we are regaining our position in the global stage, and I think this is constantly a struggle, because at the economic level, it is true that we are developing at the fastest pace as a major economy. Our share in the global GDP is becoming more. So today, India needs the world and the world needs India. But I think at the political level, the struggle is much more intense, because it is very difficult for any country that is already in a position of power to share it, forget ceding power. So even to share it is difficult. But I think when we look at the future, and that is what technology does, a lot of the technology that is developed and generated is still in the so-called Western world. And once that begins to shift to the East or to India in a much larger way, we will see that these balances will begin to readjust themselves. So today, for instance, when you look at multilateral institutions, which have been actually playing a wonderful role ever since the end of the Second World War, but have today kind of lost their relevance. And the reason why they have is because they no longer can correspond to the contemporary realities of the world. And their inability to adjust or reform, as we've been asking for, is one that is making them more and more redundant. So there is need to bring about these changes. And one of the things that the G20 also does is to bring about this democratization of the global structures, whether it is the political structures like the UN and its bodies, or whether it's the financial structures like the World Bank and IMF and others, the MDBs, so that there is greater participation. And that's what democracy is. And I think in many ways we've been able to put the foot in the right shoe once again. जी हम बात कर रहे हैं कि आपको ये भी बता दें कि P20 संसदीय सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है वो हम बता दें कि कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं। उसमें संयुक्त अरब अमीरात में संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं। और हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों की संसद से जुड़े हुए
अध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। भारत पहुंचना उनका लगातार जारी है। ये है उनका ब्रीफ, उनका परिचय जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त संसद टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मिल्टन डिक के बारे में जानकारी। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं कियान पेंग सी, जो कि सिंगापुर में संसद के अध्यक्ष हैं। और ये हैं फ्रांसिस्का लूच आर्मेनगोल, जो कि स्पेन में कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज के स्पीकर हैं। आर्थर सेसर परेरा डी लीरा के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। ब्राजील में प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष हैं। बद्रिया इब्राहिम अल-शीही ओमान में राज्य परिषद के उपाध्यक्ष। इनके परिचय के अलावा जब इनका आगमन हुआ था और भारतीय रीति रिवाज से जब इनका स्वागत किया गया था, उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा करते रहे हैं संसद टीवी के माध्यम से। दुआर्ते पाशेको अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष। और अब जो आप परिचय देख रहे हैं वो जेवियर मैरोटो का है, जो कि स्पेन में सीनेट के पहले उपाध्यक्ष हैं। शिरीन शर्मिन चौधरी बांग्लादेश संसद के अध्यक्ष। और शिरीन शर्मिन चौधरी जब भारत पहुंची थी
तब उनका स्वागत सत्कार किया गया था, वो हम लोगों ने संसद टीवी पर साझा किया था आप लोगों के साथ। ये उनका पूरा परिचय है। देखिए, ट्रू लाइन्स ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि, आप देख सकते हैं इनका परिचय। So these were the profiles of the presiding officers of not just parliaments of the G20 countries, but also those countries that are invitee countries for the G20 this year by India. We'll go back to discussing what we were talking about earlier. Ambassador Bhattacharya mentioned about reforms at multilateral institutions, how it's the need of the hour. India has been pushing for it on several platforms. We have with us a member who was a part of the task force on reformed multilateralism, Professor Nalpad. And we'll understand from him what the G20 actually agreed, because this is something that had been on priority, Professor, for India. What is it that the G20 agreed, and how do we see it going forward? There's no question that the existing multilateral institutions are not representative of the new era. The 20th century was the age of the Atlantic. And you had on both sides of the Atlantic, those countries were basically very, very influential in global geopolitics. The 21st century is the age of the Indo-Pacific. And there, you have countries such as India, for example, that are hugely influential and very essential. I mean, the Prime Minister said very clearly, the Shangri-La Dialogue, that India wants a free, open and inclusive Indo-Pacific. So the point is, multilateral institutions have not kept pace with the changing situation on the ground. Take the UN Security Council, the country with the largest population in the world, a country with the purchasing power parity in terms of that, the economy is already the third largest in the world, and even by any other metric, will soon become, within a decade, the third largest in the world, is not a permanent member of the UN Security Council. So the problem is multilateral institutions are lagging behind, first point. Second point is what I had mentioned about the global south. In India, we have shown through Chandrayaan and through various other programs, including showcasing all the different towns and cities of India, across India, to the G20 delegates, that a so-called global south country can really function in a very effective manner. Right. And that example has been an inspiration to every single country. It's been a wake-up call to those countries that regarded the global south as not really very important or relevant. It's also been a means of encouragement of countries. And in that context, I want to say that Prime Minister Modi put special emphasis on getting the African Union into the G20. The European Union, very correctly, has been a part of it from the beginning, and the African Union deserves the same honor. And I'm happy to say, under the Indian presidency, that has happened. जी, और रजत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत जी, अगर बात करें P20 के संदर्भ में, संसदीय प्रक्रिया की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, तो जनता सर्वोपरि होती है। जो G20 में बड़े फैसले लिए गए, उनमें जनता की भागीदारी तय करने के लिए भी क्या P20 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, रजत जी आपसे। हेलो, आप मुझसे पूछे? जी जी, ठीक से आवाज नहीं आ रही आपकी। जन भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो
आप अलग अलग यात्रियों से मिलते हो तो उनका जीवन कितना कठिन परिश्रम और किस तरीके मेहनत करती है, सुबह जल्दी घर से निकलकर और शाम को घर पहुंचती है। ये हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण की ताकत है, नेतृत्व की ताकत है। So before we move to discuss the women-led development that the speaker was talking about, Ambassador, I'd like to take one reaction from you on the need to reform multilateral institutions, but the fact that the existing world powers, they are reluctant on sharing their power. Does it mean or does it threaten the relevance and the significance of the existing institutions such as the UNSC, and the fact that in the times to come, if it doesn't happen, if these reforms do not take place, the fact that countries like India and other developing economies will ultimately form groupings that will be more inclusive, more representative, and which will be more pro-people? Yeah, definitely. I think the effectiveness as well as the credibility of these institutions would be severely compromised and will be also challenged by countries if they do not reflect the realities. You know, Tina, I find it very ironic that these are the institutions, for instance, the UN Security Council, the UN, that they talk about democratization in the world, that, that is the best way to govern, that is the best way to go forward. While when they are talking about their own structures, they are anything but democratic. Right. They are really reflecting the times, the realities of 1945 in the post-World War. And then after that, there have been so many changes. There has been so much of transformation, political, economic transformation in the world. That is not taken into cognizance. That is not factored in. And the UN Security Council is, giving the special rights, special powers to just 5 members. Their position might have been at one particular level in 1945. Many of them do not enjoy that same level today. There are many countries, and of course, India is the foremost among them, which has grown, which has, in terms of the contributions it has made to the UN peacekeeping, to upholding the principles of the UN Charter. I don't think there is any other country that could be comparable. The influence that it wields in the world today, I think India is today a partner of choice for most countries. Also, we feel that if we want to find solutions to some of the most intractable challenges that the world today is facing, whether it is climate change, or it is the issue of peace and security, or it is the issue of development, or it is gender equality, I don't think you can get a resolution to any of these challenges without the active involvement of India. But what's surprising, Ambassador Bhattacharya, is that at individual levels, all the P5 countries have endorsed these reforms of multilateral institutions, except China, of course. Yeah. But when it comes to bring about those reforms, we see no movement. India has been talking about these reforms at least for a couple of decades, if I may recall. But there's no movement, actual movement, when it comes to reforming and on any positive movement. So what's holding back these reforms? Can one country hold back reforms which are the need of the hour and which the world desperately needs? So, I think multilateralism was very popular and effective at a certain point of time, but today it faces a real crisis. But that doesn't mean that we give up on efforts to reform the multilateral system so that it better represents the realities. There are different institutions, of course, as you can understand, and in many ways, since the UN or the WTO is not quite able to do its work, there are others that have come up, for instance. For instance, the G20 itself is a plurilateral grouping that has emerged out of the G7, G8, because economic decisions, which were largely concentrated in the G7, G8 at a certain point of time, could not really represent the way the economic shifts had happened towards Asia, and therefore we transitioned towards the G20. We also see, for instance, that at a certain point of time, when there was increasing frustration, the Global South came about. The non-aligned movement of the past, the Global South of today, are actually expressions of this. What has happened is that the world has become more multipolar. The shift of gravity, both economic and geostrategic, towards the Indo-Pacific.
We also see that there are rising aspirations amongst the newly emerging economies in Africa, for instance, and these are not adequately represented. So while the Charter of the UN is today seen as a restrictive document and is used by certain members, particularly the permanent members of the Security Council, to blockade the progress towards the true reforms of this, I think what is happening is that the democratization process in the global community is moving at a different pace, and therefore this dichotomy will have to be resolved by the UN itself. The WTO, another organization which is truly multilateral, has been unable to respond to the challenges of the changing economic paradigm. And therefore what we have today is a range of FTAs and regional trading agreements which have replaced what the World Trade Organization was supposed to do. The IMF, World Bank, for instance, have been unable to respond, and therefore we see a mushrooming of other MDBs, some of whom are sectoral, some of whom are regional, who are responding to the needs of the hour. So you will, at the one hand, find democracy gaining grounds through alternate organizations and institutions, but at the same time putting pressure on the old, that unless they reform, they will truly become irrelevant. So they risk, these countries who blockade such moves towards true reforms actually risk becoming irrelevant themselves. जी हाँ, रजत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, बात करें, 4 अलग अलग महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे 2 दिन के भीतर, जिसमें एक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव वाला भी एक सत्र है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है। जी बिल्कुल, अगर इंडिया का कोई सक्सेस स्टोरी है, जिसे कहते हैं पोस्टर बॉय है, वो डिजिटलाइजेशन और डिजिटल है, और इसमें हिंदुस्तान ने काफ़ी इनोवेशन भी किए हुए हैं, और ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसने सर्व किया है हमें, क्योंकि हमने जो हमारी गरीबी, जो हमारा देश पिछड़ा हुआ है, डिजिटलाइजेशन से वो जल्दी लीपफ्रॉग कर सकता है। तो ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है हमारे लिए। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम विकसित देशों की गिनती में आ सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है, ये अभी हमें बहुत आगे इसमें बढ़ना है, और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी है, इंक्लूजन है। तो एक प्लेटफॉर्म सा हिंदुस्तान ने जो बनाया है अपने लिए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए भी हमारा जो इनोवेशन है, हमारी हम जो कर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम हमेशा वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स या वेस्टर्न तरीके अपनाने नहीं चाहिए, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम डिस्कस करते हैं G20 में या कोई भी मल्टीलैटरल फोरम में जिसका जिक्र हो रहा था अभी, उसकी लैंग्वेज जो है, उसका डिस्कशन जो है, उसके तरीके जो हैं, उसकी जो हम एपिस्टेमोलॉजी जिसको कहते हैं, वो भी हमें विदेशों से मिली हुई है, वो भी हमें वेस्टर्न देशों से मिली हुई है। उस नैरेटिव को भी, उस एपिस्टेमोलॉजी को भी हमें बदलाव करना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर हम वो बदलाव नहीं करेंगे, हम उसी लैंग्वेज में बात करते रहेंगे। और ये जो ग्लोबल साउथ जिसका जिक्र हो रहा था, प्रोफेसर नालापाट कर रहे हैं, हमें इससे हमें बेदखल हो जाना चाहिए कि हमें इसके कुछ और नाम दे देना चाहिए, इसका नैरेटिव बिल्कुल बदल देना चाहिए, क्योंकि साउथ में तो बहुत विकसित देश भी हैं, ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर ले लें। तो मैं आपके प्रश्न का वापस जाता हूं कि डिजिटलाइजेशन में हमने ऐसा क्या किया है जो बाहर के देश भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड इवन developed countries can actually implement some of the platforms that we have built. और हमारा एक जो प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ है, जैसे हम ये कह रहे हैं DPI जो है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर आप देखें विदेशों में ये अडॉप्ट हो सकता है, लेकिन वो चाहेंगे नहीं, वो ब्लॉक करेंगे इसे, क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल प्लेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बहुत कमर्शियल सक्सेस पाई है, वो इसको नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसकी मोनोपोली जो है ये थोड़ा कम कर देगा और अंडरमाइन कर देगा। तो इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, इसमें लोग ब्लॉक करेंगे, लेकिन ये सिस्टम जो हमने डेवलप किया है हिंदुस्तान में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये ना कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, बिकॉज जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत सहायता करेगा,
और हम लाइक माइंडेड कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो भी लीप फ्रॉग करें। तो इकोनॉमिक सक्सेस जो है हमारी, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो हम बात कर रहे थे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की, मल्टीलैटरल सिस्टम की, अगर हम इकोनॉमिक सक्सेस ना मिले हमें, अगर हम इकोनॉमिकली पावरफुल या स्ट्रांग नहीं होंगे, तो दुनिया हमें उतना सीरियसली नहीं लेगी। चीन आज जो इतना पावरफुल हो गया है दुनिया में, उसका बैकग्राउंड क्या है? आप देखिए कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद वो तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया था, लेकिन 2000 में जब वो WTO का मेंबर बना और उसकी पर कैपिटा इनकम अब बहुत बढ़ गई है, अब वो अपने पावर को एक्सर्ट करने लगा है। हमें उसी तरह करना चाहिए। हमें अपनी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंसंट्रेट करके, तो बाकी देश हमें ज्यादा सीरियसली और ज्यादा वो हमारी बात ज्यादा सुनेंगे। और एक माध्यम जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है एक माध्यम जिसे हिंदुस्तान ये कर सकता है, वो माध्यम डिजिटलाइजेशन है। बिकॉज इसके लिए हम माने जाते हैं। हमारा 91 के बाद लोग हमें जब देखते थे एयरपोर्ट पे मिलते थे, मुझे याद है मैं एक एयरपोर्ट पे किसी से मिला, उसने मुझे पूछा आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं क्या? तो उसमें एक उनके जहन में बात ये बैठ गई कि इंडिया कंप्यूटर में बहुत पावरफुल है। और अब हमें इसको और फैलाना चाहिए, नॉट ओनली कंप्यूटर्स एंड सर्विसेज, बट हर माध्यम में हमें ये दुनिया को दिखाना है कि हम हर, जैसे प्रोफेसर नालापाट कह रहे थे, हम चंद्रयान को, हम मून पे, चांद पे जा चुके हैं। हमें अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस और मिलेगा, हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, और देन वी विल बी एबल टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जो यूएन की ब्यूरोक्रेसी है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। जैसे किसी ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी हैज अ वे ऑफ insatiable appetite of perpetrating themselves, और ये जितना कर सकें वो करेंगे, वो अपने पावर को छोड़ेंगे नहीं। तो You're जब right. तक हम It is this success story in digital transformation that has perhaps for the first time led to a description of DPI being formally adopted by a group of countries at the G20. Professor Nalapat, the next big step then is how do we adopt DPI as an accelerator of SDGs? That is another key priority that India has been talking about. On the SDGs, we are lagging behind massively. On the time period, we've crossed the halfway mark. But when it comes to the progress, we are around just about 12%. So if we need to advance the SDGs, DPI is going to be a key enabler. See, the fact of the matter is that there has been a tremendous effort over the last 6 or 7 years to ensure that the digital economy penetrates into every corner of India. So now, whether you're seeing health services, you're seeing education, you're seeing, even basically knowledge of history and culture, all this now, the digital infrastructure is serving the country across the country. Now, when you see the example of India, and when you see the example that Indian farmers are benefiting, that Indian workers are benefiting, that Indian professionals are benefiting, those who are patients are benefiting, those who are students are benefiting, then I think that example is a very powerful example. That's the first point. Second point is India is a very huge market. And the reason why, as has so correctly been said by the previous speaker, there are certain monopolies that have grown up. They have grown up because their markets are very powerful and they try to lock those markets in. Now, the fact is that if you want to come to India, you will have to use some of these Indian systems as well. And that is an important point. I would like to make a point very clearly, and that is, as a country, we need to leverage the opportunities that we have. Unfortunately, so far the UN Security Council is concerned, we had opportunities to be a member, and we did not take advantage of those opportunities. China had a huge opportunity during the battle between the US and the USSR in the first Cold War. They grabbed that opportunity and took maximum benefit from it. I'm not saying that we should be opportunistic. We should be idealistic. But being idealistic, we should also be realistic. And I think what we are seeing today in India is a growing sense of realism. And if I may say so, people who have heard terrible things about India, when they come to India, when they see the reality of India,
all of us living and working together in a harmonious manner, then I think that is the best example of all. So frankly, the best example is people-led development, especially women-led development. And when you see that happening in real time, in the country with the largest population in the world, a country that has correctly been said, accounted for less than 1.5% of global GDP when it became free, and yet a country that had the confidence to give universal suffrage to all its citizens, irrespective of education, irrespective of income, irrespective of any other consideration, they did that. And that courage that is being shown in today's India, for example, that courage, I think, is serving as an inspiration, not only to countries that are per capita income is not significant, but also to other countries in the world, that you cannot ignore the rest of the world, that you need to bring the rest of the world along with you, because frankly, your opportunity will not succeed unless the rest of the world joins the opportunity. And that is where the mantra of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, is so important for the world, and how India exemplifies that. And that is why the Prime Minister Pratibim keeps asserting, yahi samay hai, sahi samay hai. So the right time to seize the opportunity that we may have missed earlier in the past. Ambassador, before we let you go, one quick comment from you on how India has expressed its commitment to bridge the digital divide through technology transfer, through digital transformation of the kind that we have seen in our country. But the question is, can it be done in a more inclusive way? Is there more that can be done to make it more trustworthy, to serve global good? Because there are several risks when we talk about the digital arena. Yeah, there are risks, of course. And, I think the biggest risk that the other countries have also been speaking about is data privacy. Whatever data we have, whether it is, the confidentiality is maintained, when we are talking about health, when we are talking about education, I think all these are. And so far, India has been able to demonstrate very effectively. There were all these charges that were earlier leveled against the Aadhaar identity, the unique identity system, that there are so many, there could be loopholes, and that data could be stolen, and that data could be misused by people. I think so far we have demonstrated very conclusively and very effectively that these systems are foolproof, even as far as, for instance, our voting machines are concerned, the electronic voting machines, because that is also based on the digital system. And there might have been sort of, some misplaced charges, but again, our, institutions have been very, very confident that these are systems that we have created that cannot be broken into. So I think as far as technology is concerned, we have put in front of the world a very good example. Of course, we need to be, as new technologies come up, because, for instance, whether it is AI or it is ChatGPT, and, and we see also around in the world this whole issue of fake news and disinformation that is coming up. So all these are definitely challenges, and the Indian system, like the other systems the world over, will have to stay alert to this, and to ensure that these are not misused in any form. So far, I think the going has been good, but we need to continue to be vigilant in this. यहाँ पर सतत विकास के लक्ष्यों पर भी को जल्द हासिल करने के लिए भी चर्चा होने वाली है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 17 बिंदु तय किए गए थे। 17 बिंदु में भारत ने अपने पार्ट में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है गत कुछ वर्षों में, लेकिन कुछ देश अपना कंट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं दे पाए हैं। तो क्या ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस चर्चा के तौर पर देखा जाए तो? संजय, मेरे ख्याल में SDGs का जो मामला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है जो कि ग्लोबल कम्युनिटी ने इकट्ठा बैठ के किया था, और हमने जो SDGs का नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसका जो अभी रिव्यू हुआ है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द प्रूफ इज इन मेकिंग श्योर दैट द पीपल आर मच बेटर ऑफ। And what the G20 has tried to do is to develop a mechanism through which more people are involved in the process. Inclusivity is one of the key elements of
of our objectives in the G20. To bring about greater democratization is another objective. And finally, I think the idea is to create a better world. We've not spoken about women-led development. That is something that will also be having a high-level session on during the P20. That's a distinct concept given by India of not just women being empowered, but they being the leaders of that empowerment, they being equal leaders, equal participants in the development that we want to see. How do you see it enabling India's G20 presidency? We are still holding the presidency, and at the end, the outcome, there will be a virtual summit as well in November, as the Prime Minister has promised. So women, of course, not only hold half the sky, but they contribute more than their proportionate share in terms of how society evolves and develops. And as long as we do not recognize that contribution, we will not be doing full justice to ourselves and our society. You saw the examples of when we've had our fantastic scientific achievements, our launches into space and into moon, how many of those participants, the engineers and the scientists behind that, were women. Right. And the beauty of it was not just that they're women, but they were, in a sense, traditional in terms of their attire and their accoutrements, but at the same time, they were most progressive in terms of their scientific temperament and achievements. And I think that's what the strength of woman is, because a woman not only binds the family together, she's not only the fulcrum of the society around which the family revolves, but is also a very, very important contributor towards preserving your heritage and building for the future. And I think in a country like India, which is so deeply ingrained in its civilizational experience, but that civilizational experience is only a stepping stone. It's a confidence that we've been there around for the last 5,000 years, we'll be around for the next 5,000 years, but how do we use that stepping stone? How do we incorporate the rest of what the developments around us? And women, of course, are going to be the most significant part of that. And in many ways, I think they haven't been allowed to play their true role. And I'm happy that this is now coming about. That necessary course correction is very needed. But you know, the fact that we followed up that concept of women-led development at the G20 by passing the crucial Women's Reservation Bill, 33% reservation for women in the Parliament and in the state legislatures. How significant is that move towards promoting the idea of women-led development? How will it resonate among especially countries of the developing world? Because in this development journey, India sees not just itself progressing, but countries majorly of the global south. So, you know, I think this is, of course, as we were discussing earlier, the Women's Reservation Bill has been an extremely important step towards the political representation of women. But also, we must recognize that this is something that has to go right down towards the grassroots. We've had reservation in some of the panchayat systems in the past as well, and the experience has shown that they have provided a much more transparent, less corrupt, and more development-oriented, more social-oriented progress in the areas that they have actually led. So I'm very, very optimistic that the example that India has provided through the Women's Reservation Bill will resonate not only in the growth and development of my own country, but will be an example for many others in the developing world. Where also, because of various prejudices, the women have not been able to play the due role. And we hope that this is going to be corrected in due course. Right. So we are now joined by my colleague Amrita. She will also be joining me in this telecast where we are discussing the significance, the relevance of the P20, which the 9th Parliamentary Speakers Summit will happen on the 13th and the 14th. Today being the preceding day, there will be a parliamentary forum on life, which is lifestyle for sustainable development. That's something that India has been focusing on, and we will continue to talk about how important sustainable development today is for the world. It's a multifaceted challenge that the world today is facing, and we need to take it seriously. We will be discussing it with a different set of panel of guests who are now joining us. Yes. I am pleased to welcome Dr. Rajiv Nayan, Senior Fellow, MPIDSA. He's joining us virtually. Mr. Jayant Das Gupta, former ambassador, and Mr. Sanjay Bharadwaj, Professor, School of International Studies, JNU. Welcome to all of you on Sansad TV on this special broadcast. Dr. Nayan, to you first. Your thoughts on the importance of the P20 framework within the G20.
How do you see the P20 actually taking forward the commitments that have been made by leaders of the G20 at the G20 summit last month? Well, it's quite important. Look, parliamentarians basically legislate on the subjects on which G20 summits had agreed upon. In the past also, in Bali also, after Bali, in Salman Sheikh, parliamentarians meet and they just try to, they discussed how to take forward all the goals set by the G20 in Bali. Similarly, this is also a continuous process. And in this continuous process, we have set in Delhi a very ambitious goal and several ambitious goals, you may say. So how to take forward all these ambitious goals? So in this regard, I think this meeting is very important. And many important parliamentarians are coming from different countries. Some are members of, or you can say part of G20, some are just invitees, and some are holding some very important positions in their respective countries. And others are also, of course, are important, but may not be holding those important positions like presidents or vice presidents, but they are also influential in the decision-making process. So in that regard, I think this is a very important step taken by G20 Secretariat, and they are organizing it. They are going to showcase, like they are not just going to discuss on 4 items or 4 agenda items which we just flagged, but they are also going to showcase Indian democracy, and it is under a rubric, the mother of democracy. So this is also going to be very important. Plus, India has got very old philosophy of sustainable development. Even if it is in a different name, it has got some Sanskrit name. So, and it was recognized. So India is going to show light how it is going to help the sustainable development goals set by the G20 in Delhi, and the document, or you can say the declaration, whatever leadership declaration, had acknowledged that only 12% of the goals were on track. So in fact, they are going to discuss about how to bring all the goals on the track. So I think all in this regard, it is very important. The second is like public, how public digital platforms can be really made public. So Parliament is, of course, the symbol of people's aspirations, people's representation, and it also said how people can be made useful for people. So I think that is also public platforms will also be given a new direction in these meetings, and they will be exploring in 2 days. Yes. And our Prime Minister will also be giving a good guidance to all the parliamentarians how they can also take forward the goals. जी बिल्कुल, हमारे साथ जयंत दासगुप्ता जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। सर, आपको रुक करेंगे। आज प्री समिट की बात करें तो लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पे दुनिया मंथन कर रही है, जो कि भारत का मंत्र है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो लाइफ को अपने जीवन में अपनाना कितना ज़रूरी है, प्रधानमंत्री लॉन्च के वक्त भी कह चुके थे। लाइफ जो कि प्रो प्लैनेट पीपल की ओर आगे बढ़ाने की बात करता है। मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम इन्वायरमेंट को बचाने की बात करते हैं, लाइफ को अपनाना। पर्यावरण के संदर्भ में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कि हम अपनी जीवन शैली में जिस प्रकार से वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और इस संदर्भ में भारत की ओर से कहा गया है 3 R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। जी, तो एक तो कि अपने जो उपभोग की वस्तुएं हैं उसमें रिडक्शन लाने की जरूरत है, रीयूज करने की जरूरत है और रिसाइकिल करने की जरूरत है। ये एक पहलू। दूसरा पहलू है पर्यावरण के संदर्भ में कि जो चीज हमारे कार्बन उत्सर्जन को में वृद्धि करता है और बहुत ज्यादा उसमें एक इंक्रीज होता है, उसको घटाने की जरूरत है। तो इस मामले में जैसे छोटी सी बात है, हमारी ओर से प्रधानमंत्री जी ने मिलेट के पॉपुलराइजेशन पर बहुत जोर दिया, क्योंकि मिलेट कम पानी की खपत करते हैं। जी, मिलेट में आपका जो ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जैसे आप गेहूं में 3 पटवन की कम से कम जरूरत पड़ती है इरिगेशन की, मिलेट में कोई पटवन की जरूरत नहीं है कृत्रिम रूप से। तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप जीवन शैली बनाते हैं तो सस्टेनेबल, सतत
विकास के लिए आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इन सारी पहलुओं को लेकर के समावेश करके एक परिवर्तन लाने की बात करता है, जो सिर्फ भारत की ओर से अगर इसमें पहल किया जाए तो नहीं हो सकता है, सारे विश्व को इसमें जुटना पड़ेगा। You're right. The Life movement, for the benefit of our viewers, let us inform you, it's an initiative that was launched by Prime Minister Narendra Modi in June 2022. It advocates sustainable lifestyles, the need to safeguard the environment, and there is a parliamentary forum on the preceding day, that's today, of the G20 Parliamentary Speakers Summit. What this forum will provide the speakers is a platform to talk about sustainable lifestyles, the need to promote sustainable living. And Professor Bharadwaj, if I may come to you for your intervention on how do you see the parliamentary forum actually discussing an issue like this and how it's going to help in informing people, increasing awareness in the respective countries, and which will ultimately help in achieving the objectives of this movement? Yeah, thank you very much. Definitely, first thing, the parliament, any parliament is a sacred house in a way that makes the policy, destiny of any country or any part of the world. So it's very important pillar of democracy. Without parliament, without participations of the people itself, because parliament connects entire country in its decision making and policy making process. This is one thing. Second thing, that while India is moving ahead to have women representations in the parliament also, that's very significant, and that would give message to the entire world that see, India is looking forward to have 33% women in the parliament. Third part, since G20 had been very successful event in last month, so you can see that the implementation of any program, any decisions had been taken place during G20 is very, very important while it is deliberated, discussed in the parliament, because without parliament's approval, number of the decisions would not be taken place. There are 2-3 important initiatives that India is looking forward to have aware the entire world. In fact, particularly while I'm talking about what Ambassador Jayant also talked about, that the climate change and environmental, what the sustainable lifestyle, or you can say life for environment. There, India had been a driving force regarding the International Solar Alliance. That is one thing that India is looking forward to have more and more participations to join International Solar Alliance. The second important point is what it was G20 summit was taken, that biogas alliance. That is also some of the countries they have joined it in this mission, and particularly in G20, and they're looking forward to have more and more countries so that you can, because India's main focus is to how to go for energy transition from fossil fuel to non-fossil fuel, because cleaner energy is very, very significant for the life, for environment, and for the sustainable lifestyle and developments. The third very important point that India is looking forward have the blended energy. In fact, in the sense of promoting ethanol, mixed diesel and petrol for the country. That would also definitely look forward to have better lifestyle for the people. So by this parliament, ninth parliamentary summit of G20 definitely will bring awareness in entire world, particularly since it is happening in India, and this region had been very vulnerable in the sense of environment, or you can say having most affected by the climate change, particularly while you are going with the Sundarban and that the mangrove trees. That mangrove trees produce 3 times oxygen than the other trees, and to protecting the mangrove tree is very important, very significant. Can be highlighted that how we can reduce this global warming, and how we can protect the environment of the people, and how we can devise the increasing climate change hazard in the country. Second is very important. The number of the states in South Asia are island states, like you can see Maldives is there, and even
if 1 feet water will increase, 1/3 of Bangladesh would merge in the water, and the island of Maldives will go ahead. Number of the islands, like there were Numur Island already disappeared in that way. So it's very important aspects that the world community should know, that how the people's suffering will increase if we will really not going to implement. This is one aspect. Second is a very important point you have raised about the people to people connect, and there I think the digital divide, what the countries, South Asian countries, developing countries are facing, I think we have to meet this digital divide. Let the rural people also connected with the knowledge that has been disseminated, because what Japan was talking about, that knowledge divide is also there. So that knowledge divide between the developed world and the developing world is one thing. Technological sharing and or you can say innovation and research are very important, but within the country also, while we see the digital divide and knowledge divide is again very important. So while the parliamentarians will participate in this summit, because parliamentarians, we have the participatory democracy and they are connected with the grassroots level people, they are connected to everyone. So while the things would be discussed in the parliament, this would connect to entire country, all the sections of the society, because we have representations from all the sections. That's and an important point that you make, to entire Professor. world, because entire world's parliamentarians are also, like 20 countries parliamentarians are also participating. And particularly while I'll say about the African Union, after becoming member of this, that African Union will also be definitely aware what the India is looking forward to have better life, better environment, sustainable life, sustainable environment. जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे, समझा जा सकता है, और शायद इसीलिए बात प्रो प्लैनेट पीपल की कही जा रही है। टीना जयंत दास गुप्ता जी, जैसे कि विश्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर 8 बिलियन लोगों की जो कुल वैश्विक आबादी है उसमें से 1 बिलियन लोग भी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपना लें तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी लाई जा सकती है। जयंत दास गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? I am also not getting. मैं बोल रहा था, सुन रहे थे आप? आपका ही बात तो सुन रहा था। Okay. Ambassador, can you hear us now? Are we audible? Yes. So, जयंत जी, मेरा सवाल आपसे था, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, चूंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि अगर वैश्विक आबादी 8 बिलियन लोगों में से अगर 1 बिलियन लोग भी अपनी जो लाइफस्टाइल है दैनिक जीवन की उसको पर्यावरण के अनुकूल ढाल लें, जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन है उसमें 20% की कमी लाई जा सकती है। और शायद इसीलिए लाइफ को आम जीवन में उतारना इतना ज़रूरी है। और भारत की चूंकि परंपरा ही पर्यावरण हितैषी रही है, शुरू से हम पर्यावरण की पूजा करते आए हैं, इसलिए भारत इस कार्यक्रम को लीड कर रहा है और आज जो मंथन हो रहा है उसमें भी भारत की भूमिका अहम है। ये बात सही है कि जो प्रोजेक्शंस थे टेम्परेचर राइज के बारे में कि 1.5 डिग्री तक पृथ्वी इसका सहन कर सकती है, इतने वृद्धि तापमान में, लेकिन अब वो जो एक साल, एक वर्ष की बात होती थी, कभी 2070, कभी 2090 की बात होती थी, अब ऐसा लग रहा है जो जलवायु में परिवर्तन काफी तेज गति से आ रहा है कि वो 1.5 डिग्री का जो तापमान वृद्धि की बात है वो बहुत पहले ही आ जाएगी। इसलिए सभी देशों को सारे विश्व में इसके प्रति जागरूक होकर और इसके लिए एक सचेतनता, जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। सभी देशों के लोगों के बीच में, उनके सांसदों के बीच में, उनमें जो डिसीजन लेते हैं, चाहे वो कार्यपालिका में हो, चाहे संसद में नियम कानून बनाते हो, तो उनके माध्यम से एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। और ये कार्रवाई एक तो बड़े पैमाने पर जो आपके इनोवेशन है, नवाचार और आपके टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की बात है, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि अपने जीवन शैली में, अगर जैसे आपने कहा 800 करोड़ लोग बहुत जल्द ही हमारे अभी 800 करोड़ पहुंच चुकी है आबादी सारे विश्व की, उसमें से अगर 1 करोड़ लोग भी, 100 करोड़ लोग भी अगर इसको जीवन शैली में अपना परिवर्तन लाएं,
कार्बन उत्सर्जन के दृष्टिकोण से जैसे हम हर चीज में ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे देशों में अभी भी फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोयला हो, तेल हो, गैस हो, उसका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम जो ऊर्जा की खपत है उसको अगर कम कर सके अपने जीवन में, तो उसमें फॉसिल फ्यूल के यूज पर एक काफी ह्रास होगा और उसके चलते कार्बन उत्सर्जन कम होगा। राइट। भारत सरकार ने कई वर्षों पहले ही जैसे लेड आपके लाइट एमिटिंग डायोड के बल्ब के इस्तेमाल के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू किया था और इसके चलते जितने शहर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत हिस्से में काफी किफायती दर पर आपके बल्ब और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मिल रहे हैं। हमने जैसे हमारे घरेलू कामकाज में जरूरत पड़ती है, उन मशीनों के लिए 5 स्टार रेटिंग की 3 स्टार 4 स्टार कम ऊर्जा की खपत हो, तो ऊर्जा की खपत कम करनी एक जरूरी बात है। जी। दूसरी बात है कि अन्य जो हमारे जीवन शैली के अंग हैं, उनमें भी अगर हम अपना उपयोग कम करें, और इसमें देखिए जो रिड्यूस की बात होती है उसमें इस लिहाज से होती है कि बहुत सारे हमारे अनावश्यक हम चीजों को ले लेते हैं, खरीदते हैं या पैदा करते हैं या हम प्रस्तुत करते हैं अपने कारखानों में, और उसमें हम बाद में फेंक देते हैं। तो रिडक्शन की बात जो होती है, रीयूज की बात होती है, रिसाइकिल की बात होती है, इसमें ये सारी चीजें समाहित है कि आप कम इस्तेमाल कीजिए, जितनी जरूरत है उतनी जरूर कीजिए, लेकिन कम इस्तेमाल अपने कीजिए। दूसरी बात है कि एक चीज की जितनी लाइफ साइकिल है उसके लिए पूरे लाइफ साइकिल में उसका प्रयोग कीजिए। और तीसरी चीज है कि उसमें से आप अगर कुछ निकाल सकते हैं और उसे फिर आप रिसाइकिल करके दूसरे चीजों का सृजन कर सकते हैं, का निर्माण कर सकते हैं, तो उसको जरूर कीजिए। तो इन सभी चीजों से आप देखेंगे जीवन शैली में परिवर्तन के बहुत सारे पहलू हैं। तो ये एक अन्योन्याश्रय संबंध है इसका। जलवायु परिवर्तन की जो एक नीचे की ओर जो गति बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए, उसको नई दिशा देने के लिए ये बहुत जरूरी है जीवन शैली में परिवर्तन। You're right, and perhaps that's why India has initiated several strategies over the past few years to adopt, to promote lifestyle for environment. And if I may come to you, Dr. Nayan, the fact that we've seen domestically how there are several efforts towards clean energy transition, towards sustainable living. But how has India's G20 presidency strengthened the LIFE initiative towards the fact that India believes in Vasudhaiva Kutumbakam, we believe in sharing the best practices? So does the G20 and the P20 framework give that platform to share the best practices, the best approaches that we have been seeing in our country and we would like to share now with the developing world? Yes, definitely. If you just go through or you just recollect all the efforts made by India during the preparatory time, or you can say during the preparatory months or events, you will find that it tried to strike a balance, or it did not try to just impose its philosophy on them, but it just presented India's philosophy about energy conservation, how sustainability is practiced, as you say, in India in the ancient time also, and currently also in some parts of the country, and we are also working on that. So when the declaration was made last month, then it tried to just synthesize, or it tried to include all the practices, all the ideas about how a clean, sustainable, just, affordable, and inclusive energy transition takes place. So you can find many adjectives used in the declaration about the energy transitions. So in fact, all the transitions or all the adjectives you can, if you try to understand, reflect the various philosophies of different country and their urge to work together and how to make it an integrated approach towards energy policy, or you can say sustainable energy goals. So in that they recognized that there could be
multiple resources. There could be multiple ways to have climate objectives. I just now told that how the carbon emissions can be minimized, and this is also one of the objectives of the ongoing effort of Sustainable Development Goals number 13, that how climate change is not affected by misuse of different energy sources. This is a difficult task, no doubt about that. But efforts must be made to that. And another important point is that there should be uninterrupted flows of energy from various sources. So there could be, and in that regard, this even in nuclear energy, it has been mentioned, hydrogen has been mentioned, and in nuclear energy, although it is still being debated globally, how new modular reactors, small modular reactors can be tried. Although some say whether it is economically viable or whether it has got higher cost because it is it can provide a very small amount of energy, but it may have higher safety and security costs. So these are being debated, but it is found valuable, useful, important for a smaller grid countries or a smaller grid area within a country also. So all kinds of sources, all kinds of resources have been explored. Even they talked about investment, creating a global market for energy. So they tried, as this I'm doing, just they try to bridge different gaps. Like many are saying that, okay, if you don't have a market, then how are you going to push all the ideas, all the sources, all the resources of energy? So G20 became a platform to discuss and take forward those ideas. And I believe that in the Parliamentary 20 meeting also they are going to discuss, and it is one of the items on the agenda of the G20 meeting. And they said there should be open, competitive, non-discriminatory and free international energy markets. So this kind of formulation reflects that different forces, different interests, and different levels of economies are to be reconciled. And in fact, G20, which is a platform of, you can say, established and rising economies, this has tried to provide some formula for that. And we are hoping that, yes, Indian experience, global experience, all will be there for accelerating production, utilization, development of resilient global markets for hydrogen produced from zero and low emission technologies. So all will be ammonia, and other issues also will be discussed here. And there will be issue of financing also, financing for developing countries, how they are going to intervene in the market if there is not proper low-cost financing available for them. Financing is an important aspect that you spoke about, Dr. Nayan. Let me take that to the Ambassador. Ambassador, the fact that India believes in having an approach, and something that India has been talking about, that no country should have to choose between development and between fighting poverty and fighting climate action. So the question here is, what are the kind of policies, programs that the G20 countries particularly will be needing in the times to come, especially the financing aspect that has been something that has been lingering on for several decades. So how do we approach that aspect wherein every country should progress but sustainably? I think you have raised a very important point. The issue is about helping those countries which need to have help on two fronts. One is the transfer of technology. Right. And the second is because the technology that will enable them to reduce their carbon emissions and to have a more sustainable lifestyle is available with the developed countries. So there has to be transfer of technology if the whole world is to take this thing forward. The second aspect is about financing, because mitigation, adaptation, everything costs money. And towards this end, a fund of about $100 billion was created in the Paris meeting of the United Nations FCCC meeting. Now, the issue is that in that fund which was created, the contributions from the developed countries, which were to contribute primarily, was not according to the expectations, and it fell far short of the target. So that is one of the things which
is thought to be now addressed through another parallel means, which is the reform of the multilateral development banks, which was also discussed in the G20, that by changing some of the norms, about $200 billion of additional funding would be available with the MDB. And this, a part of this could be used for climate financing, apart from, of course, poverty alleviation and other development programs in the global south. So there has to be, it is a meeting of the minds, and to understand that the problem is not your problem or my problem, it is our problem. Right. That the whole planet has to take it forward, that if India, for instance, does very well in reducing its carbon emissions, so there is a large continent, let's say Africa, which has now joined the G20 through the African Union. Now, many of those countries do not have either the technology or the financing, wherewithal to take this forward. So if they stay behind, the whole planet stays behind, and the climate consequences for the world will be affected very adversely by what happens in Africa. So everybody has to take the burden and then contribute. That is why India has for a long time been advocating the common but differentiated responsibilities concept. And it has found a large degree of support also from the developed countries. Common but differentiated responsibilities is not only about reduction in carbon emission percentages, but also about climate financing. That the less developed countries, the developing countries, they need support and sustenance, and that is where this whole thing will have to come together. And G20 is bringing it to a sharp focus. P20 is trying to use this forum to convince the parliamentarians and the presiding officers and the 50 parliamentarians who are going to also participate in this meeting about this requirement that it is not a particular country which is going to suffer. It is the whole planet that is going to suffer. And this is of a piece with the theme of this meeting, Ek Prithvi, Ek Parivar, Ek Bhavish. बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि ये विषय जो है, अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व का विषय है। डॉक्टर रंजन नयन, इसी सवाल के साथ आपके पास में आना चाहूँगी। हम जानते हैं कि भारत की अप्रोच जो है वसुधैव कुटुंबकम में है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है भारत। और इससे पहले भी जलवायु परिवर्तन पर जितनी भी समिट्स हुई हैं उसमें भारत की अप्रोच रही है कि चूंकि भारत सबसे ज़्यादा विकासशील देशों पर है, ऐसे में विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हो, और इसको उसी शिद्दत से करना होगा। ऐसे में अगर हम डेटा भी देखें तो भारत की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट आधा टन प्रतिवर्ष है, जो कि वैश्विक औसत से 60% कम है। वहीं वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट 4 टन है। ऐसे में विकासशील देशों की मदद के लिए और इस जलवायु परिवर्तन में सामूहिक सहभागिता के लिए जिम्मेदारी जो है विकसित देशों को उठानी होगी। देखिए, इस बात को इस G20 में भी अहमियत दी गई है। भारत पहले भी इस बात को मानता है कि एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए विकास में, और जिस तरह से हमारा जो जलवायु के प्रति जलवायु परिवर्तन हो या पर्यावरण हो, पर्यावरण देखिए हमारे यहाँ तो ईश्वर माना जाता है, पेड़ पौधे सबको, हम सबकी पूजा करते हैं। तो हमारी जो हमारे जो अपने संस्कृति है उसमें निश्चित ही इसके काफी अहमियत दी गई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अब इस किस तरह से दिन प्रतिदिन और विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसे प्रस्तुत किया जाए। तो इस चीज को लेकर भी भारत ने इस बार काफी जोर दिया, काफी बातचीत हुई, काफी विभिन्न देशों से भी बातचीत हुई, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे, वहाँ विशेषज्ञों से बातचीत की गई, और भारत ने माना कि अभी जरूरत है, जैसे आपने कहा, कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कराने की, जिसमें क्लाइमेट गोल को पेरिस एग्रीमेंट का जो शामिल पेरिस में जो संधि की गई थी, जो समझ थी, उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
और इसे एक जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि एक सस्टेनेबल वे में इसे आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने इस बार किया है कि इसको लेने के लिए कम से कम 5.8 से 5.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता है, जो कि 2030 के पहले तक माना जाता था कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इसकी जरूरत होगी। अब आगे भी इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस पर भी एक जो समझ आई है, जो इस पर के डिक्लेरेशन में बोला गया है कि यूएस का जो डॉलर का 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का प्रति वर्ष आवश्यकता होगी, जिससे कि क्लीन टेक्नोलॉजी को, स्वच्छ जो तकनीकी को बाय 2030 तक लोगों को पहुंच जाए, जिससे कि 2050 तक जो गोल है नेट जीरो इमिशन का, उसे उपलब्ध किया जा सके। यह देखिए एक एम्बिशियस भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे हासिल नहीं किया सकता है अगर सब लोग मिलकर इस पर काम करें। इसके पहले भी 2010 में भी डेवलप्ड कंट्री ने कहा था कि हम $100 बिलियन मोबिलाइज करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए हर साल, और 2020 तक उतना नहीं माना जाता है। फिर 2025 में भी उन्होंने कुछ कहा था कि आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। उसमें भी ठीक है, कुछ हासिल किया, कुछ नहीं हासिल किया, लेकिन इसे कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। और देखिए 2023 में हम इस पर काफी गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है और फंडिंग अरेंजमेंट्स कैसे लाया जा सकता है, किस तरह से जो भी नुकसान हुए हैं, चाहे हानि हुई है, उसको कैसे आगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बढ़ाया जा सकता है, विकासशील देशों के लिए, जिससे कि क्लाइमेट चेंज पर जो भी वो खुद वल्नरेबल है। अभी बात हो रही थी, अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की इस तरह का समस्या उसे पैदा हो सकता है जो जलवायु परिवर्तन होता है, तो निश्चित ही उसमें से कई देशों को तो नुकसान होने जा रहा है, तो उस नुकसान को भी ध्यान रखना होगा। केवल यह नहीं कहना कि विकास के मद में हम अपने पर्यावरण को न भूल जाए, और जो गोल हमने माना है कि एम्बिशियस, लेकिन हमने एक बड़ा ही से पारदर्शी जिसे लक्ष्य स्थापित करने की कोशिश किया है, जिसे कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल के रूप में हमने बांधा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 2024 में, और एक $100 बिलियन की बात इसमें की गई है। किस तरह से इसको आगे लाया जा सकता है, इसको कैसे समन्वित किया, इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि पेरिस एग्रीमेंट का और पेरिस संधि का एक तरह से अच्छे तरीके से कार्यान्वित हो जाए। और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में भी इसकी पारा 18 में इसकी बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज अपने कमिटमेंट को तो लाए और अपना डबल करे अपना कलेक्टिव प्रोविजन इसमें फाइनेंस को एक ढालने में, जो 1919 से लेवल है 2025 तक। तो इस तरह की कई बातें इस बार भी इन्हें दोहराई गई है, उन्हें याद दिलाई गई है, और हमें पूरा संभावना है कि जब सांसद बैठेंगे बाहर विश्व भर के जो G20 के प्लस जो भी बात कही 10 और देशों के इसमें सांसद रहेंगे, बांग्लादेश के भी सांसद पहुंच गए हैं ऐसा वहां से, और वो इस चीज को काफी जोर देंगे कि किस तरह से इसे पूरे के पूरे सस्टेनेबल गोल के रूप में, मल्टीलैटरल फंडिंग के रूप में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस के भी इसमें किस तरह से जोड़ा जा सकता है। लेकिन देखिए इसमें G20 में एक बड़ा जो प्रयास था कि किस तरह से निजी जो क्षेत्र है उन्हें भी इसे भागीदारी का, उनकी भी भागीदारी इसमें शामिल की जाए, और यही नहीं केवल क्लाइमेट चेंज ही नहीं, हर एक क्षेत्र में उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि महिलाओं के विकास में उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है, प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें कैसे लाया जा सकता है। तो इसमें क्लाइमेट चेंज में भी उन्हें लाने की बात की गई है कि जिस चलते एक इकोसिस्टम, प्रॉपर एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप हो और विकासशील देशों पर दबाव न पड़े, उनका जो सर्वाइवल की बात होती है, जो उनका अस्तित्व की बात है, उनके अस्तित्व पर भी असर न पड़े, साथ साथ ही उनके ऊपर बहुत दबाव भी न पड़े, क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर पॉल्यूशन जो भी अभी तक प्रदूषण किया है वो विकसित देशों ने अपने विकास के लिए किया है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक सामंजस्य हम देख सकते हैं कि आने वाले जो संसद 20 जो है पार्लियामेंट 20 की इस बैठक में हम देखें। बिल्कुल सर, लाइफस्टाइल की बात करें तो दुनिया भर में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है, और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत मांग में बदलाव से उद्योगों और बाजारों को धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने और संशोधित मांगों के अनुसार आपूर्ति खरीद करने के लिए प्रेरित करना है। भारत और दुनिया की मांग और आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित करके मिशन लाइफ का दीर्घकालिक दृष्टिकोण
बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सरकारी नीतियों में बदलाव करना है जो टिकाऊ, खपत और उत्पादन दोनों का समर्थन करता हो। और ये वो मिशन है जिसमें जन भागीदारी जरूरी है, सबका साथ जरूरी है और इसी से लाइफ के जरिए यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल बन के ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। मेरी सहयोगी शीतल राजपूत मेरे साथ जुड़ गई हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। Absolutely, Amrita. We're joined by Jayant Dasgupta, former ambassador. Ambassador Dasgupta, as we were talking in the morning, one of the pre-summit, meets is about lifestyle for environment. In other words, environment-friendly lifestyle. And that is the key to solving most of the climate-related issues and problems that the world faces today. How can this be taken up at a policy level, and what role does P20 play here? I think it has several dimensions. The first one is about raising the awareness of people across the world that we need to we need to put a curb on consumption, and consumption, especially conspicuous consumption which is wasteful, which is not really required, because this is not only a matter of individual choice, it is a matter of social responsibility, of collective responsibility, and not only of an individual or of a group of people, but of nations, that we need to reduce our consumption, starting with energy consumption. For instance, in the West, you'll find in certain countries very large houses and very large heating apparatus, and a lot of energy is consumed in keeping all the rooms and the corridors and basement, etc., everything warm. Now, that is really not required, and there has been research which shows that only the living area in which a person is moving around, that needs to be kept warm. So this kind of a thinking, that needs, the people across the world need to be sensitized that the individual's consumption, the society's consumption in a particular nation, that needs to be curbed. Essentials will not be curbed, but unnecessary consumption will need to be curbed. So that is the change in lifestyle, which I think Lifestyle for Sustainable Environment talks about. And it has other dimensions. I mentioned food a while ago, about millet. Millet consume very little water, and that too, most of the crops in India, for instance, we have rain-fed millet, and it can be cultivated 3 or 4 times a year. Whereas if you grow even wheat, for instance, it consumes a lot of water, which is provided through the use of electricity or canal water. And then rice. In northern India, we grow a lot of rice, which is unfortunately using up a lot of groundwater, which is causing environmental degradation, as well as utilizing electricity unnecessarily. In the rest of the world, in very few countries is rice cultivated using groundwater. It is normally surface water, rainwater, which is used. So this is the kind of lifestyle change that each country will have to bring about, tailoring its requirements and its consumption to meet new targets, which will have to be set internally by each country for itself. But that will be the contribution of the country to the global crisis that is looming large, and the whole world will have to face, is already facing in terms of very rapid changes in the weather patterns, in rainfall, in high temperatures, because in certain parts of Europe, the temperature this summer reached about 50 degrees Celsius, only certain parts. In India, we have seen one of the highest temperatures throughout the months of July and August and September in northern India. Now, all this is not sustainable. And if our agriculture does not keep pace with these changes in the weather patterns, then we will also be faced with a food crisis. So we have to change our food habits, for instance, choices, and the cultivation patterns to be in sync with what is happening on the weather front, and to be
adaptive. बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। Is about mitigation. जी सर, जी सर। संजय भारद्वाज, आपको मैं चर्चा में शामिल करते हुए सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइन का शुभारंभ किया, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश उस समय मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग तक ही नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक मूवमेंट है, जन भागीदारी का मूवमेंट, और प्रो प्लैनेट पीपल की जो हम बात कर रहे हैं वो दरअसल इस पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को अपने जीवन में, अपनी आदत में ढालना होगा, शामिल करना होगा। सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का विषय नहीं है ये। नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल उठाया। देखिए, हम ये देश है, ये बुद्धा की भी देश है। अब बुद्धा का जो फिलॉसफी था महायान फिलॉसफी, और महायान फिलॉसफी मध्यम मार्ग की बात करता है कि ऐसा ही नहीं कि एक तरफा डेवलपमेंट सारी जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानवता का जो दर्शन है उसको खत्म कर दे। यानी कि हमको बैलेंस करना पड़ेगा आधुनिकतावाद और परंपरागतवाद, या आप ये कहिए कि विकास और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बैलेंस करने की जरूरत है। और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बल देते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपने बात कही उसमें एक पहला जो पहलू आता है वो आता है कि हमारा जो अभी तक का अप्रोच रहा है एनर्जी मैनेजमेंट का, वो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच रहा है। स्टेट लेड इनिशिएटिव्स रहे, स्टेट ने अपना इनिशिएटिव लिया, अपनी ग्रिड बनाई, वो करी। उसको आज के दिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको रिवर्स कर रही है कि नहीं, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। यानी कि बॉटम अप अप्रोच में जो सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इरिगेशन और एनर्जी प्रोडक्शन में जब तक नहीं होगा, तब तक दो चीजें एड्रेस नहीं होगी। पहली बात, डेवलपमेंटल इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, और दूसरा जो क्लाइमेट का जो इशू उठा रहे हैं, हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि जो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस जो डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहे हैं, वो जब तक उनको ध्यान में, तो जब तक हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज नहीं करेंगे, कम्युनिटी अवेयरनेस को नहीं बढ़ाएंगे, ये समस्याएं समाधान नहीं होगी। यानी कि हमको डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज अप्रोच काम नहीं करेगा। और इसके लिए जो सबसे बड़ा पहलू है कि जो नहीं हो पा रहा है कि वो ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, बॉटम अप तक ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। जब तक हम ग्रिड्स को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए दो तीन पहलू मैं कहना चाहूंगा जो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत जो है, भारत के तीन तरफ आप देखिए कि समुद्र लगता है, इंडियन ओशन लगता है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में हम विंड एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितना विंड एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी सप्लाई आम जनता तक और उद्योगों तक नहीं पहुंच रही है। जो कि ग्रीन एनर्जी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं उसका कंजप्शन कम हो जाएगा अगर विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस की गई है वो ग्रिड के माध्यम से इंडस्ट्री और जनता हाउस होल्ड तक पहुंच जाए। दूसरा जो पहलू है सोलर एनर्जी। आप देखिए कि पूरा राजस्थान, आप जैसलमेर, बाड़मेर, पूरा क्षेत्र में जाइए कितना सोलर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। लेकिन चूंकि एक ही रामगढ़ एक ही ग्रिड स्टेशन है, उसके माध्यम से जो सप्लाई मैक्सिमम हो पाती है वही हो पाती है, पूरे आगे बढ़ नहीं पाती। तो मुझे लगता है उसके विस्तार की भी बहुत जरूरत है। जो तीसरा पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत क्या पूरा दक्षिणी एशिया नदियों का उपमहाद्वीप है, और इसमें जो नदियों का पानी फ्लो होता है, ज्यादातर पानी हमारा समुद्र में चला जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। मुझे जो लगता है कि अगर हम वाटर को ठीक से मैनेज करें, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि प्रचुर मात्रा में इसकी संभावनाएं हैं, चाहे वो नेपाल में हो, लगभग 75,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल में प्रोड्यूस की जा सकती है, 45,000 भूटान में, 35,000 हम नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। तो अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी ग्रीनर सोर्स होगा और वो वाटर का मैनेजमेंट भी ढंग से हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो एनवायरमेंटल थ्रेट जो मोदी जी बार बार कह रहे, मोदी जी जब नेपाल गए तो सबसे पहले उन्होंने ये बात 2015 की एक उन्होंने उठाया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। यानी कि जो पहाड़ का पानी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, हम उसको एनर्जी कंजप्शन और वाटर मैनेजमेंट दोनों के लिए उपयोग करेंगे। तो उनका जो शुरू से ही एक अप्रोच रहा है कि हम इस ग्रीनर एनर्जी की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ेंगे। और जो ये पार्लियामेंट्री समिट हो रहा है, जो P20 समिट हो रहा है, उसमें जो, क्योंकि भारत एक लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है,
और पूरा देश का पार्टिसिपेशन है इसमें। टॉप डाउन अप्रोच भी आ रही है, बॉटम अप्रोच भी कनेक्टेड है। जो कनेक्शन है वो पार्लियामेंट में हो रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये जो P20 हो रहा है, इसमें देश में हर पार्लियामेंटेरियंस को अवेयरनेस होगा अपने क्षेत्र में भी, वो डिसेंट्रलाइज एनर्जी को, और साथ ही साथ जो दुनिया में जो भारत एक वाटर मैनेजमेंट और बॉटम अप अप्रोच और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, वो दुनिया के देशों में भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आप कैसे आप एनर्जी और ग्रीनर एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे आप महायान फिलॉसफी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ा पहलू, एक और पहलू जो बात किया एम्बेसडर साहब ने और राजीव नयन जी ने भी बात किया कि फंड बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजें हैं जो फंड का मोबिलाइजेशन, जो बर्डन डेवलपिंग कंट्रीज उठा रहा है, और जो टेक्नोलॉजी का गैप है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है ग्रीनर एनर्जी की तरफ, चाहे हम जर्मनी से या फ्रांस से हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, जर्मनी से हम विंड एनर्जी की बात करते हैं। तो वो जो कॉपरेशन है वो बहुत इसेंशियल है। मुझे लगता है कि जब तक वो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन नहीं होगा, हम डेवलपिंग कंट्रीज में एनर्जी ट्रांजिशन को बहुत गति से नहीं बढ़ा सकते। और P20 सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इसके लिए डिस्कशन करने के लिए। Sure. Honorable Speaker and delegates from other nations are at the venue, and the venue Yashobhumi, as we've all seen pictures of the majestic venue. Let's go across to my colleague, correspondent Kriti. She joins us from Yashobhumi. Kriti, what's going on at Yashobhumi right now? Honorable Speaker is there, delegates from other countries are there. Has the first event, the pre-summit event, started? Give us a peek into the goings on at Yashobhumi right now. Forum on life, which is lifestyle for sustainable environment. That is a very important theme. So if I'm allowed to continue, so this pre-summit event is going on in Yashobhumi. Of course, a very important discussion that is the Parliamentary Forum on Life, which is lifestyle for sustainable environment. Now, we've in the traditional sense, we've been talking about the concept of state, where community of persons living within the territorial jurisdiction without external control and having a government in place. That's the concept of state that we've been talking about. But climate change is something that transcends the concept of state. Climate change is of urgent importance. We have to find solutions for that. And of course, we've been talking about the problems that climate change is going to create. Approximately 3 billion people could be exposed to chronic water scarcity, and we could lose around 18% of global GDP by the year 2050. So we need to find urgent solutions. And of course, India has been showing the way. We've been talking about how we've been increasing our non-fossil energy mix. And in last 7 years only, that has increased by 25%. And in other terms also, if we see 17% of world population, that comes from India. But our carbon emission is only around 4%. In fact, per person carbon footprint, as far as India is concerned, is only around 1.8 tons per year, whereas in the global average, it stands out at 4.5 to 4.8 tons per year. So that certainly is a huge achievement for India. And in that sense only, India has shown the world life, which is lifestyle for sustainable development, which was, of course, the idea was mooted by Prime Minister Modi at Glasgow, and then it was formally launched in 2022 in Kevadia and Gujarat, where Prime Minister Modi launched it with UN Secretary General Antonio Guterres. And right now in the pre-summit, the parliamentarians, the speakers are sharing the best practices. This is the forum for multilateral cooperation, where we are discussing the steps that have been taken at the macro level and very importantly at the micro level. And as India has been saying, that we have to do mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption. So that is a very important theme. And of course, after the pre-summit, after the deliberations, we'll have important developments that will come our way, that will go very far as finding problems to this global solution is concerned. Over to the studio now.
बिल्कुल कृति, चूंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं और आज हम जानते हैं कि लाइव पर दुनिया मंथन कर रही है, जो पार्लियामेंटेरियंस का जो पूरा समूह है वो किस तरीके से लाइफ को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पॉलिसी मेकिंग का विषय नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी आदतों में उसे शुमार करना होगा और प्रो प्लानेट पीपल बनना होगा अगर पर्यावरण को बचाना है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर एक शख्स की, हर एक इंसान की जन भागीदारी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृति, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वहाँ पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और उसके बाद आज आगे का क्या कार्यक्रम है? जी हाँ अमृता, जैसा कि हमने बताया कि प्री समिट है आज 12 तारीख को, जहां पर पार्लियामेंट्री फोरम ऑन लाइफ, उस पर अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। और यशोभूमि की अगर बात की जाए तो 6th फ्लोर पर जो स्पीकर्स हैं, ऑनरेबल स्पीकर्स हैं, ऑनरेबल डेलीगेट्स और ऑनरेबल इन्वाइटी मेंबर्स हैं, वो सब पर एक ये मंथन चल रहा है कि किस तरह से आगे एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हम अडेप्ट करें, उसको कैसे अपने लाइफ में यूज़ करें, ताकि जो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय है पूरी पृथ्वी के लिए, ये इस पर कोई ना कोई एक वर्केबल सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं। देखिए P20 का समिट है, लेकिन फोकस आज जो है वो P3 पे है, यानी प्रो प्लैनेट पीपल, और साथ ही साथ फोकस जो है वो 3 R's यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो किस तरह से हम सब लोग मैक्रो लेवल पे देखिए, बड़े बड़े देश आकर अपनी जो पॉलिसीज है वो रखते हैं, किस तरह से गवर्नेंस आगे बढ़ना है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हम और आप क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, इसके अलावा किस तरह से हम और आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमृता कि आज के समिट के बाद से किस तरह से जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो किसी और देश में हो रही हैं, कम्युनिटी लेवल पर हो रही हैं या फिर नेशनल लेवल पर हो रही हैं, वो कैसे वो मॉडल हम दूसरी जगह रेप्लिकेट कर सकें, इस पर हमें रोशनी मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अमृता। And Kriti, once again, what's happening at the venue right now, where you're standing, where you're reporting from? What's happening there right now? Well, the pre-summit is on, and the honorable delegates, the speakers, the inviting members, they're all deliberating on the issues on how to fight climate change, on how to adopt the sustainable lifestyle that would go very far in terms of fighting the climate change that we've been talking about. And of course, the concept of life that India has given, Prime Minister Modi's idea, which was floated, of course, that is the fulcrum of discussion, wherein at the micro level, at individual level, Sheetal, particularly you and I, that we can adopt in life, that is the fulcrum of the discussion. And of course, as these deliberations end, we'll get a finer picture and we'll be able to elucidate on what these deliberations were and what were the focus areas. Over to you, Sheetal. बिल्कुल कृति, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ये आज से शुरू हुआ प्री समिट, कल 2 दिन का मुख्य आयोजन है, अगर की प्रायोरिटीज की बात करें, मुख्य प्राथमिकताओं की बात करें, तो इस पूरे समिट में वो क्या है जिस पर मेन फोकस रहने वाला है? जी हाँ अमृता, जैसे लगातार संसद टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि 4 हाई लेवल सेशंस होंगे, उसकी थीम्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें तो एजेंडा 2030 जो है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 169 टारगेट्स जो हैं, उसमें कितने अचीवमेंट्स रहे हैं देशों के और उसको कैसे एक्सेलरेट किया जा सकता है, इस पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, जो 2015 में SDGs का टारगेट रखा गया, उसके बाद जिस तरह से कोविड पैंडेमिक आया, कोविड पैंडेमिक से तकरीबन कहा जा सकता है कि जो 95 मिलियन पीपल हो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पर चले गए हैं। और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा फोकस एजुकेशन रहा है, उसमें 24 मिलियन बच्चे जो प्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हैं, उन पे खतरा है कि वो शायद कभी वापस स्कूल ना जा सकें। तो पैंडेमिक ने जो नुकसान पहुंचाया, उसके बाद से कैसे हम SDGs अपने जो हैं वो अचीव कर सकते हैं, इस पर काफी डेलिब्रेशन होगा। इसके बाद जो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन है, देखिए लगातार हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत ने रास्ता दिखाया है कि ग्लोबल बायोफ्यूल हो या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, या किस तरह से नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी मिक्स बढ़ाना है, उस पर भी चर्चा होगी। वुमेन लेड डेवलपमेंट, देखिए हाल ही में भारतीय संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास किया है, एक ये बहुत बड़ा हम स्टेप मान सकते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए। और खासकर G20 प्रेसिडेंसी में लगातार भारत पर फोकस रहा है कि कैसे वुमेन लेड डेवलपमेंट, पहले हम बात करते थे वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन अब हमारा फोकस है वुमेन लेड डेवलपमेंट पर, तो उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ
बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है कि किस तरह से जो डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं वो कैसे कॉमन गुड के लिए यूज़ किए जा सके। देखिए G20 प्रेसिडेंसी जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी हमने देखा, तब भी हमने देखा कि एक कंसेंसस बना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोसाइटल गुड्स के लिए यूज़ किया जाए। और देखिए अमृता, अगर हम भारत की बात करें तो 2022 में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस थे हमारे 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस थे, जो सबसे ज्यादा थे। इसके अलावा हमारी जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल नंबर, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। तो इस पर भी काफी फोकस रहेगा कि किस तरह से डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे सबको बढ़ाया जा सके, सबका साथ उसमें लिया जा सके। जो थीम है भारत की, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अमृता? Yes, Kriti, very rightly you pointed out that India has shown the way to the world when it comes to transforming people's lives through public digital platforms. How does the P20 endeavor to take this forward? This is one of the major themes. I'm sorry, I'd request the studio to repeat the question, please. Are you connected, Kriti? Can you hear me? Yes, please go ahead. Yeah, we were talking about digital platforms and how India has shown the way to the world. How does the P20, this forum, take public digital platforms and transforming people's lives through these platforms? How does P20 take it forward? Well, absolutely. That is the essence of P20. See, as far as India's G20 presidency is concerned, look at the number of outcomes, historic 112 outcomes and presidency documents that we had. So we do have the documents and of course the outcomes, but very importantly, we have to implement them. We have to ensure that there is monitoring of all the mandate that has been given by the G20 and the G20 nations. So where is that monitoring going to come from? Who will ensure that this mandate is implemented? Of course, the parliaments of the world. Parliaments are supreme. Parliament is a supreme legislative body, and parliaments are actually entrusted by the constitution of respective countries to make laws for the citizens and also to ensure there is budgetary allocation. That is a very important aspect. So P20, as we've been saying, the parliamentary track is there to give a parliamentary governance dimension to the entire G20 concept that we've been talking about. G20, remember, that represents collectively all the continents, around 85% of global economic output, 2/3 of the planet's population, and of course 75% of international trade. So how are we going to plan our future? As we've been saying that India has been showing the world as far as digital transformation is concerned, how it has actually transformed the lives. So this is a very important platform where we'll share our best practices, where we'll share achievements, we'll share the stories of how the lives have actually been transformed. So this is a very important forum. P20 summit is a very important forum also for India to showcase all its achievements, particularly in the digital arena. Over to you. बिल्कुल कृति, और आपसे संपर्क बनाए रहेंगे, लगातार वहाँ का पल पल का जो अपडेट है वो लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ दो खास मेहमान ऑनलाइन तरीके से जुड़ गए हैं। संजय भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही अनवी सब लोग हैं जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका अवनी। और साथ ही डॉक्टर स्वाति राव हैं जो कि एसोसिएट फेलो हैं यूरोप एंड यूरेशिया सेंटर। स्वागत है आपका संसद टीवी में। अवनी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि प्री समिट में जो आज डिस्कशन, जो फोकस है वो लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पे है, जो कि भारत का मंत्र है, और चूंकि इसमें जन भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो संसद के माध्यम से, चूंकि संसद जनता के ही प्रतिनिधियों की एक जगह है, और उसके माध्यम से कैसे इस जन भागीदारी को, इस लाइफस्टाइल मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा पूरे ग्लोब में, वैश्विक लेवल पर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिस्कशंस दौरान? तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है लाइफ का, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इट इज ऑब्वियसली टू एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, एंड इंडिया ने काफी ऐसी पॉलिसीज निकाली है विच हैव अ डायरेक्ट लिंक टुवर्ड्स द लाइफस्टाइल इनिशिएटिव्स। Some of them, energy transition is one of the crucial aspects जिस पे discussion होगा Parliament 20 में,
एंड इंडिया ने एडवांस किया है एनर्जी ट्रांजिशन नॉट ओनली एट अ ग्लोबल स्टेज थ्रू ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बट ऑल्सो एट द policy stage at the decentralized local levels by localizing the SDGs. And for instance, buying an EV, taking a public transportation, and recently the Global Biofuel Alliance all indicate towards adoption of sustainable habits in everyday lifestyle. जी बिल्कुल। और डॉक्टर स्वाति राव भी हमारे साथ बनी हुई हैं ऑनलाइन। डॉक्टर स्वाति, आप चूंकि हम बात लगातार क्लाइमेट चेंज पर और उसके लिए भारत का जो मंत्र है लाइफ पर कर रहे हैं और आज प्री समिट में वो फोकस एरिया है जिस पर बातचीत हो रही है, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का विषय नहीं है, जन भागीदारी का विषय है, ऐसे में ये पार्लियामेंट्री फोरम और इसमें लाइफ को लेकर डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप गौर से इस बात को देखें कि इंडिया का अप्रोच क्या है, भारत का जो अप्रोच रहा है G20 को लेकर, तो उसमें शुरू से जब हमारे प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए थे बाली में, जब हमें मिल रही थी ये प्रेसिडेंसी, अगर आप उस वक्त भी अगर आप गौर करें कि जो चर्चा थी वो क्या थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू से डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी इस बात को कई बार रेखांकित किया था कि द इंडिविजुअल इज एट द सेंटर ऑफ एनी ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो ये तो पहली चीज, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो हमने ये पार्लियामेंट्री फोरम बनाया है लाइफ पे, हम अपने उस कमिटमेंट को हम कार्यान्वित कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम अपने उस कमिटमेंट को, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक और बात ध्यान रखने की यहाँ पर ये है कि देखिए G20 जैसा जो फोरम होता है वो कोई लीगली बाइंडिंग फोरम नहीं होता है। बेसिकली इसमें जितने डिसीजंस लिए जाते हैं वो वॉलंटरी तरीके से होते हैं, इनको आगे बढ़ाया जाता है। तो वॉलंटरी तरीके से इन चीजों को बढ़ाने के लिए जो सबसे मुफीद या सबसे सही जो प्लेटफॉर्म है वो डेफिनेटली किसी भी देश का पार्लियामेंट होता है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसीज, और भारत जैसी डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये इसके सेंटर में है। और दूसरा, जैसे कि इसके पहले अवनी बता रही थी कि इंडिया का जो अप्रोच है वो शुरू से बहुत क्लियर रहा है। G20 में हमारे कुछ जिसको कहते हैं कि हमारे बेसिक कमिटमेंट्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑलमोस्ट हर G20 के एंगेजमेंट के कहीं ना कहीं सेंटर में रहे हैं। सिमिलरली जो ये मिशन फॉर लाइफ है, जिसमें कल चर्चा हो रही थी संसद पर ही, और मैंने और भी कुछ पैनलिस्ट ने इस बात को रेखांकित किया था कि कैसे जो डेटा है वो ये बताता है कि अगर 8 बिलियन की टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में से अगर 1 बिलियन लोग भी अपने हैबिट्स में चेंज करें, जो प्रो एनवायरमेंट या प्रो क्लाइमेट फ्रेंडली हैबिट्स करें, तो कैसे हम टोटल जो हमारे ग्लोबल एमिशंस हैं उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है लेकर आना, ताकि एक उस इंडिविजुअल को समझ में आए कि वो कितने कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसको कर सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये तो चीज इसलिए मेरे ख्याल से दिस रियली रिंग्स अ काइंड ऑफ अ कोहेरेंस फॉर एवरीबडी हु इज कनेक्टेड, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर इंडियंस। तो ये चीज इसके बहुत ही इसके मूल में है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट कमिटमेंट है वो ये है कि अफ्रीकन यूनियन को लेकर आना, और यहाँ पर मैं स्पेशली इन सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से इसके बारे में बात करूंगी। आप अगर गौर करेंगे तो देखिए, पहले जो दुनिया का जो जोर होता था, अगर आप वेस्टर्न पावर्स को देखिए जो अफ्रीका में इन्वेस्ट करते थे, तो ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए करते थे, क्योंकि अफ्रीका बहुत नेचुरली बहुत रिसोर्सफुल कॉन्टिनेंट है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसका नया फेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस नए फेज में अलग तरीके का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सारे पावर्स कर रहे हैं, जो ज्यादा सस्टेनेबल है नेचर में। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर तमाम, जो G7 के इनिशिएटिव्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे अफ्रीका और इंडिया का जो ग्रोथ कॉरिडोर है एटसेट्रा, अगर आप उसके भी मूल में देखेंगे तो हर जगह आप देखेंगे कि वहां पे जो सस्टेनेबल क्लाइमेट गोल्स हैं, जो ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी है, ये सारे के सारे उसके फंडामेंटल्स हैं। तो अगर मैं अपनी बात को सम अप करूं तो मैं ये कहूंगी कि इस वक्त जो ये फोकस है सारा का सारा ग्रीन ट्रांजिशन पर और सस्टेनेबल क्लाइमेट गोल्स पर, ये बहुत खूबसूरती से भारत ने इस बार अपने G20 की प्रेसिडेंसी में इसको साथ लेकर चले हैं। और ये ऐसा है कि ट्रॉइका सिस्टम के वजह से इसका जो हमें कंटिन्यूटी है वो इसके बाद भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्राजील इसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा G20 का। और आपको पता है कि ब्राजील के साथ हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में है, जो भी एक बहुत की
कंपोनेंट है टू मेक द ग्रीन ट्रांजिशन। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगी कि भारत का कमिटमेंट इसमें नजर आता है, और न केवल ही कमिटमेंट नजर आता है पिछले 1 साल का, बल्कि आने वाले वक्त में इस G20 के ट्रॉयका सिस्टम के वजह से जो कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी, उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल हम देखेंगे भारत का, ये जो पार्लियामेंट्री फोरम है लाइफ का, उसके जरिए। All right. Avni, women-led development is another key area that, like the G20, the P20 also focuses on, will focus on. We just saw women's reservation getting green signal here in India. How can the world take a leaf out of India's book, and what can India learn from the world when it comes to women's empowerment? So India has, throughout its G20 presidency, India has showcased that how women at the forefront can lead. Even our foreign policy with regard to science and technology has also shown. Our Chandrayaan 3, most of our scientists were female. And obviously you talked about the reservation also. That also takes forward the very idea that we are ready to include. There are women already on such platforms, but we are ready to inculcate more habits which women, because the kind of dedication and multitasking capabilities that women bring to the platform and help execute and move towards solutions is what India has showcased. And through this P20 platform, we are obviously, we are also sharing we'll share our knowledge and our best practices. So where we have schemes like Ujjwala, which have not only empowered women, but also their life as well. They have policies nudging towards such kind of inclusion where women who were not there at many platforms are now the very core of policies, of solution, and of taking a stance at the international forum and as well as the national forum. जी बिल्कुल। संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चूँकि हम लगातार बात कर रहे हैं लाइफ मूवमेंट की और लाइफ को लेकर जो भारत का कमिटमेंट है, भारत की प्रतिबद्धता है, और ये दृष्टिकोण भारत ने दुनिया को दिया है कि कैसे प्रो प्लानेट पीपल बने, पर्यावरण हितैषी जीवन शैली है उसको अपनाएं अगर पर्यावरण को बचाना है। जो 4 मेन सेशन है इस P20 समिट के दौरान, उसमें एक सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन भी है। मैं ये समझना चाहूँगी कि इस के दौरान जो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है, उसमें दुनिया का जो रुख है अब तक, या भारत जिस तरीके से इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और इस सेशन के माध्यम से एक दूसरे से कंट्रीज आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या कुछ सीख सकते हैं? जी जी, धन्यवाद। देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, आपने कहा कि जो मेन थीम है लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, और दूसरा जो आता है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एनर्जी ट्रांजिशन, बिकॉज आज का जो दौर है, अभी जो चैलेंजेज है, एनवायरमेंटल चैलेंजेज है, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेज है, उसमें एनर्जी ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब तक हम ग्रीनर एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम लाइफ को एनवायरनमेंट की बात नहीं कर सकते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। अब आपने कहा कि इनिशिएटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो मैं 3 फेज में देखता हूं कि डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स, रीजनल इनिशिएटिव्स एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स। निश्चित रूप से भारत इसमें, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, 17% आबादी दुनिया की भारत में रहती है, जिसमें आपने पार्लियामेंट की बात करी तो मैं कहूँगा 8% आबादी दुनिया की महिलाएं भारत में रहती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और महिलाएं, मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा सजग है पुरुष के प्रति के संदर्भ में मैं कहूँगा। और अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट में 33% आरक्षण भी आ रहा है, तो निश्चित रूप से इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। जब हम डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, तो 2-3 बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से बात करते हैं, जब से हमने पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया और उसमें क्लाइमेट जस्टिस की बात कही, फंड रेजिंग की बात कही, और देखा गया कि भारत का जो कार्बन एमिशंस हैं वो बहुत दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। 1.8 टन भारत का उत्सर्जन करता है
पर प्रति व्यक्ति, जबकि जो दुनिया है वो 4.5 टन उत्सर्जन करती है। उसमें जो भारत ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की, क्योंकि भारत में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है, और सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे कि जैसे राजस्थान की बात करें या आप दक्षिण में जाएंगे तो काफी कुछ सोर्स है जो सोलर एनर्जी को उसका भारत प्रोड्यूस कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आ रहा है, बहुत पॉपुलरली इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है। अब उसको ग्रिड से जोड़ने की जरूरत है, जहां पर अगेन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइज ग्रिड सिस्टम होगा तो निश्चित रूप से हम क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम भारत की धरती से उठा वो G20 में जब हम बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं, और बायोफ्यूल अलायंस में 11 कंट्रीज ने सहमति दिया, वो भी जुड़ेंगे बायोफ्यूल अलायंस। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बायो प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, उसको हम अगर फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो भारत निश्चित रूप से ग्लीनर और क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। जो तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि ब्लेंडेड एनर्जी, जिसमें हम खासकर जो भारत 20% ब्लेंडेड एनर्जी की बात कर रहा है, एथेनॉल का मिक्स करके अभी उसमें लागू करने की बात कर रहा है। अब सवाल आता है कि जो साइकिल है और रिसाइकल है, जिसमें रिड्यूस करना और रीयूज करना वेस्टेज को, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें भी भारत वेस्ट के साथ, पर्टिकुलरली यूरोप के साथ में एनर्जी कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करके रिसाइकल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी इस बात को उठाया कि हम जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करके हम रिन्यूएबल सोर्सेज, और आप ये कहिए कि जैसे हाइड्रोजन का उपयोग हुआ, एलपीजी का उपयोग हुआ, ये इन सबको हम उपयोग करके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा हम देखने को मिलता है दिल्ली में, बाकी महानगरों में जो कार्बन उत्सर्जन होता है, उसकी तरफ भी भारत ध्यान दे रहा है कि हम कैसे ग्रीनर और रिन्यूएबल सोर्सेज को ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग करें। जो चौथी बात मैंने कहा कि डोमेस्टिक लेवल से जब हम रीजनल लेवल पे जाते हैं तो मैंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। पहली बात कि जब हम सुंदरबन की बात करते हैं तो वहाँ मैंग्रोव ट्रीज है। मैंने मैंग्रोव ट्रीज का कहा कि मैंग्रोव ट्रीज 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। हमको मैंग्रोव ट्रीज को, सुंदरबन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए रीजनल इनिशिएटिव्स हम कोशिश कर रहे हैं। हम चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट सब कंट्री से, बाकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज की बात करते तो बांग्लादेश और श्रीलंका एंड मालदीव की बात करते, क्योंकि अगर सी राइज होता है 1% 1 फुट भी बढ़ता है तो निश्चित रूप से बांग्लादेश और मालदीव को बहुत बड़ा खतरा होगा। तो रीजनल लेवल पे भी हमने कई इनिशिएटिव सार्क के माध्यम से भी लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करें। अब हम बिम्स्टेक और बीबीआईएन में भी ये सवाल आया, जो क्लाइमेट का इशू, भूटान ने इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं, हमको एक क्लाइमेट फ्रेंडली बनाना चाहिए इस बीबीआईएन कॉरिडोर को। जो तीसरी बात आपने कही, ग्लोबल इनिशिएटिव्स। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, जो G20 है, महिलाएं इसमें G20 पार्लियामेंटेरियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट देशों के लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है एक सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। इसमें जो COP15 और COP21 का जो एजेंडाज थे, जिसमें हम फंड रेजिंग की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, एमिशंस को रिड्यूस करने की बात करते हैं, मुझे लगता है भारत को फिर से पार्लियामेंटेरियन जो मीटिंग्स हो रही है, P20 हो रही है, उसमें उठाना चाहिए। और जैसे स्वास्थ्य राव का निश्चित रूप से कहा कि पार्लियामेंट से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी को जोड़ता है। हर देश का पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, हर पार्लियामेंट्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है। तो और ऐसे ही दुनिया के पार्लियामेंट्री भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो ग्लोबल पार्टनरशिप है इस मुद्दे में, जो क्लाइमेट जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि कैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन करें, ग्रीनर एनर्जी की तरफ बढ़े, फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ बढ़े, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है उस माध्यम से करें कि हम एक जो माहियान फिलॉसफी की मैं बात कर रहा था कि वो जो मध्यम मार्ग हमको अडॉप्ट करके डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली दोनों के मध्य में रखते हुए हम विकास की तरफ बढ़े, ताकि हमारी जो लाइफ है एक सस्टेनेबल लाइफ हो, और लाइफ फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल हम बिल्कुल राइट। डॉक्टर स्वास्थी, यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्या ये आप मानती हैं, आप देख रहे हैं प्री समिट में लाइफ पर चर्चा है, ग्रीन फ्यूचर की बात की जा रही है, इस वक्त दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो
पर्यावरण है, पर्यावरण को बचाना है। हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी है, ओनली वन प्लैनेट, जो पिछली बार पर्यावरण दिवस की थीम भी थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सबको एक साथ एकजुट होकर आना ज़रूरी है। और भारत जो कि G20 में भी अपना कमिटमेंट दिखा चुका है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के गठन के बाद भारत का जो कमिटमेंट है और भारत की जो पहल है, उसे दुनिया किस तरीके से ले रही है और लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ना कुछ और बातों पर भी ध्यान खींचना ज़रूरी है। जब क्लाइमेट की बात आती है तो देखिए वहाँ पर क्यों भारत की जो भूमिका है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है, उसके पीछे एक बड़ा लॉजिकल कारण है। लॉजिकल कारण ये है कि देखिए क्लाइमेट का सबसे बड़ा झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि वो देश जो आज के वक्त में ये क्लाइमेट गोल्स को ऑब्टेन करने की बात करते हैं, वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लाइमेट में पोल्यूशन किया है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन भी उन्हीं देशों ने किया है। लेकिन आज के दौर में जब वो ये टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं कि वो ग्रीन ट्रांजिशन कर सके, हालांकि उन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन हमसे बेहतर है। तो ये जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जो कि असल में इस बात के गिल्टी हैं, सबसे ज्यादा GHG एमिशंस के, सबसे ज्यादा क्लाइमेट डिस्टर्बेंस के, पोल्यूशन के, वही आज के डेट में सबसे ज्यादा एडवोकेट करते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज को कहते हैं कि आप क्लाइमेट फ्रेंडली बनिए, और डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि हमारे पास आज के वक्त में वो टेक्नोलॉजी या वो पैसे नहीं हैं जिससे कि हम इसको मिटिगेट कर सकें। तो यहाँ पर ही आती है बात भारत जैसे देशों की दो बातों के लिए इंपॉर्टेंटली। पहली बात क्या, एक आपने कई दफा सुना होगा कि जो ये COP27, COP28 ये जो होते हैं मीटिंग्स होती हैं, वहां पर आप देखें कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर हमेशा बहुत झगड़ा रहता है। क्या रहता है कि जैसे कि विकसित देशों ने कहा है कि $100 बिलियन प्लेज किया है एडवांस्ड इकोनॉमीज ने, किस लिए? असिस्ट करने के लिए कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन कर सके 2020 से लेकर 2025 तक। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि ये $100 बिलियन जो प्लेज किए गए हैं ये असल में अभी तक आए नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये $100 बिलियन काफी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैं कह रही थी कि भारत का जो रोल है वो क्यों इतना लॉजिकल है, इसको समझने के पीछे क्या जरूरत है कि देखिए एक प्रॉब्लम है जो कोल को लेकर है, जो फॉसिल फ्यूल्स को लेकर है। वहां पर क्या है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि हम इसको फेज आउट करेंगे। फेज आउट करेंगे मतलब कि हमने एक निर्धारित कर दिया एक वक्त, वहां तक हम कोल को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। हालांकि सच ये है कि वो भी नहीं कर पा रही है। बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे जर्मनी, जो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस में है, वो भी कोल जला रहे हैं आज की डेट में। लेकिन फिर भी जो नैरेटिव है, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव, वो ये कि वो कोल को फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट कर दीजिए। भारत कहता है, उन कंट्रीज का प्रतिनिधित्व करता है जो कहते हैं कि हम फेज आउट नहीं कर सकते, हम फेज डाउन करेंगे। तो ये क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो इकोनॉमीज है वो निर्भर करती है फॉसिल फ्यूल्स पर। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी को कहते हैं कि जो ग्लोबल साउथ के क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बिग टेबल पे ले आकर उनकी एडवोकेसी करना। और यहाँ पे जो भारत का रोल है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा क्रेडिबल प्लेयर है जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है। तो ये इस वजह से ये जो लीडरशिप है ना, ये भारत के लीडरशिप को इतना स्पेशल बना दी है। और भारत जब बात करता है लाइफ की, भारत जब बात करता है SDGs की, भारत जब बात करता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाने की, तो वो असल में हमको इतनी विश्वसनीय लगती है, और ना केवल हमें पर पूरी दुनिया में विश्वसनीय लगती हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए कि हम नए इनिशिएटिव्स तो ला ही रहे हैं। जैसे माटेरा डिक्लेरेशन में हमने कहा कि मिलेट्स को, जो तमाम जौ और बाजरे और ये वाले अनाज है, इनको मेन स्ट्रीम करना, इसमें भारत की भूमिका हो। मिशन लाइफ देना हो, उसमें भारत की भूमिका हो। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की आप बात कर रहे हैं, उसमें भारत की भूमिका हो कि इतना सारा शुगर केन हमारे पास होता है, उतना सारा मेज होता है। And I would like to focus on 3 reasons, 3 streams of optimism, all of which have very much to do with our discussion today.
बहुत महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है वो है ही प्रो प्लैनेट पीपल, इस तरह की अवेयरनेस। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बिग टेबल पे या जो हाई टेबल जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई दफा, वहां पर ये डेवलपिंग देशों की जो लड़ाई है, जो मैंने आपसे कहा कि जो ये $100 बिलियन उसको बढ़ाना, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, जो स्टार्टअप्स हैं, ऐसा इकोसिस्टम बनाना, इन सारी चीजों में जो भारत का जो मैं जो ये जो एडवोकेसी है, लीडरशिप है, इस वजह से ये इतनी क्रेडिबल है ना, विश्वसनीयता। वरना बात तो सब करते हैं लेकिन उनकी बातों में दम नहीं होता, लेकिन भारत की बात में दम इसलिए क्योंकि भारत ने इतने लंबे वक्त तक इस लड़ाई को लड़ा है और अपने कमिटमेंट के जरिए आगे भी इसको करेगा। Let me go across to Avni. Meanwhile, you can see pictures and visuals coming live from Yashobhumi. This is a recorded stream when the Honorable Speaker and other delegates arrived at Yashobhumi, took seats, and now the deliberations are on. Let me go across to Avni in the meanwhile. Avni, everybody is talking about Sustainable Development Goals, SDGs, and accelerating them has been a challenge. But now with the inclusion of African Union, do you think a sudden urgency has been added to this endeavor, this goal? Yes, because for a very long time, the Global South was not represented at such platforms. And India, through the inclusion of the African Union, has made them a part of such a big platform, G20, which is going to actually implement all these policies throughout the year. And for that matter, parliamentarians are going to work. How are they going to implement such policies in their respective countries? The pre-summit event is live for climate action. India is moving quickly along a green transition path with massive bets on renewables. The Indian private sector is investing hundreds of billions of dollars in renewables. India already the fourth globally in installed renewable capacities. As part of the Panch Amrit targets of the Prime Minister, aims to reach 500 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. Solar energy capacities have increased 11 times in the last 5 years. And there are growing ambitions in green hydrogen, support to the International Solar Alliance, support to the Coalition on Disaster Resilient Infrastructure, and many other important multilateral investments and South-South cooperation coming from India. Third is Mission Life, a new source of optimism, which highlights the essential and hopeful truth that we all as individuals can and must be part of the solution to protect and to save our planet. The United Nations Secretary General Antonio Guterres showed his personal support to Mission Life by joining the Honorable Prime Minister Modi at the launch of Life in Gujarat last year. And the Secretary General highlighted the unique position and bridging role that India can bring and can play, both as a major economy and as a long-standing voice for the Global South, to help usher in a new era of sustainability in line with its culture and history and ambitions for just green transitions. I share the information and the conclusion that has been already mentioned by several speakers, that according to a recent report by the IEA, scaling up life could lead to global carbon emissions reduction by more than 2 billion metric tons by 2030. This is essentially 20% of the emission cuts that we need this decade to put the world on course to reach net zero targets. That is a huge move forward. And in turn, the United Nations Development System, in particular the UN Environment Programme, UNDP, and others, have prioritized support to Mission Life, both here in India and globally. We have worked to partner in the important high-level principles of life, mobilizing partner networks for life at the global level. For example, the One Planet Network,
working with the Ministry of Environment, Forestry and Climate Change to help develop an assessment framework for life, to help support the global call for ideas launched by Honorable Prime Minister Modi and awarded last year as well. And finally, to note that the UN Sustainable Development Cooperation Framework, our 5-year partnership offer with India, we have incorporated and mainstreamed life throughout, including a new strategic direction partnership to support, to amplify Indian best practice through South-South cooperation for the benefit of other countries. And life and climate action is at the core of that. All be very optimistic together. The G20 countries, the guest countries, the international community, working together, as we say here, Sate to Sambhav hai. Together we can achieve the 2030 agenda. Thank you very much. Thank you, Mr. Sharp from the UNRC. We now move on to Ms. Sue Lines, Her Excellency Ms. Sue Lines, President of the Senate of Australia. Floor is yours. This mic. Oh, thank you. First of all, congratulations to India on hosting this magnificent P20 as our contribution to the greater G20. You've been honoured guests and amazing hosts, so thank you very much. I'm here today and participating in the P20 along with the Speaker of the House of Representatives from Australia, Mr. Milton Dick, who also leads Australia's delegation to the IPU. So thank you, and thank you for hosting us. Firstly, I'd like to applaud India on this Mission Life project. It's truly a first across the world, and one which I'm sure you will encourage all countries to emulate, so that we are engaging all of our citizens in the very serious issue of climate change. Of course, Australia, like most countries in this room, is doing its bit at a national level, contributing to reducing emissions and doing what we can through the many global forums that we participate in to be at the forefront of the actions that we all need to take to reduce emissions and to make sure that we leave a world which is better for future generations. This week I've had the real good fortune to visit a number of projects in New Delhi, based primarily with women and girls, but not just exclusively with women and girls. I saw a water project where women did surveys of their local village to determine water quality, to determine the sorts of environments families were living in, the standards of toilets, whether there was piped water and so on. And that's a project run by women, and women who are now very aware of the need to save water, to conserve water, and to take action where necessary to ensure that the water that they're drinking is healthy. And so through their actions, they'll have new pipes laid to their village so that the water they drink is always healthy for them. But not only that, we saw through that same project young girls very aware of climate action and the need to green their environment at the very local level. And they demonstrated that through a game of snakes and ladders, something as simple as that, where the ladders promoted the planting of trees, the looking after their local environment, and obviously we all know what the snakes do in that game. The other project I saw again was at a public school through a STEM project, through a science, technology, engineering and maths project, where children designed and built their own solutions based on and focused once again on climate change. And in fact, one of those projects, a water project to clean up the local river,
won the best prize amongst over 100 other schools. And these were children from the ages of 7 to 11 who were well and truly aware of the need to conserve. So I think the Mission Life project is already making an impact at the very local level here in New Delhi. But what I wanted to focus on, we have been asked to look at the sorts of local interventions that can be made, and I've just demonstrated some in New Delhi here, but I want to talk about a project in my home state of Perth in Western Australia, which is again run by volunteers. It's called Environment House, where a group of just 3 people got together in the early 2000s and really felt they needed to do some really strong action on climate change. The motto of their house is that they aim to walk the talk and talk the walk. And they do that primarily through 2 strategies. One is to make the local community aware of its environment, of what plants are around, of what native animals, of what insects are there contributing to the well-being of their community. And where any of those species, whether it's plants, whether it's insects, whether it's small animals such as microbats are endangered, to make sure the community is aware of that and to take action. And they offer support. So that's not a judgmental place, it's a place where ordinary community members can go to get support. It is run entirely by volunteers and they do their own fundraising. The second thing Environment House encourages the local community to do is the actions that we've heard about and the actions that I saw in New Delhi about what local people and what families can do to sustain their environment. So they show people how to make a simple hothouse at home where they can germinate their own plants and to make vegetable gardens and to grow vegetables at home. Simple solutions like that. They make plants available free of charge, little seedlings that have been grown by the volunteers that the community can take back and plant and nurture. And they don't just give them the plant, but they also tell them how to look after that plant. They are a recycling station where the local community can bring their goods and plastics and so on that need to be recycled. They have many tips for reducing household waste. There's a lot of information and they run workshops on doing that. They look at how we can replace plastic bags in our home that we might use to put our rubbish in and so on. They also put together Buy Nothing groups, which are Facebook groups where people can exchange goods and services simply by offering their labour or offering something in return for a service that they receive. They're working through their local schools to encourage schools to use less energy by making sure that they've got LED lighting, making sure the children's waste is being recycled and making the school more aware of what they should be doing. And the last thing they do is reducing water consumption in homes, which again, across Australia, people pay for the use of water. And so if we reduce our water consumption, then obviously it reduces their costs. The same goes for heating, where we're looking at sorts of solutions that reduce people's heating bills. And I know about this organisation because one of the things they do ask us to do is to pledge our support. And so I make a very small donation once a month to Environment House to make sure it continues to be sustainable. So I think these are the example that India is using is if India can put forward a national project aimed to get its citizens to act for climate change, to contribute globally to reducing our emissions, reducing our waste, saving our water and so on, I think we can all follow that. And what I've given you today is a very small example of a project in my local community in Perth, Western Australia. So thank you very much.
Thank you, Ms. Sue Lyons, the President of the Senate of Australia. I now move to His Excellency Dr. Ashabir Walde Georges Gayo, Acting President of the Pan-African Parliament. His Excellency Mr. Om Birla, Speaker of Lok Sabha, His Excellency Mr. Duarte, President of IPU, Excellencies Speakers of G20 countries, Excellencies government officials, Excellencies South African delegation, my host, distinguished guests, media, ladies and gentlemen, all protocol observed here. Namaste. Allow me to thank the people and government of India for warm hospitality extended to me and my delegation since our arrival. I stand before you not only in my capacity as acting president of the Pan-African Parliament, but I am here on behalf of the united voice of the people of Africa. On behalf of the entire 1.4 billion Africans and my own behalf, let me take this opportunity to thank members of G20 countries for admitting the African Union as member of G20. We are also making history today by being a member of this August Assembly. Thank you for this great honor. Excellencies, we understand that there are so many equally important and pressing agendas which are expected by the world to be discussed in this esteemed gathering. Among others, Ukraine-Russian war, Israel-Palestinian issue, especially food insecurity and serious fertilizer shortage, which was induced due to war and highly affecting productivity in Africa, practically leading Africa to shortage of food. However, of course, as a disciplined members of this gathering, we will be limited within the items on the agenda. In this regard, allow me to bring to your attention that African governments gathered for the inaugural Africa Climate Summit in Nairobi, Kenya from 4th to 6th September 2023, in the presence of global stakeholders, reiterate Africa's readiness not only meet our own climate commitments, but to contribute meaningfully to decarbonization of global economy. With regard to the transition from fossil to sustainable, affordable, and clean energy for all, we in the Pan-African Parliament are in the process of passing a model law to serve as a blueprint for the transition. The Pan-African Parliament model law on climate change is set to address the following. 1. How African countries can speed up the energy transition without disruption to their various economies. 2. How African countries can take advantage of the abundance and competitiveness of the renewables to formulate ambitious renewable targets. 3. The development of African regional markets to leverage renewables and the equitable distribution of energy resources to achieve universal access. 4. The development of toll road African power sector transformation plans based on the systemic innovative approach. 5. The building up of the continental policy framework for just and inclusive
transitions. Your Excellencies, with the introduction of the model law, the Pan-African Parliament will provide the platform to stakeholders to discussions and acceleration the green energy transition. On the issue of financing the energy transition, I would like to take this opportunity to add my voice and call upon the global community to act with urgency in reducing emissions and fulfilling its obligations, keeping past promises, and supporting the African continent in addressing climate change, especially to accelerate all efforts to reduce emissions to align with the goals set forth in the Paris Agreement. Honor the commitment to provide $100 billion in annual climate finance as promised 14 years ago at the Copenhagen Conference. Uphold commitments to a fair and accelerated process of phasing down coal and abolishment of all fossil fuel subsidies. Swiftly operationalize the loss and damage facility as agreed at COP27. As we rally behind Life is Beautiful campaign, it is incumbent on us as representatives of the people to enlighten our constituents to acknowledge that climate change is the single greatest challenge facing humanity and the single biggest threat to all life on Earth. It demands urgent and concrete action from all nations to lower emissions and reduce concentration of greenhouse gas in the atmosphere. I thank you so much. Muito obrigado. Shukran. Spasiba. Amasaganalo. Thank you. Thank you, His Excellency Dr. Ashibir Walde Gorgeous Gayo. I now move to His Excellency Mr. Amos Mesondo, Chairperson of the National Council of Provinces, South Africa. Thank you very much, and greetings to all the participants, the Program Director, Speaker of the Lok Sabha, Honorable Abila, President of the Interparliamentary Union, His Excellency Duarte Pacheco, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Allow me, Program Director, to express an appreciation for the opportunity to make an input during this important pre-summit day debate on the topic of lifestyle for environment. Consistent with the butterfly effect, it is true that environmental degradation and climate change are a global phenomenon where action in one part of the world impacts ecosystems and populations across the globe. As such, and most significantly, changing individual and community behavior alone can make a significant dent in an environmental and climate crisis. It is thus appropriate to commend the leadership of India for placing the concept of lifestyle for environment on the global agenda since 2021. Program Director, many parts of the world, including the African continent, are undergoing unprecedented environmental and climate transition.
In fact, experts have observed that Africa is affected quite significantly due to the industrialization and development of the wealthy nations of the world. Despite contributing less than 5% of global carbon emissions, the continent bears the brunt of climate change. To address the challenge of climate change, Africa seeks through Agenda 2063 to prioritize adaptation in all actions. It aims to do so by drawing upon skills of diverse disciplines with adequate support in the form of affordable technology development and transfer, capacity building, financial and technical resources to ensure implementation of actions for the survival of the most vulnerable populations and for sustainable development and shared prosperity. In addition, Africa is committed to participate in the global efforts for climate change mitigation that supports and broadens the policy space for sustainable development on the continent. From a South African standpoint, climate change is already having a significant impact with marked temperature and rainfall variations and rising sea levels. We acknowledge that climate change has the potential. और आइए अब सीधा रुख करते हैं कौशल विकास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसमें शिरकत कर रहे हैं, उनका संबोधन होने वाला है। सीधा रुख करते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है, पूरी दुनिया स्किल्ड युवाओं के लिए भारत की तरफ देख रही है। हाल में G20 समिट में ग्लोबल स्किल मैपिंग को लेकर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। इससे आप जैसे युवाओं के लिए आने वाले समय में और बेहतर अवसर बनेंगे। देश और दुनिया में बन रहे किसी भी मौके को हमें गंवाना नहीं है। भारत सरकार आपके साथ, आपकी हर जरूरत में आपके साथ है। हमारे यहां पहले की सरकारों में स्किल पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। हमारी सरकार ने स्किल का महत्व समझा और इसके लिए अलग से स्किल मंत्रालय बनाया, स्किल मंत्रालय के लिए अलग बजट दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवा साथियों को बहुत शक्ति भी दी है। इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगी और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथियों, आप भी जानते हैं कि अब वो जमाना नहीं है कि एक काम सीख गए तो बस जीवन भर उससे काम चल जाएगा। अब स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग ये पैटर्न है जिसे हम सभी को फॉलो करना ही होगा। डिमांड तेजी से बदल रही है, नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है। उसके हिसाब से हमारी स्किल्स को भी हमें अपग्रेड करते रहना होगा। इसलिए इंडस्ट्री, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों का समय के अनुरूप होना बहुत आवश्यक है। किस स्किल में नयापन आ गया है, किसकी कितनी जरूरत है, पहले इस पर भी फोकस बहुत कम था।
अब ये स्थिति भी बदली जा रही है। बीते 9 वर्षों में करीब 5000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। इससे देश में आईटीआई की 4 लाख से अधिक नई सीटें जुड़ी है। इस संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। मकसद ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ ही इनमें एफिशिएंट और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा सके। साथियों, भारत में स्किल डेवलपमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हम सिर्फ मैकेनिक, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी या कोई दूसरी सर्विस इतने तक ही सीमित नहीं है। अब जैसे महिलाओं से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे विश्वकर्मा साथी हैं। ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इनके बिना कोई भी काम नहीं चलता। लेकिन परंपरागत रूप से अपने बड़ों से जो काम ये सीखते हैं वही आगे बढ़ाते हैं। अब पीएम विश्वकर्मा योजना से इनके इस परंपरागत कौशल को आधुनिक टेक्नोलॉजी और टूल से जोड़ा जा रहा है। मेरे युवा साथियों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, आप जैसे युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये बात सामने आई है कि भारत में रोजगार निर्माण एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। भारत में बेरोजगारी दर अपने 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ये मैं बेरोजगारी